चुनाव लड़ रही है। नई पार्टी के वोट शेयर को, सीटों को आकलन करना सर्वेज में काफ़ी मुश्किल होता है। जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, हमारी 28 सीट आई थी, सरकार बनी थी। जितने सर्वे आप उठा के देख लीजिए, किसी भी सर्वे ने हमें एक भी सीट नहीं दी थी। सब सर्वे कहते थे केजरीवाल की जमानत बचेगी, बाकियों की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। और हमारी 28 सीट आई थी। अगली बार हमारी 67 सीट आई थी। किसी ने हमें 67 सीट नहीं दी थी। सरकार भी नहीं बन रही थी आप लोगों के सर्वे में। कुछ सीट तो दे रहे थे, आप लोगों की कृपा थी, कुछ सीट दे रहे थे आप लोग। तो नई पार्टी जब भी आती है तो ये चैलेंज रहता है। पर एक ये जो अच्छा ट्रेंड है कि हम लगातार बढ़ रहे हैं, दोनों पार्टियां लगातार गिर रही हैं। 1 महीना अभी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अरविंद जी, पिछले बार गुजरात में जमानत तो जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की, पर उस पर बाद में आएंगे। ईसुदन भाई, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी को इतना पब्लिसिटी मटेरियल आप पे नहीं खर्चना पड़ेगा ज्यादा पैसा, क्योंकि पॉपुलर एंकर रहे हैं, ओबीसी फेस भी हैं। पर एक बात बताइए सर, अभी तो जैसे ही आपकी अनाउंसमेंट हुई, उस शाम आते हुए इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी छोड़ दी। आज सुबह गुजराती के जो अखबार हैं हम पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं कि गोपाल इटालिया के जो खास लोग हैं ज्यादा खुश नहीं है। तो अपनी पार्टी का नहीं दिल जीत पाए हैं तो गुजरात का कैसे जीतेंगे? देखिए, पहले तो गुजरात की जनता ने जो विश्वास रखा है वोट शेयर में, और मैं अरविंद केजरीवाल जी, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक है, आम आदमी के सैनिक है। हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। आपने देखा होगा मेरा शो चल रहा था, तब गुजरात में टीआरपी तो हम देखते हैं तो टीआरपी तो मिलती है, उससे कोई वो नहीं होता है, लेकिन गुजरात में एक उम्मीद की तरह लोग देखते थे। और जिस तरह से गुजरात में किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, आप देख लीजिए उठाकर, सब कर्मचारी परेशान है। सबको, कर्मचारियों को विश्वास किस पे है? अरविंद केजरीवाल जी पे है। क्यों? एक पुलिस ग्रेड पे एक कमेंट आती है और डिसिप्लिनरी फोर्स 60,000 पुलिस कर्मचारी स्टेटस में वीडियो रखते हैं जिसका एक एमएलए नहीं है। क्या ये क्रांति की मुहिम नहीं है? रही बात, आपने कहा होगा कि कोई नाराज है। देखो, गोपाल भाई और हम राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और गोपाल भाई हमारे अध्यक्ष हैं। और ये भी आपको ताज्जुब होगा कि पार्टी का अध्यक्ष सीएम से भी बड़ा होता है। रही बात दूसरों की, कि देखो, पार्टी में आना, रहना, जाना, ये तो संघर्ष है। आम आदमी पार्टी संघर्ष से उभरी हुई, जन आंदोलन से उभरी हुई पार्टियां हैं। ये तो आता जाता रहेगा। लेकिन गुजरात की जनता क्या सोचती है? देखो, मैं अगर मुझे क्या मिला इसलिए मैं आम आदमी में नहीं आया हूं, लेकिन गुजरात की जनता को क्या दे पाएंगे? हम अच्छी शिक्षा के लिए आए हैं, किसानों के लिए दाम के लिए आए हैं, उसको सिंचाई व्यवस्था देनी है, उनको पूरी दिन में बिजली देनी है। आप बेरोजगार युवाओं को बिना पेपर लिख हमें परीक्षाएं करवानी है, नवंबर तक सभी भर्तियां पूरी करनी है। आप देख लीजिए, हमने कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है, और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसका शोषण हो रहा है, उसको पूरी पे करनी है। तो ये सब चीजें करनी है, उसके लिए हम आए। तो थोड़ा बहुत हम सब पॉजिटिव देखेंगे। गुजरात की जनता की जो उम्मीद है उस पर हम ध्यान रखेंगे। एक आपने अभी कमेंट किया कि आप ओबीसी से भी आते हैं। कल मेरे पास एक एसएमएस आया था, उन्होंने कहा केजरीवाल जी आप ओटीपी का फॉर्मूला अपना रहे हैं। मैंने कहा ये ओटीपी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ओबीसी, ट्राइबल एंड पाटीदार। अच्छा, हाँ। मतलब ओबीसी का आपने सीएम चेहरा बना दिया, ट्राइबल के अंदर बहुत जबरदस्त समर्थन है आम आदमी पार्टी का, और पाटीदार आपका अध्यक्ष है। तो अब ये तीनों आपके साथ हैं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। हम जो बिजली फ्री कर रहे हैं वो सबकी बिजली फ्री करेंगे। हम जो बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, सबके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। हमारी पार्टी एक कास्ट के लिए काम नहीं करती, हम सबके लिए काम करेंगे। पर अरविंद जी, बस एक सवाल आपसे इस पे करना चाहूंगी। देखिए, आपने सीएम फेस तो और स्टेट्स के भी अनाउंस किए थे। कर्नल कोडियाल अभी बीजेपी में है। गुजरात में अभी आपने ईसुदन भाई का नाम अनाउंस किया है। अब हम क्या मान लें कि अगर थोड़ी अच्छे से चली नहीं कि ईसुदन भाई फिर भाजपा पे नहीं पाए जाएंगे 6 महीने के बाद? देखिए, मैं चारण कम्युनिटी से आता हूं, जिसको गढ़वी कहते हैं, और हम सर कटवा सकते हैं, लेकिन
वफादारी पे मेरा कोई, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि जब मैंने मनीष जी पे कमेंट की थी कि सिंधे नहीं है को बिक जाएंगे, सीएम तो क्या पीएम की भी ऑफर होती तो वो महाराणा प्रताप के वंशज है, किसी की ताकत नहीं है, वो पैसों से खरीद सकते। दूसरी बात, मैं जब पत्रकारिता में था तब भी मैं इतना लोकप्रिय था, लोगों के दिलों में था, नहीं था ऐसा नहीं था। मेरी जब आउटडोर शो होते थे ना 10-10 हजार लोग सामने बैठे रहते थे, ये मैं आपको बताता हूं। और जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी तब ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी से ही ऑफर था, दोनों और पार्टी से भी मुझे बताया गया था। लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी शिक्षा के लिए काम करना है, मुझे काम की राजनीति के लिए, मुझे देखो हमें राजनीति नहीं आती है, राजनीति का रो नहीं आता है, हमका काम का को आता है। हम आप हमें काम बताइए, हम काम कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे फोन किया कि देखो आप अच्छे लोकप्रिय हैं और आपको अच्छी तरह से आम आदमी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने कहा क्यों? तो क्या आप मुद्दे की पत्रकारिता करते हैं? मैं बेसिकली मुद्दों की पत्रकारिता करता था, कौन छोड़कर जाता उस पर मेरी डिबेटें होती ही नहीं थी। किसानों को क्या मिलने वाला है, क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही है, ये मुद्दों की राजनीति थी। गरीब वंचित शोषित को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तब अरविंद जी ने मुझे ये कहा कि सुदान जी आप यहां आइए। तब भी मुझे दोनों पार्टियां से ऑफर दी। मैं यहां से आपके आज तक से मंच से कहता हूं, मैंने तब भी कहा था कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आ रहा हूं, अगर मैं कुछ निमित्त बनूंगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, गुजरात की जनता की पीड़ा मुझे देखी नहीं गई, इसलिए मैं राजनीति में आया था। और इसी के वजह से मैं आपको यह आश्वासन भी देता हूं कि कुछ चीजें ईश्वर पे भी भरोसा रखनी चाहिए। हम शुभ शुभ बोलें, 27 साल का बीजेपी का कुशासन है। आप देख लीजिए 53 लाख किसान हैं, परेशान हैं, वो थोड़ी वोट देंगे। इससे आगे 50 लाख बेरोजगार युवा हैं, एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 10-10 पेपर लीक हुए और कोई मंत्री गया नहीं है। मैं यहां से गारंटी देता हूं कि अगर किसी की औकात नहीं है हमारी आम आदमी पार्टी में पेपर लीक का सोच सके, और अगर सोच लिया और गलती से भी पहली बार में अगर कुछ लीक किया ना, तो दूसरे दिन का सूरज नहीं उगेगा, वो जेल में होगा, आम आदमी पार्टी का मंत्री भी क्यों होगा। तो ये व्यवस्था के लिए हम राजनीति में आए। अरविंद जी, प्रचार कहां पर करेंगे आप? एमसीडी के भी चुनाव उधर अनाउंस हो गए। प्रचार जनता करेगी, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता और दिल्ली की 2 करोड़ जनता। जनता पे भरोसा रखिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, उस दिन जब मैंने सीएम फेस के लिए गुजरात की हेल्पलाइन का अनाउंस किया, टेलीफोन लाइन, मैंने कहा इस नंबर पे आप फोन करके बताइए आपकी चॉइस क्या है। तो पत्रकार ने एक ने मेरे से पूछा कि अगर किसी ने सीआर पाटिल का नाम बता दिया तो मैंने कहा जनता पे भरोसा रखिए, वो नहीं बताएंगे। तो जनता एमसीडी भी जिताएगी, जनता गुजरात भी जिताएगी। केजरीवाल की जरूरत नहीं है, जनता ही चुनाव लड़ेगी। पर क्यों जिताएगी? दिल्ली में वाकई अभी अहमदाबाद आकर मैंने गहरी सांस ली, दिल्ली में वो सांस नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी मैं मानता हूं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए जितने एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको, मुझे पता था पोल्यूशन पे पूछेंगे, मैं ये पर्चा लेके आया हूं साथ में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पोल्यूशन केवल दिल्ली में है? मेरे पास डेटा है, सीवियर कैटेगरी जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना ही पोल्यूशन बहादुरगढ़ में है, जींद में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, चरखी दादरी में है, भिवानी में है, रोहतक में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, राजस्थान के भिवाड़ी में है, बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। 1 मिनट मुझे कंप्लीट। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भगवंत मान भी जिम्मेदार नहीं है। क्या हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या केवल केजरीवाल को गालियां देना हमारा मकसद है? अगर केजरीवाल को गालियां देने से देश का पोल्यूशन कम होता हो, दो, खूब जम के दो, लेकिन केजरीवाल को गाली देने से प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा ना। समाधान तो निकालना पड़ेगा। अब कोई एक समस्या है जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, उसको कौन सी सरकार ठीक करेगी आप बताइए? केंद्र सरकार ठीक करेगी? केंद्र सरकार कमरे में बंद होके छुप के क्यों बैठी है?
केंद्र सरकार कमरे में बंद होके और मीडिया वालों को कहती है ठोको केजरीवाल को, ठोको केजरीवाल को, और सारा मीडिया केजरीवाल को ठोकने में लग जाता। आज सवेरे से चल रहा है केजरीवाल हिटलर है, गालियां दे लो मेरे को। नंबर एक तो समाधान पूरे नॉर्दर्न इंडिया का निकालना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ब्लेम गेम से नहीं चलेगा। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है, हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से, अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। अरविंद जी, आपने तो कहा ना कि आप जादूगर हैं, जब आप वहां पर इतने सालों की समस्या में को अगर मैं 1 साल में ठीक कर दूं तो जादू ही है। नहीं, मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले हमने तो यही सुना था कि जब पंजाब में सरकार बन जाएगी दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, मैं आज जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब की पराली नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन के लिए, कुछ इलाके के, मैं ये नहीं कह रहा बिहार तक जाता है, कुछ इलाके के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में प्रदूषण को और पराली के जलने को रोकने के लिए पंजाब के पराली को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1 साल के अंदर मुझे उम्मीद है काफी बड़े स्तर के ऊपर चेंज आएगा। कई चीजों पे काम चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। पर मैसेज क्या जा रहा है ना अरविंद जी, मैसेज जा रहा है कि देखिए अभी तक सिर्फ दिल्ली सरकार विफल थी प्रदूषण को रोकने में दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी की दोनों सरकार विफल है, एक पंजाब और एक। यही मैसेज आप लोगों को कन्वे करने को कहा गया है और आप बड़े सक्सेसफुली कन्वे कर रहे हैं। क्या आपने उत्तर प्रदेश के प्रदूषण को आज तक एक भी शो में उठाया? क्या बिहार के लोग अगर प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपके लिए मुद्दा है? क्या हरियाणा का पोल्यूशन आप लोगों के लिए मुद्दा है? केजरीवाल मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को ठोकना है, कभी प्रदूषण के लिए ठोको, कभी मनीष सिसोदिया को लेके ठोको, कभी सतिंदर जैन को लेके ठोको, रोज एक मुद्दा निकल आता है। कल कुछ और लेके बैठे हुए थे बीजेपी वाले। अरविंद जी, ये सारे एनसीआर के इलाके हैं, अधिकतर बिहार के मोतिहारी को छोड़कर। आपके अपने बयान कुछ पुराने बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वो एक कंपाइल करके आपके सारे बयानों को सामने रखा गया है, जिसमें आपने कहा पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन बनाया है पराली के लिए, दिल्ली इस्तेमाल कर सकता है, पंजाब क्यों नहीं? हो सकता है आपके 1 साल के प्लान में होगा जी। नहीं, जवाब में दे दूसरी चीज, आप अभी बोल रहे हैं कि मुझे ही ब्लेम किया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपने काफी कटघरे में खड़ा रखा था। मैं उस टाइम भी कहता था कि ये नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए। आज आप हमें ब्लेम कीजिए, पंजाब की पराली के लिए ब्लेम कीजिए, मैं मना कर ही नहीं रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं और भगवंत मान, हम दोनों ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी कबूल की। हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों को समाधान देंगे, हम लोग देंगे, हम ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। हम यूं नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 3 उंगली हमारी तरफ है, पहले हम अपने को ठीक करेंगे। लेकिन ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की दिल्ली की हवा उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश की हवा बिहार भी जाती है, बिहार की हवा इधर भी है, तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है ना, उसको तो केंद्र सरकार ही सॉल्व करेगी ना। इस बीच में जब दिल्ली में प्रदूषण लेवल इतने ज्यादा है, एमसीडी के चुनाव घोषित हो गए हैं, तो टाइमिंग थोड़ा सस्पेक्ट कहते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो अभी तक हुए नहीं थे एमसीडी के चुनाव घोषित, और पहले और 5वें फेज के बीच में एमसीडी के चुनाव हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो हर तीसरे दिन गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो दिल्ली में कब प्रचार करेंगे? थोड़े फंस नहीं गए आप? नहीं, कोशिश तो उनकी थी फंसाने की। उन्होंने, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों की तारीख इस देश के अंदर केंद्र सरकार तय करती है कि चुनाव आयोग तय करता है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी का एक ब्रांच नहीं बन गया है? सारे चुनाव आयोग, पर मैं उन्हें दोष नहीं देता, वो भी इंसान है। जब एक हद से ज्यादा लोगों को डराया जाता है किसी देश के अंदर, तो सारी संस्थाएं धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती हैं। आप दोनों के नतीजे देख लीजिएगा, और नतीजे देखने के बाद आपको पता चलेगा मेरी तो सीमाएं हैं। केजरीवाल तो छोटा सा आदमी है, मैं तो हर जगह नहीं रह सकता। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता को उम्मीद चाहिए, दिल्ली की जनता को भी उम्मीद हम ही से है, और गुजरात की जनता को भी उम्मीद हम ही से है। गुजरात चुनावों पर ही वापस आते हैं। अरविंद केजरीवाल एक अलग राजनीति करने के लिए, और अभी भी आप कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं जानता हूं, आज आपने सभी जातियों का नाम भी गिना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल वही
राजनीति कर रहे हैं या आपकी जाति वाली मैंने तो उसको वापस एसएमएस लिखा कि हम ये नहीं करते। हाँ। उसका किसी का मैसेज आया कल रात को कि आप ओटीपी का फॉर्मूला किसी पत्रकार ने लिखा अपना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और ये हिंदुत्व वाली राजनीति, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छाप दो नोट पर। आप भगवान पे विश्वास रखती हैं? भगवान आप आस्तिक हैं? आप तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। मेरे ऊपर तो 10 सवाल उठ जाएंगे अरविंद जी, लेकिन आपको तो एक साइंटिफिक ब्रेन के लिए जाना जाता है। कोई भी चाहे कितने भी बड़े आईआईटी से पढ़ा हो, दो किस्म के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक होते हैं। आस्तिक होते हैं जिन्हें भगवान पे भी भरोसा होता है और भगवान के आशीर्वाद पे भी भरोसा होता है। नास्तिक होते हैं जिन्हें भगवान पे भी भरोसा नहीं होता और भगवान के आशीर्वाद पे भी भरोसा नहीं होता। कोई कितना भी पढ़े, एक तो है कोई स्पिरिचुअल फोर्स तो है इस दुनिया के अंदर, उसे आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, शिव कह लीजिए, राम कह लीजिए, लक्ष्मी कह लीजिए, गणेश कह लीजिए। तो अगर मैंने ये नहीं कहा कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर छापने से कोई देश की सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, देश को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कर रहे हैं लोग, मेहनत भी कर रहे हैं, सही पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन एफर्ट्स तब तक फलीभूत नहीं होते, तब तक उनका फल नहीं मिलता जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं हो। तो अगर नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिलता है, हर्ज क्या है? बीजेपी इतना अपोज क्यों कर रही है इसको? बीजेपी कह रही है बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। क्यों? क्या तकलीफ है उन्हें? अरविंद जी, ये अजीब चुनाव है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की, मोदी जी जाके स्कूलों में बैठ रहे हैं, जो गुजरात में जो चुनाव चल रहे हैं। वो नकली स्कूल में बैठे थे। एक दिन मोदी जी को मैं आपको आज आपके चैनल के जरिए भरोसा दिलाता हूं, एक दिन मोदी जी को असली स्कूल में भी बिठाएंगे हम। नहीं, वो असली नकली तो गुजरात की जनता ही तय कर लेगी। पर गढ़वी जी, हम जात की बात कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं। एक बात तो हम अपना हक आप पे जताते हैं, आपकी सही जात तो पत्रकारिता ही है? तो अगर लक्ष्मी गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पत्रकार हैं तो आप मान लेते हैं जब आपके जो लीडर हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश, जो आम आदमी है, क्या वो मान लेगा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो हम नोट पे डाल दें और प्रभु की कृपा हो जाएगी? इसमें आस्तिक नास्तिक कहाँ रह गया? पत्रकार इंसान नहीं है। पत्रकारिता पत्रकार की उससे सोचिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, प्रीति, आप आस्तिक है कि नास्तिक है? फ्रैंकली बता दीजिए। आप बताइए, आप क्या है? मैं आस्तिक हूँ। आप आस्तिक हैं? मैं आस्तिक हूँ। सर, मैं आस्तिक हूँ, पर मैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं जी। आप आस्तिक बता दो यार, इसमें क्या है? नहीं, चाहे देखिए, आप मैं आस्तिक हूँ या मैं नास्तिक हूँ, वो किसी को फर्क नहीं पड़ता। गुजरात की जनता को फर्क छठ पूजा करते हैं सर, मैंने देखा है। और अच्छी बात, पूजा ये जरूरी है। मेरा ये कहना है, दिवाली के दिन जब हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो क्या पूजा करने से हो जाता है कि बस अब कल एकदम से छत फटेगी और उसमें से रुपए बरसेंगे? सर, जैसे आपने बोला तो हमें लग रहा था ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता। हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करूं, मुझे उस कर्मों के फल मिलें और मेरे घर में सुख शांति हो, जो बाधाएं आए वो बाधाएं कम हो। आशीर्वाद मिलता है तो फल मिलता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस इसको, मतलब इतना बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? पूरे देश में केवल बीजेपी विरोध कर रही है। उस दिन मेरे पास इतने मैसेज आए, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। मैं आपके चैनल को देख रहा था, उसमें चैनल में बीजेपी वाले बैठ के कह रहे थे नहीं नहीं, लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। क्यों? अच्छा, आप सबकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, मैं आपकी टाइमिंग पर पूछ रही हूँ कि अभी क्यों आपको लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर चाहिए? दिवाली के अगले दिन, दिवाली के दिन जब मैं लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर रहा था, एक विचार आया, भाव आया मेरे मन में। अगले दिन मैंने कह दिया देश के सामने। आपकी हनुमान जी की भक्ति भी चुनाव के समय आई थी अरविंद जी। हनुमान जी की भक्ति भी आपकी चुनाव के समय आई थी। अब वो तो मेरे उस दिन भाव आया, मैंने अगले दिन देश के सामने रख दिया। पर ये जो भाव की हम बात कर रहे हैं, बस उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं अरविंद जी, क्योंकि जो आप पिच पे बैट कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व की पिच है, आपको हिंदुत्व लाइट कहा जाता है। पर अब काफी लोग कह रहे हैं ये हिंदुत्व लाइट नहीं, ये हिंदुत्व स्ट्रॉन्ग ही है और ये बीजेपी की टीम भी नहीं, बिल्कुल बीजेपी जैसे लगने लगे हैं गुजरात में। बीजेपी स्कूल बनाती है, बीजेपी स्कूल बनाती है। अरे वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी अस्पताल बनाती है, बीजेपी बिजली मुफ्त करती है, बीजेपी महंगाई दूर करती है। अगर ये सब करती होती तो आज 27 साल के शासन के बाद हम लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती। हमें स्पेस इसलिए मिल रही है, लोग हमसे प्यार करने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपना भाई मानने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। और मैंने गुजरात के लोगों को प्रॉमिस किया है
हमारी सरकार बनेगी, मैं आपके परिवार का हिस्सा बन के आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा 6.5 करोड़ गुजरातियों की। पर अरविंद जी, जो सर्वेज आ रहे हैं बहुत सारे, अभी ओपिनियन पोल्स जो आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि जो आप जिसका वोट खा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। मतलब बीजेपी के वोट परसेंटेज में फर्क नहीं दिख रहा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिर रहा है। जब हम भी सर्वे कराते हैं, जब हम गुजरात में एंटर किए थे उस टाइम बीजेपी का वोट शेयर अप्रैल के महीने में 58% था, आज 38% है। 20% बीजेपी का वोट शेयर गिर गया है। ये सारा हमारी तरफ आया है बीजेपी। और हमारा इसका वोट आ रहा है कि उसका वोट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात की जितनी जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, खासकर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको भरोसा है कि केजरीवाल ही हमें बिजली मुफ्त करके, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त करके, हमारे इनका इलाज मुफ्त करके हमारे को महंगाई से छुटकारा दिलाएगा। पर ये 38% आया कहां से? हमने जो देखे हैं वो तो 47, 46, 46% से तो नीचे ही नहीं जा रहा है बीजेपी का शेयर। वो तो अभी के सर्वे है ना। अप्रैल मई में जो सर्वे हुए थे उस टाइम सब कुछ एक तरफा था। कांग्रेस बीजेपी 58% पे थी। ये अभी ये सर्वे तो सितंबर से आने लगे हैं, जो अभी आप देख। आप मुद्दों की पत्रकारिता करने की बात कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी वो तस्वीरें, और हमारी जो संवाददाता है गोपी, उन्होंने वो पूरी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जब सीएम थे वो तो क्लासरूम्स में बैठा करते थे। मतलब अभी भले ही आपने ये कहा कि नहीं वो हमें देखकर ऐसा कर रहे हैं, पर उनके सीएम के कार्यकाल के दौरान भी ऐसा होता था कि नहीं होता था? देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो प्रवेश उत्सव की बात कर रहे हैं। हाँ। जब जून में स्कूलें खुलती थी तब कई प्रवेश करवाते थे ड्रॉप आउट रेशियो कम करने के लिए, लेकिन अच्छी स्कूलें बनी नहीं है। और मैं आपको ताजुब होगा, मैं तो यहाँ से ये अपील करता हूँ गुजरात की जनता को कि 6000 स्कूलें पिछले 2 साल में बंद की गई है सरकारी, और भाजपा वालों की स्कूलें प्राइवेट खोल दी गई है। आप देख लीजिएगा, आज अहमदाबाद में अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो लाख रुपये फीस भरिए, नाजायज फी बढ़ती है। आपको ताजुब होगा, जब मैं पत्रकारिता मुद्दा बात करता था, मैंने मेरा शो किया कि ये फीस कोरोना में कम होनी चाहिए। मैंने 75% की डिमांड की, उन्होंने 25 करके मुझे फोन किया कि यार इतना है, बहुत हो गया, अब आप ज्यादा मत करो, 25% से हम ज्यादा माफ करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। फिर मैंने संचालकों को अपील की, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने संचालकों को यह कहा कि आपके भी बच्चे हैं, और ताजुब होगा, गुजरात की जनता भी जानती है, रिकॉर्ड है, 120 करोड़ रुपया मेरी अपील की वजह से संचालकों ने माफ की थी। मैंने मुद्दों की राजनीति की है। मैंने पिछले 4.5 साल के अंदर किसानों के खाते में 10,000 से करोड़ से ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा डालने चाहिए थे लेकिन डलवाए थे। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहां बहुत बारिश हुई, इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस, जो कंपनियां थी वो भागकर चली गई, उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस दिया ही नहीं है, 2018 का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दिया है। अब आप पैसा जब लेते हैं, लोन लेते हैं, तब पहले से काट दिया जाता है, लेकिन भरने की बात आती है तो हाथ ऊंचे खड़े कर देते हैं। फिर गुजरात सरकार ने 750 करोड़ रुपए ऐलान किए। मैंने शो किया कि 750 करोड़ और ये लाखों किसान कैसे चलेंगे। दूसरे दिन उन्होंने 3,800 करोड़ ऐलान किए। कहने का मतलब ये है कि इनकी नीयत अगर होती तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। श्वेता जी, आपके बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है, मेरे बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी है, लेकिन उन बच्चों को क्या जिसके 20,000 भी कैमरामैन का 10,000 रुपये सैलरी है, लाख रुपये कैसे देंगे? हमें उन बच्चों के लिए जीना है, उन बच्चों के लिए मरना है। आज पूरी जिंदगी में हम सोचते क्या है कि बस मेरा परिवार खुश हो गया। आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रभावित क्यों हुआ जब उन्होंने मुझे कहा कि सुदान तुम आओ। मैंने कहा क्यों आओ सर, राजनीति मेरा विषय नहीं है। राजनीति को मैं कल भी नफरत करता था, आज भी नफरत करता हूं। राजनीति में आना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरे स्टूडियो पे पर डे 100 से ज्यादा लोग सुबह 7 बजे तक बैठ जाते थे, लेकिन अरविंद जी ने जब कहा कि स्कूलें अच्छी है, अस्पतालें अच्छी है, उन्होंने मुझे बुलाया, आप देख लीजिए। मैं पहले देखा, फिर मिलने गया तो उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन करके मैं बैठ जाता सुदान तो ये आज दिल्ली के बच्चों की अच्छी स्कूलें नहीं होती, आज मोला क्लिनिक नहीं होता। गोपी एक सवाल पूछना सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि गोपाल इटालिया आपके अध्यक्ष है, गोपाल इटालिया के कई वीडियोस वायरल हुए,
एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली के मंत्री का और आपने दूसरे दिन ही सस्पेंड कर दिया। गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो शब्द थे उस वीडियो के, कहीं महिलाओं के लिए अब शब्द बोले जा रहे थे, कहीं प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अब शब्द बोले जा रहे थे। गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या वो पाटीदार है? मजबूरी है आम आदमी पार्टी की? आप इतना क्यों इंसिस्ट कर रही हैं उनको सस्पेंड करने के लिए? नहीं, सवाल उठता है। जनता तो नहीं मांग एक मिनट सुनो तो सही, सुन तो लो, मेरी को जवाब तो दे लेने दो। मैं जनता में खूब घूम रहा हूं। पहली चीज तो राजेंद्र गौतम को मैंने सस्पेंड नहीं किया। राजेंद्र गौतम ने बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ अपना त्यागपत्र दिया। नंबर 2, गोपाल इटालिया से अगर जनता इतनी त्रस्त होती, मेरे को कहीं तो कोई कहता है जी गोपाल इटालिया, मेरे तो अपने साथ रखता हूं, मेरी गाड़ी में बैठ के घूमते हैं गोपाल इटालिया, मेरे साथ स्टेज पे भाषण देते हैं, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। गोपी इतना इंटरेस्टेड क्यों है उनको सस्पेंड कराने में? सवाल ये आता है ना, सवाल ये खड़ा होता है अरविंद जी कि जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से मैं उसमें कंटेंट में नहीं रखा जा रहा है, मैं कंटेंट में नहीं जा रहा। उनका जो भी वीडियो है, जनता को उस पर एतराज नहीं है। जनता को यार बिजली से चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे ईशुदान जी मुद्दों की राजनीति करते थे, आप भी गोपाल इटालिया को छोड़ के मुद्दों की पत्रकारिता करनी शुरू कीजिए। मुद्दों से जनता का समाधान होगा। गोपाल इटालिया इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। गुजरात की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है गुजरात की जनता। पर अरविंद जी, जो गोपी ने बोला ना, मैं उसको जरा वापस लेके आना चाहूंगी। आपकी इनिशियल राजनीति देख लीजिए। अरविंद जी, आपने कोल स्कैम याद है? अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ। आपने एलिगेशंस पे बड़े इस्तीफे मांगे थे, मुझे भी अभी भी याद है, मैं आपको फॉलो कर रही थी, आप कोल भी लेके गए थे, कोल मंत्री के घर के सामने आपने धरना दिया था। तो आपने तो बहुत इस्तीफे मांगे हैं एलिगेशंस पे। तो जो गोपी ने कहा वो अलग, जो आप दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज भी मनीष सिसोदिया हैं, उनके जो एड्स हैं वहां पर रेड हो रही है। तो जो मुख्यमंत्री जो आप हैं, आपने एलिगेशंस पे इस्तीफे मांगे हैं, तो अब वो तो आपसे मांगे जाएंगे ना। सतिंदर जैन पिछले 5 महीने से जेल में है जी। उनके ऊपर आरोप क्या है? अगर आप पूछ रहे हैं तो लेटेस्ट आरोप तो यही है कि नहीं, उन्होंने लेटेस्ट वाले पे आता, एक मिनट, लेटेस्ट पे आता हूँ। वो जो 5 महीने से जेल में है, जेल में क्यों है आप बताइए? आरोप क्या है? केस चल रहा है उनका। क्या है केस? क्या है सर? पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग तो शब्द है, केस क्या है? आरोप क्या है? क्या घोटाला किया उन्होंने? सर, उन्होंने जो शेल कंपनी उन्होंने फ्लोट की, अगर मैं पूरा चिट्ठा अगर बात कर रहे तो कर लेते हैं। बताइए सर, उतना वक्त नहीं है ना। मैं बताता हूँ आपको, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या है, इनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पत्र इनसे पूछ लीजिए केस क्या है। कलकत्ते में इन लोगों ने 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। वो हवाला डीलर्स हजारों लोगों को एंट्री देने का काम करते थे, हवाला का पैसा इधर से उधर करते थे। उनको पकड़ के उनकी गर्दन मरोड़ी, हाथ मरोड़ा और उनसे कहलवा लिया कि हमने सतिंदर जैन को हवाला की एंट्री दी है। सतिंदर जैन कह रहा मेरे सामने तो लाओ उनको, मैं देखूं तो सही उनकी शक्ल कैसी है। मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, कभी बात नहीं हुई, कभी मैं मिला नहीं। कहते नहीं उसके सामने आमने सामने नहीं करेंगे, उनको सतिंदर जैन से जान का खतरा है। अरे कोर्ट के अंदर जान का खतरा कैसे है? वो उधर खड़ा होगा, ये इधर खड़ा होगा, इतनी पुलिस खड़ी होगी कोर्ट के। आज तक उन दोनों को सतिंदर जैन के सामने क्रॉस, एक मिनट सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतिंदर जैन के सामने पेश नहीं किया, उनको आमने सामने नहीं किया इन्होंने ईडी से। सबसे बड़े मजे की बात है, वो दोनों कह रहे हैं हमने एंट्री दी, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों पे आज तक रेड भी नहीं हुई, उन दोनों को आज तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उनको घर जमाई बना के बिठा रखा है इन लोगों ने। सतिंदर जैन के ऊपर आरोप लगा के और झूठा। फिर क्या हुआ? जब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में आई, 3 सुनवाई में लगातार जज ने पूछा भाई सतिंदर के खिलाफ छोटा सा सबूत तो दे दो। फ्रंट पेज पे आया था, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे था। 3 बार जज ने 3 सुनवाई में पूछा भाई एक सबूत तो दे दो सतिंदर के खिलाफ। जब वो सबूत नहीं दे पाए तो तीसरी सुनवाई में इन लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी जज के ऊपर वाले जज पे कि ये जज बड़ी गंदी है, इसको बदला जाए। 2 महीने से जज को बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसी पे बातचीत चल रही है। उसको बेचारे को जबरदस्ती अंदर रखा हुआ है। अब मनीष सिसोदिया के ऊपर कह रहे थे
एक मंत्री बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, एक मंत्री बोला 10,000 करोड़ का घोटाला है, इनका मंत्री बोला, कोई बोला 150 करोड़ का। अभी तक तो 4 महीने हो गए, 800 अफसर लगा रखे हैं इन लोगों ने मनीष सिसोदिया के ऊपर, 800 सीबीआई और ईडी के, 500 जगह रेड हो चुकी, एक नए पैसे का घोटाला नहीं मिला। रेड करी मनीष जी सिसोदिया के यहाँ, कुछ नहीं मिला, फक्कड़ आदमी है। 2 चीजें, ये मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, एक टाइम कंस को भी लगने लगा था कि वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेगा और वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। रावण को भी लगता था, रावण के अत्याचार का अति हो गई थी, कंस के अत्याचार की अति हो गई थी, उन लोगों को लगने लगा था कि बस वो भगवान बन गए। इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि ये कंस से भी ज्यादा ताकतवर है, रावण से भी ज्यादा ताकतवर है। ऊपर वालों से डरो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सत्येंद्र जैन आज जेल में है, और 2 महीने रख लो और 3 महीने रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे तुम लोग। हम इस देश की आवाज हैं, सच्चाई की आवाज हैं। इन लोगों ने कितना कह लिया, रोज खड़े होकर कहते हैं केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया, केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया। आज जब आप कैमरा लेके और माइक लेके अहमदाबाद की सड़कों पे घूमते हो, जनता कहते है यार केजरीवाल ईमानदार आदमी है। आपको कैसे पता? जब मैं आपके टीवी शोज देखता हूँ, आपके गोपी सुतारी घूम के लेके घूमती है, मैं देखता हूँ। अरविंद जी, 2 चीजें यहाँ पर। सत्येंद्र जैन के मामले में आपने कहा कि इस कारण से उनको नहीं राहत मिल पा रही है कोर्ट से, क्योंकि वहां पर एक अलग तरह का दबाव आपके हिसाब से चल रहा है। आप लोगों ने सोचा कि आप खुद अदालत का दरवाजा खटखटाएं कि ये भाई गलत मामला है, देखो ये क्या कर रहे हैं। वो प्रोसीजर देखो ना आप, प्रोसीजर पहले 15 सितंबर के आसपास बेल मिल जाती, 15 सितंबर को आके वो कहते हैं कि जज बदलो। मतलब जब सबूत पेश नहीं कर पाए, 3 बार जज ने कोर्ट में कहा सबूत दो सबूत दो सबूत दो, तो तीसरी हियरिंग में आके कहते हैं जज बदलो। उसी दिन आखिरी हियरिंग थी वो, उसके बाद 1.5 महीना लग गया। ऊपर गए, फिर ये ऑर्डर कि जज बदलो जज बदलो जज, अब जज बदलने की कार्रवाई, अब दोबारा नीचे आके बेल की कार्रवाई शुरू हुई है 10 दिन पहले। और मतलब ये प्रोसीजर के अंदर इन्होंने अटकाया हुआ है, जानबूझ के उस निर्दोष आदमी को अंदर रखा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर की मैं आपसे अच्छा, ये चिट्ठी के आधार पर, उसकी चिट्ठी के आधार पर जो जेल कर्मचारी है उन पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं सर। हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब कि वो उगाही का मामला, ये प्रोटेक्शन मनी दो। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है, सुना है? आपने सुना? आजकल आती है एक, अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी। मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक ये कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो, मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट के। चलिए कांग्रेस की मनोहर कहानियां एक चीज में इससे बीच में। अच्छा, अगले दिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई उस केस पे? एक मिनट, मोरबी का केस हुआ संडे को, मंडे को अचानक ये चिट्ठी निकल आती है, क्यों? मोरबी से ध्यान भटकाना था। सोमवार के दिन पूरा दिन मीडिया ने मोरबी चलाया, मंगलवार को सुबह सुबह सुकेश चंद्रशेखर सत्येंद्र जैन चलने लगा, मोरबी गायब हो गया मीडिया से। इससे सर इतनी गंदी हरकतें होती है, इतनी गंदी हरकतें होती हैं इन लोगों की, बहुत पाप चढ़ेगा इन लोगों को। नहीं, इसका मैं थोड़ा ऐड करता हूं। इनको अगर करप्शन से दिक्कत होती तो यहाँ जहरीली शराब से 75 लोग मरे हैं, एक भी रिजाइन नहीं लिया है। अगर इनको करप्शन से प्रॉब्लम होती और बच्चों की भी थोड़ी सी भी अगर होती तो एक नहीं 12 पेपर लीक हुए हैं, और पेपर में भी ये कहा जाता है कि 500 हजार करोड़ के हुए हैं, कुछ गड़बड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे अगर करप्शन से इनको दिक्कत होती तो मोरबी में जो वारदात हुई ना, अभी तो तब से सिर्फ सिक्योरिटी की धरपकड़ किए 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले 19 में सूरत में तकसीला कांड हुआ था, 22 बच्चे जिंदा जल गए थे, 15 आरोपी में से 14 बाहर घूम रहे हैं और एक मंत्री जेल में नहीं गया है। इससे भी एक चीज मैं आपको बताऊं, 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स आता है। आपके यहां शराब की 5 बोतल अगर यहां से मिल जाती है ना गुजरात से, तो मालिक की पूछताछ होती है,
20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स हुआ है, कोई मीडिया वाला भी पूछता नहीं कि इनकी 20,000 करोड़ आई कहां से और कौन था ये। कहने का तात्पर्य कि यहाँ की करप्शन से नहीं है, यहाँ तो बीजेपी में है। करप्शन करिए, मजे से करिए, पेपर फोड़िए, लोगों की जान ले लीजिए। बीजेपी में जो मोरबी है ना वारदात हुई है, मैं आपको एक 10 ईसुदन भाई, बस ये सेकंड बोलना चाहूंगी कि आप पॉलिटिशियन बन गए, पत्रकारों को गालियां देनी शुरू कर दी आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक हम पत्रकारों की मजबूरियां समझते हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, वो भी समझते हैं। मैं एक चीज अरविंद जी और ईसुदन भाई, आप यहाँ पर हैं तो ये साफ है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, आप हमें ये बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। मोरबी में जो वारदात हुई उसका रीजन भी क्या है। 22 सीट है मोरबी नगर पालिका, 52 सीट है, सॉरी 52 में से सबने सोचा कि एक बार यार विपक्ष नहीं चाहिए, इस बार सब भाजपा को दे दे। भाजपा को दिया तो बिना टेंडर ब्रीज दे दिया। आज हालत देख लीजिए, भाजपा को। अच्छा, एफआईआर के अंदर मालिक का नाम क्यों नहीं है, कंपनी का नाम क्यों नहीं है? नहीं, ये सारे जो आप रेज कर रहे हैं वो हम भी रेज कर रहे हैं। एक मिनट, आप बहुत अच्छा रेज कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे पुल टूटता है मोरबी का, भ्रष्टाचार होता है मोरबी में, गिरफ्तार होता है सतिंदर जैन। शराब बिकती है यहाँ जहरीली, गिरफ्तार होता है मनीष सिसोदिया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, शराब की बात चली है तो अरविंद जी, आपको थोड़ा तो दर्द होता होगा जब कांग्रेस आपको यहाँ पे ठेके की सरकार कहती है, थोड़ा तो चुपता होगा? ना, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप रिप्लेस करेंगे अभी कांग्रेस को, कि ये फाइट गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं कि देखिए जमीन बना रहे हैं, चुनाव तो उनको अगला लड़ना है, ये सिर्फ हवा है। एक 10 सेकंड में इनका जवाब दे दूं। पॉलिटिकली जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जवाब दूंगा, ताकि आज तक के माध्यम से पता भी चले। कांग्रेस फरवरी 2021 में खत्म हो चुकी है। 2017 की कांग्रेस नहीं है। 2017 में कांग्रेस को 77 सीट पहली बार मिली थी, 77 सीट। आप स्थानीय चुनाव देख लीजिए उठाकर, फरवरी 2021 में जो चुनाव हुए हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से कांग्रेस को 0 है, 0। और वही 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायतों का 2015 में हुआ था, तब कांग्रेस 25 पे थी, 2 पे टाई थी, यानी कि 27 थी। इसका मतलब ये थी कांग्रेस वैसे भी यहाँ खत्म है। अब आप बता सकते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था? कि ये चुनाव हवा बनाएंगे, अगला चुनाव सीरियसली? जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, 27 साल के शासन से त्रस्त है जनता। सरकार बदलाव चाहती है, बदलाव, कहीं भी जाएंगे बदलाव। तो जनता बदलाव चाहती है। देखो, अगर जनता खुश होती, हमारे को यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं मिलती, हमें कोई यहाँ पे पूछता नहीं। लेकिन अगर हम अप्रैल से लेके आज तक 0% से 30% तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब जनता बहुत नाराज है। 30% वोट शेयर कम नहीं होता है। पर ये तो आपका अजम्पशन है ना? मेरा अजम्पशन किस चीज का? चुनाव के नतीजे आने के बाद आप थोड़ी उन सवालों के जवाब देते हैं। आप करिएगा, मेरे को बुलाते ही नहीं आप चुनाव। गोवा पे चर्चा करें हम? हाँ, करेंगे। गोवा पे आपने अपने मुख्यमंत्री के बाद कर लेंगे, गोवा पे भी आपने अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को भी बिठाया था। आपने कहा था गोवा में बीजेपी के भ्रष्टाचार से सब त्रस्त हैं। देखिए कितने आराम से जीत वहां पर उन्होंने हासिल की। उत्तराखंड रिपीट की अपनी सरकार। पंजाब में जीत गए हम लोग। आप तो पंजाब में आप ही के चैनल ने शायद हमें 30 सीट दी थी, 92 सीट आई हमारी। पंजाब में स्थिति अलग थी। पंजाब में तो आप कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी। गुजरात में भी स्थिति अलग है। और आम आदमी पार्टी वहां पर दूसरी बार वहां पर पहुंची थी। पहली बार बहुत सारे दावे थे, आपके लोकसभा में सांसद भी पहुंचे थे। पर गुजरात से क्यों आपको इतनी उम्मीद लग रही है? यहां से तो दिल्ली में भी पहली बार पहुंचे थे। मेरे को उम्मीद नहीं है, जैसा मैंने बताया, मेरे को उम्मीद नहीं है। गुजरात की स्थिति को देखते हुए मैं बता रहा हूं। जब परसों चुनाव डिक्लेयर हुए, जैसे डिक्लेयर हुए, सारे चैनल अपने अपने रिपोर्टर्स पे पहुंच गए। मैं एक चैनल देख रहा था, उस चैनल ने अपने रिपोर्टर से पूछा, भाई तुम अहमदाबाद में खड़े हो, सड़क पे जरा जनता से पूछो। उसने जनता से पूछा, पहले बंदे से पूछा, हाँ भाई क्या होगा? बोला बदलाव। दूसरे से पूछा बदलाव, तीसरे से पूछा बदलाव, चौथे से पूछा बदलाव। उन्होंने कहा बदलाव का मतलब, बोले केजरीवाल। तो एंकर कहती है बस हो गया, अब हम आपके पास बाद में आएंगे। चलिए, हम तो अभी आ रहे हैं और ये सवाल पूछूंगी मैं आपसे। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि बदलाव मतलब अरविंद केजरीवाल।
आपके जो सारे आजकल स्पोक्स पर्सन है ना, हर डिबेट में जाके कह रहे हैं कि गुजरात छोड़िए, 2024 अरविंद बनाम मोदी। अब आम आदमी, और बार बार यही बोला जा रहा है, अब आम आदमी पार्टी जिसकी एक लोकसभा सीट नहीं, मान लीजिए आपने 2024 में अगर आप 6 राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, आपकी फाइट है 120 सीट की। आप जो मोदी जगरनॉट कहलाता है 200 के ऊपर सीट, उनको चैलेंज दे पाएंगे क्या? अभी 2024 बहुत दूर है, अभी इसकी बात करते हैं ना। तो मानते हैं कि अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, गुजरात के चुनाव की बात करते हैं। सीधा नरेंद्र मोदी के स्टेट में पहुंचे हैं आप लड़ने के लिए। आपकी पर यहाँ पे फाइट मोदी जी से नहीं है, फाइट है भूपेंद्र पटेल वर्सेस ईशुदान गढ़वी। ये आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ये तय कर ले कि कौन सा सीएम बेहतर होगा, ईशुदान गढ़वी सीएम बेटर होंगे कि भूपेंद्र पटेल सीएम बेटर होंगे। और आप आज एक सर्वे करा लीजिएगा, भूपेंद्र पटेल या ईशुदान गढ़वी। नहीं, वो सर्वे तो आप ही कराते हैं सर। सीआर पाटिल है। सुपर सीएम तो सुपर सीएम सीआर पाटिल। सुपर सीएम सुना है, थोड़ा मैं काफी सुना लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है, सुपर सीएम भी साथ में चलता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि गुजरात, हाँ, सीआर पाटिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि सीआर पाटिल जी यहाँ पूरा सिस्टम चला रहे हैं। कानून मालधारियों के खिलाफ भाजपा लाती है। जब मैं भी एक मालधारी का बच्चा हूँ। हाँ, मालधारियों ने भाजपा को बहुत वोट दिए, लेकिन उन्होंने कानून ऐसा लाया कि आपके यहाँ अगर एक गाय या भैंस है, दूसरी लाएंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना पासा के अंदर जेल में डाल देंगे। हमने लड़त चलाई, कानून वापस लिया, लेकिन वापस लेने की ऐलान कौन करता है? सीआर पाटिल करता है कमलम से। क्या चीज है यार? अब सरकार चल रहे हैं या अध्यक्ष है? दूसरा, आपने कहा कि यहाँ क्यों उम्मीद है? अरविंद केजरीवाल जी की सभा में आपका भी कोई बंदा भेजना, लाख लाख पब्लिक आती है, और मैं मानता हूं कि सभा में पब्लिक लाख आए तो उससे वोट नहीं मिलने वाले। मान लीजिए, हम भी कहते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में, मैं भी कहा, लेकिन आज 52,000 बूथ है गुजरात में। मेरी कल 1 तारीख को 52,000 में समितियां बन चुकी है और ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। और आज आप बोल रहे हैं कि वोट भाजपा का कटे, कैसे कटेंगे? मैं आपको बताता हूं। भाजपा 66 सीट अर्बन की, जो 15 साल से जीती आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांग्रेस। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूरत की 16 सीट है, उसमें से 15 भाजपा है सालों से। बड़ौदा की 12 है, 12 भाजपा है। अहमदाबाद की 21 है, 21 में से 16 भाजपा है। राजकोट की 4 है, 4 में से 4 भाजपा है। जामनगर की 3 है, 3 में से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता था। आज सूरत में अब चले जाइए, 16 में से 9 सीट आज हम जीत रहे हैं, तो 21 की सीट हुई। तो इसलिए आप मानकर चलिएगा कि यहाँ गुजरात में आप 8 दिसंबर को देखेंगे। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, यहां से एक अपील करना चाहता हूं कि देखो, आपकी इज्जत का भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। अब पेपर लीक कांड होते हैं, देखो आप जहरीली शराब कांड होते हैं, अब नरेंद्र मोदी बदनाम होते हैं ना। अब देख लीजिए, अब मोरबी का कांड हुआ, और कोई यार सजा तो होती नहीं है। सीआर पाटिल को तो सरकार चलानी आती नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। दूसरा कि यहां जो मंत्री बनाए वो 8-8, 9-9 पास मंत्री बनाए, डीजीपी क्या उनको जवाब देगा? तो सवाल ये है कि मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं कि आपकी इज्जत हम बचा के रखेंगे। आम आदमी की सरकार आने दो, एक पेपर लीक किसी की ताकत नहीं होगा। आपने आंकड़ों की बात की, भविष्यवाणी। समय हमारे पास बहुत कम बच रहा है। एक मैं आपको थोड़ा सा गुजरात से बाहर ले जाऊंगी और एक सवाल जानना चाहती हूँ। पंजाब, दिल्ली आप कहते थे पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। पंजाब में क्या हो रहा है? खुलेआम हत्या हो गई। आप कल के इंसिडेंट की शायद वो बता रहे हैं कि 2 लोगों के आपस की दुश्मनी थी। लेकिन नहीं, मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। पहली चीज तो जिस स्थिति में हम लोगों ने पंजाब को लिया था, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सीरियस था। जैसे ही हम लोगों ने पंजाब को संभाला था, आपने देखा होगा कि महीना 2 महीना कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे। सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ था, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पटियाला के अंदर एक कांड हुआ था। ये 3-4 इंसिडेंट्स हुए थे। पिछले 7-8 महीने से स्थिति काफी कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाया जा रहा है, पा लिया गया है। ड्रग्स को भी कंट्रोल करने के लिए पूरे एफर्ट्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। कल का जो इंसिडेंट है, जो मैंने डीजीपी का स्टेटमेंट सुना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि ये 2 लोगों की आपसी लड़ाई थी। जिस बंदे को, इसमें सरकार
मतलब कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर होता है तो ऑब्वियसली सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, सरकार की जो भी, लेकिन दो लोगों की आपसी पर्सनल रंजिश थी जिसकी वजह से ये हुआ है और पुलिस इस पे सारा कार्रवाई कर रही है। अच्छा, एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मैं आपको करेक्शन करवाना चाहती हूँ कि आज तक ने कभी भी आपको ये नहीं कहा था ओपिनियन पोल में कि 30 सीट आ रही है, हमेशा यही कहा था कि आप जीत रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी जीत रही है। कब? जो 67 सर्वे की आप बात कर कितनी दे रहे थे आप? 67 जब आई थी हमारी, शर्माइए मत, बता दीजिए। जब आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए ना कितनी दे रहे थे। अब आप शर्मा गई चलिए आप बताइए, क्योंकि आपने भविष्यवाणी वैसे बहुत सटीक की थी लास्ट टाइम। जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें लिख के दिया था, श्वेता अगर तुम्हें याद है पंजाब के पहले, वो बिल्कुल पांचों के पांचों पॉइंट बिल्कुल सही। इसलिए हमने फैसला किया था कि हर जगह लिखवा लें। हम हर जगह लिखवाएंगे क्योंकि हमारा मेमोरेबिलिया हो गया है ये अभी तो। पर बताइए तो दीजिए, लिखेंगे क्या? लिख के बताएंगे। चलिए, ये हम 8 दिसंबर तक संभाल के रखेंगे। रोज चलाइएगा इसको। किसी भी तरह चल सकता है अरविंद जी। बिल्कुल चला है। तो चलिए, 182 सीट्स में से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कितनी सीट साइन ऑफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? माइक तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम? बस कांग्रेस के बारे में लिखा आपने। धीरे धीरे अभी और भी इंटरव्यू कीजिएगा, आज सारा बता दिया, आप इंटरव्यू नहीं करेंगे फिर आप मेरा। कह रहे हैं कंपटीशन अगले इंटरव्यू में अगली तो भविष्यवाणी। 5 से कम सीटें आएंगी तो मतलब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पोजीशन पे है आपके हिसाब से? वो तो हो ही गए हैं। तो लिख दीजिए। नहीं, नंबर 2 तो है ही, नंबर 1 आएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन ये- आप पर ये इंतजार लिखेंगे कीजिए, नहीं। अभी और भविष्यवाणी करेंगे और इंटरव्यू कीजिएगा, मैं भूल मत जाइएगा आप लोग। नहीं नहीं, हम कहाँ भूलेंगे, आप आइएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। India Today Conclave, November 4th and 5th, Mumbai. Listen to Nitin Gadkari, Piyush Goyal, Eknath Shinde, Kiran Rijiju, Devendra Fadnavis, Aditya Thackeray, Abhishek Bachchan, Varun Dhawan, Devdutt Patnaik, Pawan K. Verma, Pratik Kuhad, Ankur Wariku, Srijan Sharma. Book your seat now. Visit www.indiatodayconclave.com. Conclave Mumbai 22. No double life, no dual employment. That's an official email that has gone from the Infosys to its employees. This clearly warning that moonlighting will not be permitted and any violation can actually lead to services being terminated. What is this buzzword moonlighting? No, it does not mean light on the moon. It actually means a lot of people taking up a secondary job while they have a regular job, perhaps to have an additional income. A job that is taken up without the employer's knowledge. A job that is done beyond the office hours, usually on the weekend or in the night hours. Now, the businesses are trashing the idea of moonlighting because they fear, one, there could be a conflict of interest. There could also be a loss of productivity for the employee in the regular job. And significantly, this could also lead to a data breach. Now, taking up a secondary job is not exactly illegal, but in India, many companies, specifically the IT firms, do add a single employment clause for their employees. This to ensure also, as they call it, would not lead to cheating. But the question is moonlighting or taking up a secondary job ethical for an employee? Wipro chairperson Rishad Premji had called the practice as cheating. On the other hand, Tech Mahindra CEO CP Gurnami said this is necessary to keep changing with the times, and he said, I welcome disruption in the ways we work.
And NITES, a non-profit group, protested Infosys email saying the IT employees are working more than 9 hours a day. A touch screen enables users to interact directly with the display monitor. They become a feature of everyday life at supermarket checkouts, ATM machines, on GPS devices, and most commonly with tablets and smartphones. There are two common types of touchscreen technology. One is called resistive. Two transparent sheets are coated with a conducting material and separated by tiny dots called spacers. When the two layers are pressed together, they create an electrical circuit that indicates the point of contact. Uses include cash and ticket machines. The other capacitive touch technology is most commonly used in tablets and smartphones. A layer of insulating material like glass is coated with a fine grid of electrodes thinner than human hair. This is sandwiched between an outer protective glass layer and an LCD screen that displays the images. As the human body is also an electrical conductor, touching the screen with a finger results in a change in the electrostatic field, indicating the point of contact. More recently, smartphone manufacturers have moved towards so-called on-cell and in-cell technologies. On-cell locates the touch technology onto the outer glass, whereas with in-cell, the touch sensors are built into the actual display panel. Both approaches allow devices to be thinner and lighter. New applications for touchscreen technology now include unlocking smartphones using a biometric fingerprint scanner. When a capacitive sensor is activated, it takes a high-resolution snapshot of a fingerprint, which is compared against the information stored inside the phone. If the unique characteristics in the arches, loops, or whorls match the device, it will unlock. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. You are watching India Today. Good afternoon and a warm welcome to India Today. I'm Paulami Saha. These are the headlines we're tracking at the top of this hour. Despite slew of measures announced to tackle pollution, Delhi continues to breathe toxic air. AQI remains in severe category at many locations. From Gujarat, Aam Aadmi Party Chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal blames Centre for pollution crisis in Delhi. Reiterates will solve Parali problem in Punjab in 1 year. Shiv Sena Taksali leader Sudhir Suri shot dead in public in Amritsar. Attacker nabbed lens on Khalistani role behind the attack. Row over Congress using KGF2 songs for Rahul's Bharat Jodo Yatra campaign. The label which produced music for the film has filed a case against Rahul and others for using the songs without seeking permission. It is day 2 of the India Today Conclave Mumbai. Eminent personalities from different fields of work will be present, including KGF fame actor Yash, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Union Commerce Minister Piyush Goyal. Elon Musk stamps his authority on Twitter, sacks 50% employees in one go. Entire teams in the India office also made to pack their bags. News coming in right now after Arvind Kejriwal refuted the letter by Sukesh Chandrasekhar to the Lieutenant Governor of Delhi. The jailed conman has now shot off another letter asking a series of questions from the Aam Aadmi Party chief. The conman has asked why did Kejriwal take 50 crores and asked him to bring in 30 people for party positions. Sukesh further asked the AAP chief as to why he constantly kept in contact with him even after his arrest. Sukesh is also claiming post his letter going viral, he is being threatened by Satyendra Jain. My colleague Arvind Oja is joining me over the phone line right now. Arvind, इसमें जो बातें सुकेश ने लिखी हैं, ये क्या सीधे अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती है? जी बिल्कुल, देखिए जो सुकेश चंद्रशेखर जो फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है, उसने एक और लेटर लिखा है और जिसमें सीधे सीधे टारगेट किया है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं उनको। दरअसल सुकेश ने जो पहला लेटर लिखा था, जिसके बाद बीजेपी ने काफी हमला बोला था आम आदमी पार्टी पर, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया कि दरअसल ये ध्यान भटकाने की साजिश है जो सुकेश का लेटर है। उसके बाद सुकेश ने लेटर लिखा है। सबसे पहले उसने बताया है कि जो तिहाड़ के जेल ऑफिशियल हैं और सत्येंद्र जैन की तरफ से उनको सुकेश को धमकी मिल रही है जब से उसने एलजी को लेटर लिखा है। लेकिन साथ ही साथ सुकेश ने इसमें कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे, कई ऐसे दावे किए। हालांकि इंडिया टुडे इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुकेश ने ये लेटर अपने वकील के जरिए मीडिया को दिए हैं, जिसमें उसने बताया है कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए गए, मुझसे अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात भी की थी। ये भी दावा सुकेश ने किया है हैदराबाद के हयात होटल में। सुकेश ने ये भी दावा किया है कि करोड़ों रुपए की जो रकम है वो जो दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं उनके फार्म हाउस पर उसमें दिया था। तो इस तरह के दावे लगातार सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। बीजेपी की भी इसमें प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। और आपको बता दूं कि ये बैक टू बैक सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखा। पहला लेटर जब लिखा था जिसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग देने की बात कही थी, उसके बाद बीजेपी ने हमला बोला था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश है। उसके बाद फिर सुकेश ने ये लेटर लिखा है, उसमें कहा है कि जब से उसने एलजी को ये लेटर लिखा है उसे जेल ऑफिशियल की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है।
अरविंद, एक बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि उसकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल, जो लेटर है उसमें ये दावा किया है सुकेश चंद्रशेखर ने कि अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात 2017 में हैदराबाद के हयात होटल में हुई थी, जहां सत्येंद्र जैन, बात करेगा 2016 में हुई थी ये मुलाकात, जिसमें सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और ये पैसे कैलाश गहलोत के अकोला के फार्म हाउस में दिए थे। तो इस तरह की ये दावा कर रहा है, और मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया टुडे इन दावों की पुष्टि कतई नहीं कर रहा है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। यहाँ तक कि ये भी दावा किया है कि एक बार फोन पर बात हुई और बाकायदा जो आईफोन ब्लैक कलर का है जो सत्येंद्र जैन का था, जिसमें AK2 नाम से नंबर सेव था, उससे सुकेश चंद्रशेखर की बातचीत हुई थी। तो ये सनसनीखेज खुलासे सुकेश चंद्रशेखर अपने लेटर में दावा कर रहा है, और ये भी दावा कर रहा है कि जब से LG को लेटर लिखा है तब से लगातार उसे धमकी मिल रही है जेल ऑफिशियल के जरिए। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं अरविंद। अरविंद is my colleague who has accessed that letter now that Sukesh Chandrasekhar has shot off to Arvind Kejriwal, claiming that he in fact met Arvind Kejriwal in 2016 at the Hyatt Hotel in Hyderabad in the presence of Satyendra Jain. He has also in fact given money at Kailash Gehlot's farmhouse as well. These are sensational charges that Sukesh Chandrasekhar has made, and as Arvind pointed out, my colleague, we are not saying that these allegations are true or not. We're not in a position to verify these claims that have been made by the jailed conman at the moment, but he continues to in fact fire these salvos at the Aam Aadmi Party. In his earlier letter to the LG, it was only Satyendra Jain who he named in that letter, but now he's naming others from the party as well, including the party chief Arvind Kejriwal. These are damning allegations. Allegations, we state again, that Sukesh Chandrasekhar is making against the AAP chief. Arvind, अब तक आम आदमी पार्टी का कहना है, और अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले भी इस बात को दोहराया कि ये सारा जो एक मामला जिस तरह से उठाया गया, पिछली बार जब ये लेटर सामने आया, सत्येंद्र जैन वाला जो लेटर सामने आया, जो LG को सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा था, एक तरह से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने की बात हुई। एक दिन मोरबी में दुर्घटना घटती है और दूसरे दिन सुकेश चंद्रशेखर का ये लेटर सामने आता है, जो कि उन्होंने अक्टूबर के महीने में पहले ही लिख दिया था, पर अचानक से वो लेटर सामने आता है। जी बिल्कुल, देखिए जो सुकेश चंद्रशेखर जो खुद एक महाठग है, जिसके ऊपर जो केसेस हैं, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है, ED उसकी जांच कर रही है, उसने जब लेटर लिखा था, उस लेटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आम आदमी पार्टी पर अटैक किया था और कई सवाल पूछे थे। ये लेटर जो सुकेश का था, ये LG को लिखा था सुकेश चंद्रशेखर ने, जिसमें कई बड़े दावे किए थे, जिसमें कहा था कि सत्येंद्र जैन से उनकी मुलाकात हुई थी और पार्टी को फंड दिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था, चूंकि गुजरात के मोरबी में ये हादसा हुआ है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा जो तमाम आरोप हैं उनको नकारते हुए ये कहा था कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन उसके बाद दूसरा लेटर सुकेश चंद्रशेखर ने जारी किया और खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा कि अगर मैं वहां ठग हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, तो फिर मुझसे पैसे क्यों लिए गए, मुझसे आपकी मुलाकात क्यों हुई, मुझसे फोन पर बातचीत क्यों हुई। बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि 2017 में जब वो जेल में बंद था, तब सत्येंद्र जैन के ब्लैक कलर के आईफोन से बातचीत हुई थी अरविंद केजरीवाल की। तो ये वो तमाम दावे हैं जिनकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर है, वो ही ये दावे कर रहा है। लेकिन इसको लेकर अपने अपने तरीके से, जैसे पिछली बार सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखा था, उसके बाद बीजेपी हमलावर हुई थी और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने दूसरा एक लेटर लिखा है कि जब से LG को उसने लेटर लिखा है, जेल ऑफिशियल स्टाफ की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कल ही जो तिहाड़ जेल के DG हैं, उनका ट्रांसफर किया गया है। जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर की बात की जाए या सत्येंद्र जैन के मामले का खुलासा हुआ था, उसके बाद जेल ऑफिशियल पर कई सवाल उठे थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है और अब ठीक एक दिन बाद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी जारी की है। जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए। लेट्स लिसन इन टू BJP लीडर कपिल मिश्रा। ये
बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है किसी भी मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का आरोप कि जेल में अपराधियों को शरण दे रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। और सुकेश चंद्रशेखर तो एक ठग है, लेकिन तिहाड़ में तो आतंकवादी भी बंद हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर बंद हैं, देश के दुश्मन। तो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल अगर सुकेश चंद्रशेखर से पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये और आतंकवादियों से, देश के दुश्मनों से, उनसे भी पैसे की डील कर रहे होंगे, उनको भी सुविधाएं पहुंचा रहे होंगे। इस मामले में टाल मटोल करने से नहीं चल सकता। दिल्ली की सरकार पर यह बहुत गंभीर आरोप है और यह सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। So that is, of course, how the BJP is reacting to these charges which have been levelled by the jailed conman against the Aam Aadmi Party. Let's listen in to what Arvind Kejriwal said just a short while ago in an exclusive conversation with India Today. सुकेश चंद्रशेखर की मैं आपसे ये चिट्ठी के आधार पर, उसकी चिट्ठी के आधार पर जो जेल कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं सर। हम सीरियस नहीं ले रहे हैं मतलब कि वो उगाही का मामला, कि प्रोटेक्शन मनी दो। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है, सुना है? आपने सुना? आजकल आती है एक, अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी। मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक ये कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है? आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट के। चलिए, कांग्रेस की मनोहर कहानियां। एक चीज में इससे बीच में। अच्छा, अगले दिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई उस केस पे? एक मिनट, मोरबी का केस हुआ संडे को, मंडे को अचानक ये चिट्ठी निकल आती है। क्यों? मोरबी से ध्यान भटकाना था। सोमवार के दिन पूरा दिन मीडिया ने मोरबी चलाया, मंगलवार को सुबह सुबह सुकेश चंद्रशेखर सत्येंद्र जैन चलने लगा, मोरबी गायब हो गया मीडिया से। So that is what, of course, Arvind Kejriwal had to say about the charges that have been levelled against him by the jailed conman. Shehzad Poonawalla of the BJP is over the phone line with me right now. Shehzad, more sensational charges that Sukesh has levelled now, this time specifically against Arvind Kejriwal, Satyendra Jain and Kailash Gehlot, naming them in this press statement that he's released to the media via his lawyer, where he says he's met Arvind Kejriwal, he's given the party 50 crore rupees at a farmhouse owned by Kailash Gehlot. There are some very, very serious questions that have now emerged from this candid confession by this con man. One, that the biggest con man of India is Mr. Arvind Kejriwal, who was conning even a con man for 50 crore rupees for a Rajya Sabha seat. The biggest con man who is taking 10 crore rupees as protection money in Tihar because he had kept Mr. Satyendra Jain as a jail minister and is continuing as a minister. The fact is that, is it not true now, as has been claimed, that there was a dinner party that was attended in 2016? Is it not true that after the party, as is being candidly confessed, that 50 crores was exchanged? Is it not true that a leader called Bhaskar Rao, who has joined AAP, was joined through the agency of this con man? So who is the biggest con man of India? And is it not true that the entire evidence of the transactions are now being claimed to be available? Now, Mr. Kejriwal must tell us that if all of this is untrue, why doesn't he sack Mr. Satyendra Jain, allow for a free and fair probe, and then proceed? But the fact is that Satyendra Jain is in jail for last 4.5 months. Courts have not given him release. This means that prima facie there is something against him, and these charges are extremely serious. Why would you keep a man who has so many charges against him being, in a sense, taken on cognizance by the court as a minister inside Tihar jail? This means the objective was to collect the money, and if that was not the case, today Mr. Kejriwal must tell us what action will he take on Satyendra Jain. He's, of course, asking how are we to believe the word of a conman? If this was all false, did Mr. Kejriwal file a defamation suit against Sukesh? I think he was saying on your platform that no FIR was filed or something of that sort. You were telling your reporter Preeti.
But I'm asking, if all of these are fake, then he can go and move court against Sukesh. He should. Why didn't he? Mr. Satyendra Jain is in jail. Court has not granted him release. Is this a lie? Is this also some Manohar Kahania of somebody? Why is Mr. Satyendra Jain not being given release? Why is it that Vijay Nair is still in jail? Why are there so many leaders still facing charges? None of them have got release from any court of law. Are these Manohar Kahania? So, Mr. Kejriwal, stop playing the victimhood card. Stop deviating. Tell us why Satyendra Jain has not been sacked. He's This of course party is a party of extortionists and thugs. He's asking Shehzad, and his charge is that the BJP is trying to deflect attention away, and that was the attempt in the first instance when Sukesh's letter to the LG came forward, that it was the BJP's attempt to deflect attention away from the Morbi tragedy. Look, there's nothing more disgusting in politics to use a tragedy to defend the corruption of Satyendra Jain and the corruption of the Aam Aadmi Party. The Morbi incident is a tragic incident. Accountability at every level is and must be fixed. And that issue is an issue that needs not be dragged in just because Mr. Kejriwal wants to defend his Maha thugs or wants to defend the fact that they have taken money from people like Sukesh or the fact that they have indulged themselves in Hawala and Sharab Ghotala. That does not become a card to protect you from these kinds of actions. So please do not stoop to this level of dragging in an incident like Morbi into this. Please answer for these questions. This is an issue related to Delhi. How does the issue relating to Delhi get... Okay. That is, of course, the BJP's response to that letter, which has now emerged again. Let's listen in to the Aam Aadmi Party, Saurabh Bhardwaj addressing. के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जैसे चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और उनका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। मैं याद दिलाऊंगा सुकेश चंद्रशेखर कौन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वो आदमी है जिन्होंने रेमबेक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह जब जेल के अंदर बंद थे और उनके भाई बंद थे, तो शिवेंद्र सिंह की पत्नी से पैसे मांगे और वो पैसे दिए गए। 215 करोड़ रुपए शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने दिए, सुकेश चंद्रशेखर के नाम पे दिए। अब सुकेश चंद्रशेखर तो जेल में बंद थे, उनके पास तो वो पैसा आ नहीं सकता। सुकेश चंद्रशेखर ने किसके नाम पे वो पैसे मांगे? सबसे पहले उन्होंने लॉ सेक्रेटरी के नाम पे मांगे, होम सेक्रेटरी के नाम पे मांगे और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पर 215 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर को दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्रशेखर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, अपना स्टार कैंपेनर बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री के नाम पे 215 करोड़ रुपए लिए गए, वो पैसा अमित शाह जी ने कहां रखा है? सुकेश चंद्रशेखर तो बहुत महान आदमी है, वो तो सच बोलते हैं, वो तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन उनका गुणगान कर रही है। तो ये बताए कि ये जो 215 करोड़ रुपए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पे सुकेश चंद्रशेखर ने लिए हैं, ये पैसा कहां रखा गया है? हम भारतीय जनता पार्टी के उन सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये। दूसरे विषय में, दिल्ली के माननीय एलजी महोदय रोज कोई चिट्ठी अपने मुख्यमंत्री को लिखते हैं, कभी दूसरे राज्य के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को लिखते हैं, रोज यहाँ जांच, वहां जांच, यहाँ ये किया, वहां वो किया, रोज अफसरों की मीटिंग बुला के नए नए प्रोजेक्ट जो दिल्ली सरकार के हैं उनके ऊपर क्लेम करते हैं, रोज अखबार में फोटो छपवाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं फोटो ना छपे तो। हमारा मानना है एलजी साहब को
अपनी प्रसिद्धि टेस्ट कर लेनी चाहिए दिल्ली के अंदर। भाई इतनी मेहनत की है उन्होंने, कुछ तो अपना आकलन तो कर ले कि दिल्ली में कहां है, दिल्ली की जनता उन्हें कितना प्यार करती है। 250 वार्ड में से माननीय एलजी साहब एक वार्ड चुन ले, कोई भी, हम उन्हें कहते हैं कि आप चुन लीजिए, कोई एक वार्ड चुन लीजिए माननीय एलजी साहब और चुनाव लड़िए। देखिए चुनाव में जनता आपके कितना साथ है और कितने खिलाफ है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जो कि बहुत असंभव है, तो मान जाएंगे कि आपने कोई प्रसिद्धि दिल्ली में कमाई है, आपने कुछ चाहने वाले अपनी दिल्ली में कमाए हैं। मगर अगर आप हार जाते हैं तो कृपया करके ये सारी जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं इसको बंद करें। बिना किसी जिम्मेवारी के, बिना किसी जवाबदेही के आप जो पावर का और सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अनैतिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको बंद करें। और कृपया करके जो इस तरीके का आदमी दिल्ली के ऊपर थोपा हुआ है उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यह हमारा माननीय एलजी साहब को एक सुझाव है। चुनाव आ रहे हैं, 7 तारीख से नॉमिनेशन भरे जाने हैं। एलजी साहब अपनी मर्जी से किसी वार्ड में चुनाव लड़के दिल्ली में अपनी प्रसिद्धि जो है वो आंक लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। बड़े बड़े आरोप लगाए हैं सौरभ, उन्होंने कहा है कि फोन आया जेल में मुझे सदन जैन के थ्रू AK2 के नाम से सेव किया हुआ है, तमाम चीजें कह रहे हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, उन्होंने तो ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे से फोन आया, मैंने पैसे दिए नहीं, मेरे से पैसे मांगे। ये तो छोटी बात है। मैं तो आपको बिजनेसमैन का नाम बता रहा हूं। शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह 215 करोड़ रुपए ले लिए अमित शाह के नाम पे, और सुकेश चंद्रशेखर ने लिए। कॉल रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोर्ट के अंदर वो सबमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है कोर्ट के अंदर कि उन्होंने अमित शाह जी के नाम पे 215 करोड़ रुपए लिए हैं, और वो तो जेल में है। वो 215 करोड़ रुपए बताएं अमित शाह जी ने कहां रखे हैं? भाई इतने बड़े आदमी ने दिए, कुछ तो काम के लिए दिए होंगे, कुछ तो पता किया होगा कि हाँ अमित शाह से इनका संबंध है, अमित शाह के करीबी है। ऐसे तो कोई नहीं दे देता। हमें तो नहीं दे दिए सुकेश चंद्र ने, वरना वो भी दे देता हमें, पर उसको तो दे दिए। उसकी भी जांच जो है वो होनी चाहिए कि वो 215 करोड़ रुपए कहां है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाहर आई है, इससे संबंध तो साफ आ रहा है कि इनका आदमी है सुकेश चंद्रशेखर, इनके नाम पे पैसे का कलेक्शन करता रहा है। तो ये बताएं। धमकाने का भी आरोप लगा है कि तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन में धमका रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है। किसको? सुकेश चंद्रशेखर को। अब देखो अमित शाह के नाम पे पैसे लेगा तो कुछ तो वहां चलेगा ही मामला। सर इसके अलावा दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है, कांग्रेस भी आज प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे हमने एंटी स्मॉगिंग गन वाले ट्रक्स उतारे हैं, और मैं अभी उनका दौरा भी करके आ रहा हूं। वो दिल्ली की अलग अलग सड़कों पे छिड़काव कर रहे हैं ताकि जो डस्ट है वो ना उड़े। दूसरी 5वीं कक्षा तक बच्चों की क्लासेस बंद कर दी गई हैं। ऊपर की क्लासेस के अंदर भी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो CAQM बनाया हुआ है उसके अनुसार जो ग्रैब के नियम है, दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो ग्रैब के नियम पूरी तरीके से लागू करती है, वरना हरियाणा सरकार के लिए भी ग्रैब है। So that is, of course, the Aam Aadmi Party countering the allegations which the BJP is levelling against them on the basis of the press statement now that Sukesh Chandrasekhar has issued. Slipping into a very short break, stay tuned. News and updates will continue on the other side. You are watching India Today. India Today Conclave, November 4th and 5th, Mumbai. Listen to Nitin Gadhvi, Piyush Goyal, Eknath Shinde, Kiran Rijiju, Devendra Fadnavis, Aditya Thackeray, Tejasvi Surya, Abhishek Bachchan, Varun Dhawan, Rajkumar Rao, Salvatore Babonis,
वैभव पुरंदरे, चिराग टेकचंदानी, Aishwarya Sridhar. Book your seat now. Visit www.indiatodayconclave.com. Conclave Mumbai 22. The largest producer of mustard in the world is facing a heat wave. We're talking about Canada. The delicious Dijon mustard is France's favorite condiment. A heat wave across the ocean in Canada has caused a drastic shortage. The shortage is evident in France. Canada supplies 80% of the mustard seeds to France. Because of the drought, the Canadian harvest became half in 2021. This has propelled France to grow their own crop. Remember, Europe is battling a fuel crisis and a power crisis post the Russia-Ukraine war. Mustard seeds have become more attractive after a drop in the prices of grains and oil seeds. Isudan Gadhvi, a mustard expert, said that 15,000 tons of mustard seeds should be produced, meeting 40% of the requirement. Luc van der Mason, president of the Burgundy Mustard Association, said that store shelves should be replenished in October. He also said the shortage will be completely over in early 2023. We're very confident for Christmas. Being an agrarian economy, India produces its own mustard. Rajasthan is the largest mustard producing state in the country, therefore it's never going to be a problem for India. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Internet. For humans, life on Earth is unimaginable without it. We spend hours together on cell phones, but have you ever wondered how you catch this high-speed internet? So how does satellite internet work? Why is it useful and criticized? Very high-speed internet everywhere on Earth, including the out-of-coverage areas or blank zones, is the promise of satellite internet. 3 factors are necessary: a ground station connected to the global internet network, a geostationary satellite, and a dish installed at the subscribers pointing towards the satellite. With each search on the internet, the dish sends the requested data to the satellite, which in turn sends it back to a transmitting or receiving station itself connected to the internet. Once the information is obtained, the data will follow the reverse path. The pioneers of satellite internet operate using satellites in geostationary orbit at an altitude of more than 35,000 kilometers. The data travels a long distance, generating a latency time 3 to 5 times greater than that of asymmetric digital subscriber line or ADSL, an older popular form of broadband. The new operators, on the other hand, function in low orbit or LEO around 600 kilometers. The advantage here is to reduce the latency time, which makes it possible to multiply the services in transport, finance, defense, or even video games. It is now possible to have the internet when up in the sky or down at sea. On the other hand, this requires sending many machines in low orbit. Constellations of satellites are being deployed now above our heads by private operators. Starlink, a subsidiary of SpaceX, has already launched thousands of machines. The same for Amazon's Kuiper system. Countries such as China or Britain are developing their own network to preserve their sovereignty. These responses to an explosion of internet needs are attracting criticism. The satellites are more vulnerable than geostationary ones, while astronomers point to the visual pollution caused by the passage of satellites on their observations. NASA fears the proliferation of satellites will raise the risk of collision in space.
Hello and welcome to this week's edition of World Today, your weekly dose of top international stories. Well, there's a lot to discuss this week, but first up is Pakistan's domestic turmoil and the attack on former Pakistani Premier Imran Khan, who was shot at during his long march from Lahore to Islamabad, and he was in Pakistan's Wazirabad area. PTI has labelled this as an assassination attempt, with the stage set for strained ties between PTI and the Pakistani military. Pakistan is a unique case of a democracy or jamhuriyat where the civilian dispensation is elected by the people but controlled by the army. It is the self-serving parties and leaders who have allowed the army to remain in control because of the hunger to either remain in power or to come to power. A vicious circle where governments change but the power remains intact in the hands of the military. Chaos and implosion, Pakistan is on edge. Hours after bullets were fired at former Prime Minister Imran Khan, the situation across the country is spiraling out of control. From Peshawar to Faizabad to Karachi, angry Pakistan Tehreek-e-Insaf workers have hit the streets, launching an offensive against the current establishment. Some even went and vandalized a police vehicle in Peshawar. They're accusing the Pakistan Prime Minister, Interior Minister and the army of plotting to eliminate Imran Khan. उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल हैं. In hospital, Imran Khan continues to rally against the Shahbaz government, calling for a core meeting to map out the plan ahead. His netas, on the other hand, have upped the ante, announcing countrywide protests till their demands are met. The Pakistan government under Prime Minister Shahbaz Sharif, on the other hand, has accused Team Imran of spreading lies for political gains. मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वाक़े पे सियासत मत करें. इस वाक़े पे बिल्कुल सियासत मत करें. अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव जिम्मेदारी के साथ करें. जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आते, पंजाब की हुकूमत जब तक कोई हतमी वो नहीं देती, खुदा का वास्ता है ये जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं इनसे परहेज़ किया जाए. The PTI chief, who was dethroned as Wazir-e-Azam in April, was shot in his legs but managed to survive the attack on his life in Wazirabad. It has for sure earned him sympathy as he looks to reclaim his throne. But how far will it help him in his mission Shahbaz Hatao? Only time will tell. Bureau Report, India Today. On Spotlight this weekend, we have an exclusive conversation with Fawad Chaudhry, former minister and a top leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf. This is an India Today exclusive. Joining me is Mr. Fawad Chaudhry. Mr. Chaudhry, many thanks for joining us here on India Today. I'd call this day historic because we know what happened with Benazir Bhutto, an attack on Imran Khan, and the statement that your party has made with regards to who you think are responsible in itself is historic. The fact that you've not just mentioned Pakistan Prime Minister and the Interior Minister, you've also mentioned an army major general. Does this mean a direct war now with the establishment? Well, we are in directly, I would say, not a war, but I would say we are not comfortable with the establishment for now about what I would say about 8-9 months. And the political role of establishment is certainly not acceptable to us, and we believe that they played a big part in the change of government, in the regime change, and we seriously. People of Pakistan has right to choose the government by votes, and this is what it should be.
The demand also very clear, Fawad. You have demanded, your party, Imran Khan himself has said that the protests will not stop unless and until these three individuals resign. How do you intend to take forward the Hakiki march, the protests and the march? Is there going to be a break for some time till Imran Khan heals, or are you going to continue with the November 10th date to enter Islamabad? Well, well, there will be a pause because Imran Khan is now in the hospital, and doctors say that it will take at least like 5-6 days for him to get back to his normal routine. So we have two options. Either we will start long march from Wazirabad, from where this unfortunate incident happened, and go on the container to Islamabad, or Imran Khan go straight to Islamabad and ask for that everyone should get together in Islamabad, and cut short this long march. But certainly the movement will go on. My final question to you, Fawad, because this is a huge allegation. Imran Khan, your party have always spoken about foreign hand. Do you think the so-called foreign hands, whether it's America or another country, do you think they'd be comfortable with having Pakistani army out of the equation, the power game? I think they should be. This is how the countries, this is how international relationship should be formed. I mean, why to rely on the journals to have relationship? There should be a relationship should be with the people of Pakistan and with the party that represents the wishes of the people of Pakistan. So I think the USA administration will ultimately think to that, and they must work with the political governments instead of army governments. Fawad Chaudhry, many thanks for joining us here. A lot of people would really think that, and a lot of skeptics, a lot of people who do not support Imran Khan have also made fun saying that, oh, he's just been shot in the leg. But it is a reminder to all those people who followed politics in Pakistan. Bibi lost her life in the second attempt. A lot of people made fun of her. So it is a reminder that if it can happen to Benazir Bhutto, then it is open for all. And Fawad Chaudhry, I am only wishing you the best and wishing your party the best to fight the big war and the big fight for democracy, and to have the civilian dispensation have the power in Pakistan to rule and to administer the country. Thank you so much for joining us here on India Today. Time for a short break. Lots more on the other side. Stay tuned to World Today.
Welcome back to World Today. Now, the World Today team was intrigued by the election results in Brazil. It is the presidential win of Luiz Inácio Lula da Silva in Brazil that caught the eye of the World Today team. A narrow victory, the Latin American left has completed its strategic dominance over the region's 7 largest countries. Brazil joins the pink tide, or what we can call a return of the pink tide. We'll explain how that affects South American position in geopolitics and the rising influence of China in the region. Shock and awe. Jair Bolsonaro, the last right-winger standing, has been beaten, not broken. While the left has come to power in Brazil, the incumbent was defeated by a 1.8% margin. Lula da Silva won 50.9% of the vote and Bolsonaro won 49.1% of the vote. It's a stunning comeback for a politician who could not run in the last presidential election in 2018 because he was in jail and banned from standing for office. He had been found guilty of receiving a bribe from a Brazilian construction firm in return for contracts with Brazil's state oil company Petrobras. Lula spent 580 days in jail before his conviction was annulled and he returned to the political fray. Viu é a minha causa. O povo é a minha causa. Brazil is my cause. The people are my cause. To fight misery is what I live for until my dying breath. A big hug to all and may God protect me until I start my journey on January 1st. A nossa jornada a partir de 1º de janeiro. While the world welcomed the results with messages pouring in from all quarters, they were in shock, as were Bolsonaro and his supporters in the country, leading to chaotic scenes across Brazil. Truckers who support Brazil's outgoing president Bolsonaro escalated their protests on Monday, October the 31st, blocking roads in 16 states in an action that could affect agricultural exports in one of the world's top food producers. Protesters draped in Brazilian flags marched down highway Helio Schmidt, the main access road to Sao Paulo's airport, with some being detained by armed police. Others were on the side of the road, blowing horns, while some knelt and prayed. Bolsonaro himself remained silent for 2 days before finally conceding. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Peaceful demonstrations would always be welcome, but that our methods can't be the same as those used by the left, which always harmed the population, such as invasion of lands, disrespecting property, and impeding the right to come and go. Destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. It will not be easy for Lula to ride the pink tide since lawmakers close to Bolsonaro won a majority in Congress. This means that President Lula will face stiff opposition to his policies in the legislative body when he takes office on the 1st of January. But Lula, who has served 2 terms in office between January 2003 and December 2010, is no stranger to forging political alliances. Will that mean that there would be compromises to his socialist policies? A expectativa muito grande com a volta do ex-presidente Lula é justamente... There is a very high expectation on regards to social issues with the return of former President Lula. With the return of President Lula, there may be progress in the fight against social inequality, in the fight against poverty, and in the advancement of social services. This problem can be faced precisely because of this expectation from the population that voted for him. Parte da população que votou nele, que essa questão possa ser enfrentada. After a hiatus of right-wing governments, the left has wrested power in most of South America. The first pink tide happened during the late 1990s and early 2000s. A second pink tide encompassed elections in late 2010s to the early 2020s. A resurgence of the pink tide kicked off in Mexico in 2018, Argentina in 2019, and further cemented by Bolivia in 2020, along with Peru, Honduras, and Chile in 2021. And then Colombia and Brazil in 2022, with Colombia electing the first left-wing president in their history, followed by Brazil in October 2022. The current trend to oust incumbent rulers is a reaction against the twin challenges of the pandemic and the recession that hit the region in 2020, but also one which has seen growing influence of China in the region that's turning red.
China's role in Latin America has grown rapidly since 2000, promising economic opportunities even while raising concerns over Beijing's influence and the debt traps that come with these opportunities. China has made huge inroads into South America, and rightly so. China is their biggest supplier of raw materials, finished products, market, certainly agriculture, as Brazil has. The US doesn't have that kind of presence anymore. Beijing has also expanded its diplomatic, cultural and military presence. Most recently, it has leveraged its support in the fight against COVID-19, supplying the region with medical equipment, loans and hundreds of millions of vaccine doses. But the United States and its allies fear that Beijing is using these relationships to pursue its geopolitical goals. China's state firms are major investors in the region's energy, infrastructure and space industries, and the country has surpassed the United States as South America's largest trading partner. There is no one-rule-for-all strategy that can be adopted in a politically diverse region such as Latin America. Each country in the region has its history and distinct relationship with China. There's no unified Latin America view in China either, as opposed to the West and the US, which view countries through the prism of democracies versus autocracies formulation and push governments to pick sides. That certainly has backfired. Abraço, gente, e até a vitória, se Deus quiser, no dia 30 de outubro. Beijing's zero COVID policy has not only made people in China worry for their livelihoods, but also now has put a halt to the bigger global supply chain for a very long time. People are frustrated, and as a milder form of protest, they've now started posting videos dubbed with an Indian song, Jimmy Jimmy. Why is that important? Is because Jimmy Jimmy in Mandarin means rice, and they're hinting at the empty bowls because of the shortage of food supply due to the stringent quarantine rules. When on one side we are talking about taming of the novel coronavirus, China, the place of origin, is seeing another surge. What's worse is the courses of action Chinese authorities are taking under zero COVID policy. This week, a video from China surfaced on the Twitter, horrifying people across the globe. COVID outbreak was reported at Foxconn's iPhone manufacturing factory in Guangzhou. What followed next was fear-mongering COVID lockdown policy, forcing thousands of employees to flee in order to save themselves. Videos of workers walking for several kilometers also went viral on social media. Later, the officials of central China's Guangzhou Airport Economy Zone, where Taiwanese tech giant Foxconn runs a massive plant, announced 7 days of static management, which is their local term for the lockdown. Chinese authorities have been acting unsparingly to curb COVID spread. After running out of indoor quarantine spaces, authorities in Guangzhou have come up with outdoor quarantine chambers. Some of them who have completed their quarantine period and left are still required to wear electronic bracelets for home quarantine, which helps authorities to track their movements. Scores of buses were spotted, some of them secretly taking people 100 miles away for quarantine. Latest is the sudden shutting down of Shanghai's Disney Resort after officials tightened COVID restrictions, trapping guests inside as cases across China climb and patience over Beijing's persistent and rigid pursuit of zero COVID gets thinner. People, to show their displeasure with the curbs, have started a movement in China. They are making TikTok videos with Indian song Jimmy Jimmy. The song is turning out to be a popular Chinese conscious protest of a softer kind. In Mandarin, Jimmy Jimmy translates to give me rice, and videos of people mouthing the song along with empty vessels is an attempt to highlight the shortage of rice and other essentials.
Now, for some statistics, China reported over 2,000 local infections on Tuesday this week. It's the biggest jump since early August, and the figures are just moving upwards. As per reports, Beijing's zero-COVID policy rapidly backfired for China, with the dull growth of just 0.4% of what China produced in the April to June period year-on-year, which is far away from the 5.5% output Xi Jinping earmarked for the year 2022. Beijing's inflexible approach is increasingly concerning to the big businesses, impacting the global supply chains, which shows no signs of recovery. With Simranjit Kaur Renu for India Today. And here are some other stories from across the world and world at a glance. Israel's Prime Minister Yair Lapid congratulated Benjamin Netanyahu on his election win as final results confirmed Netanyahu's comeback at the head of a solidly right-wing alliance in the country's fifth election in 4 years. Following Elon Musk's takeover of Twitter Inc., the company has sent emails to its employees on whether they are laid off or not. The social network's offices were temporarily closed globally until Friday. While it is not yet clear what the exact number of layoffs will be, Musk announced plans to bring about drastic changes to and at Twitter, including charging $8 a month for a blue verification tick and removed days of rest from the calendar, which are monthly days that employees can take to rest and recharge. According to the Ukrainian military intelligence, Iran is planning to send more than 200 combat drones to Russia, including the Arish-2, which is touted as one of the longest range attack drones in the world. US President Joe Biden has called on young voters in California to vote to protect democracy, days before the midterm polls to be held on 8th of November. Meanwhile, former President Donald Trump is considering a third bid for the White House. Trump hinted at a strong possibility of a comeback during a rally in Iowa. That's all in this edition of World Today, but before we go, let's not forget to keep an eye on the consequences of climate change the world will have to face. Recent one is Nalgi, which is one of the most destructive cyclones to have battered the Philippines, triggering flash floods and landslides in many parts of the Southeast Asian country. With over 100 injured and death toll crossing 150, several residents are still missing. But these horrifying images are alarming, or in a way, yet another wake-up call for leaders to act. Goodbye and take care.
Today Conclave, November 4th and 5th, Mumbai. Listen to Nitin Gadkari, Kiran Rijiju, Devendra Fadnavis, Aditya Thackeray, Abhishek Bachchan, Varun Dhawan, Lara Datta, Pavan K. Verma, Ramachandra Guha, Devdutt Patnaik, Pratik Kuhad, Ankur Wariku, Srijan Sharma. Book your seat now. Visit www.indiatodayconclave.com. Conclave Mumbai 22. Presenting sponsor Vedanta. Transforming for good. It's been 15 long years. In the air, Srijan takes it. India win. Since Team India got their hands on the ICC T20 World Cup. Will 2022 be the year, the moment the entire country has been waiting for? It's in self-room, and that is 50. Join us on India Today as we follow the men in blue. And bring you all the latest news and analysis with our cricket experts Harbhajan Singh, Sunil Gavaskar and Pragyan Ojha. Watch the Battle of Champions at these times throughout the World Cup on India Today. Presented by धूल आए पर घर पे ना टिक पाए. Watching India Today. Good afternoon and a warm welcome to India Today. I'm Paulami Saha. These are the headlines we're tracking at the top of the hour. Despite slew of measures announced to tackle pollution, Delhi continues to breathe toxic air. AQI remains in severe category at many locations. From Gujarat, AAP Chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal blames the Centre for the Pollution Crisis in Delhi. Reiterates will solve Parali problem in Punjab in 1 year. Conman Sukesh drops a second bombshell, shoots off another letter accusing Kejriwal and Satyendra Jain of threatening him. The conman also claims AAP chief met him personally in 2016. Shiv Sena Taksali leader Sudhir Suri shot dead in public in Amritsar. Attacker nabbed lens on Khalistani role behind the attack. It is day 2 of the India Today Conclave Mumbai. Eminent personalities from different fields of work will be present, including KGF fame actor Yash, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Union Commerce Minister Piyush Goyal. Elon Musk stamps his authority on Twitter, sacks 50% employees in one go. Entire teams in the India office also made to pack their bags.
News coming in right now. After conman Sukesh dropped a second bombshell letter against Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party hits back and drags in BJP. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has said that the BJP is using the conman against Aam in fear of losing the MCD in Gujarat polls. AAP's number 2 further alleges that BJP will induct him, Sukesh Chandrasekhar, into the party. So that is, of course, the charge which has been levelled, the counter charge which has been levelled by the Aam Aadmi Party against the BJP, saying that it is the BJP who is in fact using conman Sukesh Chandrasekhar to cast aspersions against the Aam Aadmi Party, and now it's Chief Arvind Kejriwal. It has also gone on to say, and Deputy Chief Minister Manish Sisodia it is who has tweeted that BJP will in fact induct Sukesh Chandrasekhar into the party next week. Akshay Dongre, my colleague, is joining me live this afternoon. Akshay, these are very sensational charges that Sukesh Chandrasekhar has been levelling. 2 subsequent letters. One, of course, is a press statement. Where is the evidence and who is investigating these charges? Because they are quite serious in nature. Well, absolutely. In fact, and the timing of these letters that are coming up are also in question. The Gujarat elections, where the Aam Aadmi Party has put in all efforts, the upcoming MCD elections, where the Aam Aadmi Party is hoping to come out as a winner. All of these elections are just around the corner, and Sukesh Chandrasekhar, a person who has been considered one of the biggest thugs of India, one of the person who has, the conman who has in fact looted several people of several hundred crore rupees. He is levelling charges against Chief Minister of the national capital. He's levelling charges against other ministers of a government. That is a very, very serious charge, and it seems that a proper investigation can only reveal that what exactly happened. However, the Aam Aadmi Party has hit back at the Bharatiya Janata Party. It has said that since the BJP is predicting a heavy defeat in the state of Gujarat in upcoming MCD elections, and that is the reason a deal has been signed between BJP and Sukesh Chandrasekhar to release him at an earlier date, as he's already in prison, and that is why he's levelling fake charges against the Aam Aadmi Party leaders. Now, this is clearly a blame game going on from both sides, from the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party, where the BJP is accusing Aam Aadmi Party of taking money from Sukesh Chandrasekhar, and in fact Sukesh Chandrasekhar also saying that the Aam Aadmi Party has taken 50 crore, and now the Aam Aadmi Party is levelling counter allegations. So politics will go on, but clearly there should be a thorough investigation. Absolutely, there should be a thorough investigation. Akshay, stay on with us. Manjinder Singh Sirsa is joining us over the phone line right now. Manjinder ji, मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये आप और सुकेश चंद्रशेखर की मिली भगत है, कि ये बीजेपी और सुकेश चंद्रशेखर की मिली भगत है, कि सुकेश चंद्रशेखर का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और आप पर ये आरोप लगा रही है क्योंकि गुजरात और एमसीडी से उन इलेक्शंस का खतरा महसूस कर रही है बीजेपी। अब देखिए, पैसे ये लें, फार्म हाउस पे जाके ये मिलें, उसके अरविंद केजरीवाल उसके जन्मदिन पर जाके हायत में उसको मिलें, और आरोप हम लगा रहे हैं। अरे भाई, पैसे जब आप लोगे तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप सुकेश चंद्र के जन्मदिन पर क्या करने गए थे हायत होटल में? आप अपने मंत्री के फार्म हाउस पर जाके सुकेश चंद्र से मिलते हैं, सुरेंद्र जैन जेल में जाके सुकेश चंद्र से मिलते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जी कि देखिए जी हमारे पे इल्जाम लगा रही है बीजेपी, हार के डर से, जीत के डर से। भाई, आप तो हर बार ये बहाना तो आपका परमानेंट है। उत्तर प्रदेश में भी आप यही बोलते थे कि हम जीत रहे हैं इसलिए हमारे पे इल्जाम लग रहे हैं, तो सीट तो आपको एक भी नहीं आई, जमानत जब कोई सभी सीटों पे। बात आज ये नहीं है, बात है कि आपने इतने करोड़ों रुपया एक ठग से लिया, और वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने लिया, और वो ठग आज आपको जब लिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी आपने मेरे से पैसे लिए थे, मेरे को राजसभा भी नहीं दी, मेरे जन्मदिन पे आप आए थे, मेरे से वादा करके गए थे, मुझे उसके फार्म हाउस पे अलॉट के मिले थे, तब भी आपने वादा किया था। ये बात मंजिंदर जी, अरविंद केजरीवाल का कहना है ये सारी मनोहर कहानियां हैं। नहीं, ठीक है, तो जवाब दे, बोले कि मैं फला तारीख को मैं नहीं गया था, मैं जेल में उससे फोन पे बात नहीं करी, तो इस बात का जवाब दें, बजाय इसके कि वो जवाब उसको दें जो सवाल पूछ रहा है। वो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पैसे तो आपने लिए हैं, सुकेश चंद्र ने तो बकायदा नाम लेके बताए हैं कि मैंने इनके माध्यम से पैसे दिए, इनके फार्म हाउस पे मिलाऊं, इसे होटल में मिलाऊं और इसे फोन पे बात की है, तो सब कुछ तथ्यों के साथ बता रहा है। जी,
Manjinder Singh Sirsa, thank you so much for speaking to India Today. Now, conman Sukesh Chandrasekhar has written a fresh letter to Delhi LG VK Saxena claiming he was threatened by the jail administration after his last letter to the Lieutenant Governor about Satyendra Jain went public. After Delhi Chief Minister had in fact rubbished Sukesh's previous letter calling him the biggest thug, the jailed conman has shot off another letter asking a series of questions from the AAP chief. Sukesh asked why did Kejriwal take 50 crore rupees allegedly and asked him to bring in 30 people for the party positions, various party positions in southern India. Sukesh goes on to ask why did the AAP chief constantly he kept contacting him even after his arrest in 2017. Sukesh in his previous letter had alleged that he paid 10 crore rupees to the incarcerated AAP minister Satyendra Jain as protection money, quote unquote. He had also previously alleged that he had known the AAP leader since 2015 and that a total of 50 crore rupees had been paid to the Aam Aadmi Party since he was in fact promised an important party position in southern India and also a Rajya Sabha nomination. उनकी घबराहट, उनकी छटपटाहट इस बात से नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर है। एम्बेसी के मालिक शिवेंद्र सिंह जब जेल के अंदर बंद थे तो शिवेंद्र सिंह की पत्नी से पैसे मांगे। अब सुकेश चंद्रशेखर तो जेल में बंद थे, उनके पास तो वो पैसा आ नहीं सकता। सुकेश चंद्रशेखर ने किसके नाम पे वो पैसे मांगे? सबसे पहले उन्होंने लॉ सेक्रेटरी के नाम पे मांगे, होम सेक्रेटरी के नाम पे मांगे और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पर 215 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर को दिए गए। तो ये बताए कि ये जो 215 करोड़ रुपए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पे सुकेश चंद्रशेखर ने लिए हैं, ये पैसा कहां रखा गया है? किसी भी मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का आरोप कि जेल में अपराधियों को शरण दे रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और सुकेश चंद्रशेखर तो एक ठग है, लेकिन तिहाड़ में तो आतंकवादी भी बंद है। तो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल अगर सुकेश चंद्रशेखर से पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये और आतंकवादियों से, देश के दुश्मनों से, उनसे भी पैसे की डील कर रहे होंगे। दिल्ली की सरकार पर यह बहुत गंभीर आरोप है और ये सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। Some very serious questions that have now emerged from this candid confession by this con man. One, that the biggest con man of India is Mr. Arvind Kejriwal, who was conning even a con man for 50 crore rupees for a Rajya Sabha seat. The biggest con man who is taking 10 crore rupees as protection money in Tihar because he had kept Mr. Satyendra Jain as a jail minister and is continuing as a minister. The fact is that is it not true now, as has been claimed, that there was a dinner party that was attended in 2016? Is it not true that after the party, as is being candidly confessed, that 50 crores was exchanged? Is it not true that a leader called Bhaskar Rao, who has joined AAP, was joined through the agency of this con man? So who is the biggest con man of India? And is it not true that the entire evidence of the transactions are now being claimed to be available? Now, Mr. Kejriwal must tell us that if all of this is untrue, why doesn't he sack Mr. Satyendra Jain? Meanwhile, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, while speaking to India Today at a town hall event in Ahmedabad, continued to dismiss the allegations made by Sukesh Chandrasekhar, saying he's being used by the BJP against Kejriwal. एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है, सुना है, आपने सुना, आजकल आती है। एक अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी, मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक ये कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि
सतेंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दिए और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है? आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार है आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट के। चलिए कांग्रेस की मनोहर कहानियां एक चीज में इससे बीच में। अच्छा, अगले दिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई उस केस पे? एक मिनट, मोरबी का केस हुआ संडे को, मंडे को अचानक ये चिट्ठी निकल आती है। क्यों? मोरबी से ध्यान भटकाना था। सोमवार के दिन पूरा दिन मीडिया ने मोरबी चलाया, मंगलवार को सुबह सुबह सुकेश चंद्रशेखर सतेंद्र जैन चलने लगा, मोरबी गायब हो गया मीडिया से। इससे सर इतनी गंदी हरकतें होती है, इतनी गंदी हरकतें होती हैं इन लोगों की, बहुत पाप चढ़ेगा इन लोगों को। नहीं, इसका मैं थोड़ा ऐड करता हूं। इनको अगर करप्शन से दिक्कत होती तो यहाँ जहरीली शराब से 75 लोग मरे हैं, एक भी रिजाइन नहीं लिया है। अगर इनको करप्शन से प्रॉब्लम होती और बच्चों की भी थोड़ी सी भी अगर होती तो एक नहीं 12 पेपर लीक हुए हैं, और पेपर में भी ये कहा जाता है कि 500 हजार करोड़ के हुए हैं। कुछ गड़बड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे अगर करप्शन से इनको दिक्कत होती तो मोरबी में जो वारदात हुई ना, अभी तो तब से सिर्फ सिक्योरिटी की धरपकड़ किए 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले 19 में सूरत में तकसीला कांड हुआ था, 22 बच्चे जिंदा जल गए थे। 15 आरोपी में से 14 बाहर घूम रहे हैं और एक मंत्री जेल में नहीं गया है। News coming in right now. Arvind Kejriwal makes a stunning allegation since he was made an offer by the BJP that if he leaves Gujarat, they will free Satendra Jain. It's charges versus counter charges now, which are flying thick and fast ahead of both the very crucial Gujarat and MCD elections, where the BJP and the Aam Aadmi Party seem to be at loggerheads. Now, Arvind Kejriwal making a stunning allegation, says he was made an offer by the BJP that if he leaves Gujarat, so if he exits the Gujarat political scene, doesn't contest the election as a party, they will free, allegedly, his incarcerated AAP minister and colleague Satendra Jain, who is lodged in Tihar jail. My colleague Preeti Chaudhary is joining us live right now. Preeti, what did Arvind Kejriwal say? Who made this offer to him from the BJP? Well, he's not giving out those details then, but it's all a part of politics, Paulomi, isn't it? But Arvind Kejriwal right now alleging that he was made an offer today, which seemed to suggest that very clearly an offer that if Aam Aadmi Party stops its campaign in Gujarat, then Satendra Jain, the health minister who's been languishing in Tihar jail over the last 3 months, would be let go. It's an allegation that has come in from the Aam Aadmi Party, from Arvind Kejriwal. He says it's been made by the BJP. It is a season of electioneering. The BJP on the other account saying that they've of course made no such allegation, but it's a grave allegation. Will it be what remains to be seen, Paulomi, in all of this is, will it be another allegation like we had seen the deputy CM of Delhi make, Manish Sisodia, where he said that he was made an offer that if he left the Aam Aadmi Party, all charges against him would be dropped, and he would and join the BJP, and if the BJP came to power, he would be made the Chief Minister of Delhi. But there was no substantiated proof of that, even when the Aam Aadmi Party made allegations that there were poaching attempts made on many of its MLAs. One can remember the floor test that took place not just in Delhi but in the State Assembly of Punjab as well. Grave allegations at that time were made that poaching attempts, money was offered to MLAs. But till now, we haven't seen any proof from Manish Sisodia, the deputy CM. We haven't seen any proof from the Aam Aadmi Party when it comes down to the allegations of poaching. But this is a big allegation, and this time it's come from none else but the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, who himself is now alleged that he was made an offer by the BJP to leave Gujarat, and Satendra Jain would be freed, and who's in jail right now.
Right. Preeti, thank you so much for joining us with all of those details from Ahmedabad. Preeti, they're reporting on that stunning allegation which has been made by AAP convener Arvind Kejriwal against the Bharatiya Janata Party. More news coming in right now. Congress stages a protest against the Aam Aadmi Party in the national capital over the pollution crisis. Several leaders of the party have gathered at ITO and are chanting slogans against the Chief Minister while raising banners of pollution on, Kejriwal gone. My colleague Sushant Mehra is joining me live on this. Sushant, जो हम देख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है ITO पर. उनका कहना है कि प्रदूषण का मामला है, दिल्ली उससे जूझ रही है और अरविंद केजरीवाल बाहर कैंपेन कर रहे हैं. देखिए पोल्यूशन पर एक बड़ी तरीके से राजनीति अब दिल्ली में हो रही है. आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है. कांग्रेस के तमाम वर्कर्स इस तरीके से स्लोगन्स लेकर के जो है वो सड़कों पर खड़े हैं. दिल्ली कांग्रेस चीफ हमारे साथ है. पोल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन स्लोगन के साथ क्या मकसद इसका सर? देखिए, दिल्ली की आबो हवा इतनी बद से बदतर हो गई, खतरनाक स्थिति में पॉल्यूशन पहुंच गया है कि दिल्ली में आज कोई सांस नहीं ले सकता. बच्चे स्कूल ऑफ होने के बावजूद आज तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घर में भी सुरक्षित नहीं है. आखिर क्या दिल्ली का वादा था और क्या दिल्ली बना दी? विश्व में सबसे प्रदूषित शहर के नंबर 1 पायदान पर है. सवाल यह उठता है, यही दिल्ली कांग्रेस ने भी चलाई थी. इस दिल्ली को शिलाजी ने और कांग्रेस ने बनाया था. उस समय स्थायी समाधान दिए जाते थे. यहाँ स्थायी समाधान दिए जा रहे हैं. ऑड इवन लागू किया जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं, किसी से भी जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हमें स्थायी समाधान चाहिए. क्यों हम सांसों के लिए तरस रहे हैं? और ये मैं कुछ आप नज़ारा दिखाता हूँ जो पिछले समय में हुआ. क्या सवाल ये उठता है, ऑड इवन लाते हो, जनता कौन भुगतती है? सवाल ये उठता है, इन बच्चों को आप रेड लाइट पे खड़े करते हो, जनता के जो यंग बच्चे उनको खड़ा करके अपना चेहरा चमकाते हो. क्या स्थायी चुनाव नजदीक है, क्या चुनाव में पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला दिल्ली में? देखिए, स्वाभाविक है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो प्रश्न पूछे जाएंगे. अरविंद को 8 साल में ये जिम्मेवारी दी थी कि दिल्ली को विश्व का सुंदर शहर बनाए. यही तो विश्वास दिलाया था. यही तो कहा था कि लंदन, पेरिस और कई सिंगापुर बनाऊंगा. आपने क्या बना दिया? नए नए आयाम स्थापित कर रही है दिल्ली बदनामी में. आज दिल्ली के अंदर टूरिज्म घट रहा है, कोई दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं है. तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो दिल्ली को आपने कहा था विश्व में पहचान दूं, क्या पहचान बनाई? सबसे प्रदूषित शहर. स्थायी समाधान शीला जी ने दिया. डीजल की बसों को हटाया, ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराया. बड़ी चुनौती थी. टैक्सी, ऑटोज, कैरोसिन मुक्त दिल्ली. दिल्ली के अंदर नए रिच क्षेत्र बन रहे थे, ग्रीनरी बढ़ रही थी, फ्लाईओवर्स बन रहे थे, नए नए सड़कें बन रही थी. ये शीला जी का विजन था, ये कांग्रेस का विजन था. और आज अरविंद का क्या विजन है? बहानेबाजी, अस्थायी समाधान, सरकारी पैसे पे अपने बच्चों के द्वारा चेहरा चमकाना. क्यों रोक? जनता पे क्यों भार पड़े? ग्रैब 1, 2, 3, 4 क्यों लगे? आखिर जनता से सहयोग कब तक मांगेंगे? 8 साल से समय दे चुके हैं, कितना समय चाहिए? इसलिए हमने कहा है पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन. इस्तीफा दीजिए और घूमिए आप. देखिए, इस्तीफा की मांग यहाँ पर कांग्रेस कर रही है. आप देखिए कि तमाम जो ITO का सिग्नल है, जहाँ पर पोल्यूशन को लेकर के ये सवाल खड़े होते थे कि दिल्ली के अंदर अगर पोल्यूशन बढ़ा है तो केजरीवाल सरकार की तरफ से कैंपेन चलाया जाता था कि गाड़ी रेड लाइट ऑन और पोल्यूशन जो है उसको लेकर के कैंपेन चलाया जाता था. गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ. ये स्लोगन को अब पलट करके इस तरीके से किया है. एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ. मेरे पास ये RTI है. अरविंद केजरीवाल 2021 से 2022 दिसंबर तक लगभग 13 बार बाहर गए हैं. और आप देखेंगे एक जगह है धर्मस्थला, जहां 21-12 यानी कि दिसंबर में इन्हीं दिनों वो धर्मस्थला जाते हैं. धर्मस्थला वो स्थान है जहां पर JP जैसा जो आश्रम है, स्वास्थ्य लाभ. दिल्ली की जनता कहां जाए? क्यों सांसों के लिए प्रदूषित शहर में इस गैस चैम्बर में क्यों मरे? ये बड़ा प्रश्न है. ये सवाल यहाँ पर कांग्रेस जो है वो खड़ी करती हुई नजर आ रही है. आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं ITO सिग्नल पर आपको यहाँ पर नजर आएंगे. इस तरीके से कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है. पोल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन. ये कैंपेन अब कांग्रेस की तरफ से ताकि सरकार को घेरा जा सके. Right. So the Congress there, of course, mounting a fierce attack against the Aam Aadmi Party government and specifically Arvind Kejriwal, saying, where is the Delhi Chief Minister? While the city, of course, battles high levels of air pollution. Sushant, thank you so much for joining us with those details. The national capital's air pollution levels, in fact, have gone off the charts this time around. The air quality of Delhi today stands in the severe category this morning. A thick and toxic blanket of smog in Delhi NCR regions have rendered it dangerous, especially to children and elderly citizens. Pollution levels have reached over 20 times the safe limit
forcing people indoors and halting construction activities and vehicular restrictions. Meanwhile, the BJP has slammed Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for failing to curb pollution, comparing him to Hitler and Delhi to Nazi gas chambers. In a bid to curb the dangerous air pollution levels, the Delhi government has now imposed several measures. Delhi government employees will work from home at 50% capacity. All big construction work has been halted, while diesel cars and trucks' entry into the national capital have been banned. But whether the AAP government will impose the odd-even rule this year, that remains to be seen. It's the morning time for the Delhi NCR region when the pollution levels are at its worst. I am standing atop a flyover near Akshardham, and behind me you will not be able to see at a long distance from vantage point. Of course, this kind of smog and fog is very common in the morning in the Delhi NCR, with AQI levels reaching about 500. And because of this hazardous smog, which is created both in terms by stubble burning as well as vehicular pollution, you can see a lot of vehicles plying as well. The Delhi government as well as the neighbouring Uttar Pradesh government in Noida have decided to shut down schools for younger children. Now it remains to be seen, because certain other measures are being mulled by the Delhi government as well. Will an odd even be imposed in the national capital region is a decision that the Delhi government is yet to take. But meanwhile, there is no respite for the citizens as the pollution levels continue to cause respiratory problems for many within the national capital region. With Raja Kumar, my camera person, Milan Sharma for India Today. दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री ने किया अधिकारियों के साथ मीटिंग, क्योंकि AQI चला गया 500 के ऊपर। अब मुझे हंसी आ रही है कि जिस दिन 500 के ऊपर चला गया, आप कौन सी मीटिंग करके कौन सा रास्ता निकालेंगे। ये इस तरह से सिर्फ चेहरा छुपाने की कोशिश, लोगों को, मीडिया को ये दिखाने की कोशिश कि देखो देखो हम कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है। अब हमारे बड़बोले कुछ लोग हैं, वो अपने जिम्मेदारी से पल्ला हटा रहे हैं। उनको हिमाचल और गुजरात का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। अरे यहाँ तो जान बचाने में आगे आओ, इसलिए पल्ला मत झाड़ो। अभी 2 रोज पहले तक, 3 रोज पहले तक तो इनके मिनिस्टर ये दावा कर रहे थे कि इस बार पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया गया है। आज माफ़ी मांग रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के अंदर रहते हैं हर वक्त, अलावा इसके कि ये अपना प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है उसको मजबूत करते हैं, सारा पैसा उस पर खर्च करते हैं। मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं बाकायदा ये। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal spoke about the onus of stubble burning in Punjab at the India Today Panchayat event in Ahmedabad. Listen in. आपके अपने बयान कुछ पुराने बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आपने भी सुना होगा, वो एक कंपाइल करके आपकी सारे बयानों को सामने रखा गया है, जिसमें आपने कहा पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन बनाया है पराली के लिए, दिल्ली इस्तेमाल कर सकता है, पंजाब क्यों नहीं। हो सकता है आपके 1 साल के प्लान में होगा जी। नहीं, जवाब में दे दूसरी चीज, आप अभी बोल रहे हैं कि मुझे ही ब्लेम किया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपने काफी कटघरे में खड़ा रखा था। मैं उस टाइम भी कहता था कि ये नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए। आज आप हमें ब्लेम कीजिए, पंजाब की पराली के लिए ब्लेम कीजिए, मैं मना कर ही नहीं रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं और भगवंत मान, हम दोनों ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी कबूल की। हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों को समाधान देंगे, हम लोग देंगे। हम ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। हम यूं नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 3 उंगली हमारी तरफ है, पहले हम अपने को ठीक करेंगे। लेकिन ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की दिल्ली की हवा उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश की हवा बिहार भी जाती है, बिहार की हवा इधर भी है। तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है ना, उसको तो केंद्र सरकार ही सॉल्व करेगी ना। Slipping into a very short break. Coming up next, Elon Musk stamps his authority on Twitter, sacks 50% employees in one go. Entire teams in the India office also made to pack their bags. Details on the other side of this break. You are watching India Today.
catch Yash in the grand finale session at India Today Conclave on 5th November, Mumbai 2022. Battery swapping was a real game changer and is a real game changer as we go into other markets, large-scale markets. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. You are watching India Today. Welcome back. Elon Musk has taken over Twitter and is now ready to give the sack to half of the employees of the social media giant. Around 3,700 Twitter employees are going to be sacked by Musk. Here's a report. Chief Twit has dropped the axe. A mere rumor about Twitter workforce being halved is now a disturbing reality. At least 3,700 people being blindsided by this bombshell email that the global workforce is indeed being cut into half. Digging the knife in further, Twitter's email letter relays to its employees: if you are in office or on your way to an office, please return home. Cold, swift and cutthroat. That has been the billionaire's approach to revamp Twitter ever since his very controversial takeover. In the latest move, the entire communications and marketing team in the India office have been given the pink slip. While in the other parts of the world, most employees were not given any warning. Their access to office was just revoked, spurring anger and disappointment among the disgruntled employees. Lawyers in the United States are now eyeing a mega class action lawsuit against one of the world's wealthiest men. In his trademark style, Chief Twit took to Twitter to defend the en masse layoffs, claiming a drop in revenue and an attempt to suppress the free speech in America. Bureau Report, India Today. We're slipping into a very short break, but before that, Virat Kohli turns 34 today. The former Indian skipper, who is right now in Melbourne for the ongoing World T20 tournament, celebrated his birthday and cut the cake with his teammates. Take a look. सिर्फ बैट नहीं है आपके हाथ में, वरना आपकी Happy birthday, dear Virat. Happy birthday to you.
ये कपिल भी लाए हैं। कपिल क्या बात है यार, थैंक यू, बड़ा स्वाद है, पूरा खाना है। थैंक यू सो मच। कितने साल बाद घर है? गुरु पिक्चर तो या कम तो वहाँ से ले लो। वहाँ से You are watching India Today. युवक जान गंवाते हैं हर साल लापरवाह ड्राइविंग के कारण। Well, that's true. Speed junkies on souped-up motorcycles have been a recurrent menace in India. Country's expressways and roads are fast becoming the choicest stretches for bike stunts. Stunt biking on roads is now driven by likes on Facebook and Instagram. That's the hype. This is becoming one of the worst menace in India, which is costing lives. Road accident is one of the leading causes of death, disability and hospitalization of people worldwide in general and India in particular. Approximately 1.3 million people die each year as a result of road traffic crashes. As per World Health Organization data, at least 1 out of 10 people killed on roads across the world is from India. The cost of road accidents is borne not only by victims and their families, but by the economy as a whole in terms of untimely deaths, injuries, disabilities, and loss of potential income. During the year 2020, more than 360,000 road accidents were recorded, causing loss of around 130,000 lives. Road accidents take place mostly because of overspeeding, drunken driving, driving on wrong side, jumping red light, using mobile phones while driving, and bike stunts, among others. However, top 10 states in number of fatalities on national highways are Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Maharashtra, Rajasthan and Bihar. This is in order as a report that was released by the authorities. Unfortunately, the worst affected age group in road accidents is 18 to 45 years, which accounts to at least about 70% of the total accidental deaths. So be careful and drive safe. You are watching India Today. Well, Elon Musk might have updated his Twitter biography from Chief Twit to complaint hotline operator, but what does that mean for the social media platform that is Twitter? Or is it now officially Elon's Twitter? What can we expect? We're going to be discussing that on Tech Today. Also, we have a very special mail or a package from Apple, and it makes, and I can give you this hint, for a very expensive festive gift. Can you guess what it is? We also have all the latest developments from the world of technology on this very special episode of Tech Today. Each year, Apple launches the iPhone at a mega event, usually in September. That's why we call it Techtember. But you've seen all of that. Fast forward to October, and often we see iPads being launched and other devices, and we get a press release or something in our mailbox. Now I can tell you on Tech Today we have mail. I've been using the iPad Air with a Magic Keyboard for the last couple of years as my daily driver, my personal device, and it does all my jobs and my tasks very, very effectively. But now maybe it's time for a replacement? Oh, that was quick. Thank you. Has this come all the way from Cupertino? Well, we'll have to unbox it and find out whether this is the mighty replacement with the mighty M2. There you go, the iPad Pro with the mighty M2 chip. Not like the M1 iPad Pro was not overpowered. That was well ahead of its time. In fact, it's well ahead of other Windows laptops and even some of their iPads and of course Android tablets. I'm sure if you take this
on many Geekbench scores, this will perform as well, but this is much faster than the M1. So that really begs the question, who is this for? Is this for the enthusiasts? Yes, it is. Is this for creators who want that ultra-level experience? Yes, it is. But is it for someone who already has an iPad Pro? Spoiler alert, it's not. And I'll tell you why it is and why it isn't the right device for you in this review. Now, of course, this is the latest and greatest from Apple, and I see a lot of reviewers, especially online, getting completely awestruck by the iPad Pro 12.9-inch with XDR. But there's also a younger sibling, which is a lot more accessible and affordable for a lot more people, which is the 11-inch iPad Pro. Now, I don't have the 11-inch iPad Pro, but I do have my 11-inch iPad Air, and just to give you a sense of size, that's the difference in terms of size. Of course, you do get the ProMotion technology on both devices, the iPad Pro 11-inch and the iPad Pro 12.9-inch. That means 120 Hz with that ProMotion display, but you don't get the same punchier colors that you get on this, because this is meant, I think, for creators and video editors to get the punchiest, most vivid colors ever on a tablet. Honestly, I can see myself doing a lot of video editing on this device because it's built for creators like me. Video editing is not just going to come on iMovie or LumaFusion, which is an app that a lot of iPad users have used over the years. DaVinci Resolve is coming to the iPad. No FCP. We've all been waiting for Final Cut Pro, which is a big app. You have Adobe apps as well, but you're getting DaVinci Resolve, which might be a game changer given the display and the capabilities that M2 comes with for editing and for creators. Now, you've seen me, I love gaming on my PlayStation. And if you are to press these two buttons on your PlayStation remote or even your Xbox remote or any controller, and Bluetooth is on your iPad, then you can always connect it and play all sorts of games. I was playing Asphalt and FIFA, and it's a lot of fun. Look, this display and this chip deserve a good gaming experience. So all you need to do is get a good third-party controller and perhaps set this up on a stand and enjoy the true potential of an M2 chip. And you know what they say, you never know what you've got until it's gone or until something new comes about. Stage Manager is perhaps the next big update that Apple's working on. But the split view on iPad, where you could just essentially drag screens and put them on either end, when it came then, we were looking or hoping for something more like Stage Manager. Now that you have Stage Manager and it's not that pleasing, I'm very happy with split view. I've gotten used to that sort of workflow over the past year, and it gets the job done. With the Apple Pencil, this one, second generation, I think this is the true game changer when hover can be used for other sort of functionalities, maybe for illustrators, for designers. This is where all the magic will happen. So as I was showing you, this hover feature works even up to 12 mm away, and automatically, as soon as you bring the pencil close to the icon, it already lights up. It predicts what you're trying to do. I think this is a very cool thing, but maybe this can be seen, like I said, in other models as well. This is not something that should be restricted to the M2. It's something that Apple should give us with all our touchscreen devices. Now, something I have to mention is if you're using this for video calling. Now, if you're on a FaceTime call, for instance, I'm doing this call right now, and if I was to hit a new FaceTime, this is still a problem with the expensive iPads, and it's not strangely a problem anymore with the new inexpensive iPad, the standard one. The standard iPad now has a camera right here, and so when I'm on a video call or I'm trying to do a link on TV, I'm looking straight into the camera and I don't look, well, cross-eyed or cock-eyed. Over here, unfortunately, when I'm looking at the camera, I'll not be looking at the person on the screen. So it'll always be weird, and I'll never ever be looking directly at the person. It's a little strange, but you got to get used to it as an iPad. If you use it this way and it's too big to be using as a phone, then it's all right. But again, if you're looking at yourself over here, there are a few problems. Now, the front 12 megapixel camera is a stellar camera. It does a fantastic job. It has center stage functionality. At the back, of course, you can shoot ProRes video now, but do you use your iPad to shoot ProRes video? I don't know. It does come with a LiDAR scanner, which means that if you're using this for modeling and design, of course, the iPad Pro can still do all of that. And of course, at the back, it has a 12 megapixel wide angle camera and a 10 megapixel ultra wide angle sensor, along with that LiDAR scanner. So what's the bottom line with the iPad Pro M2? Look, this is the 12.9-inch version, and I'll give you the verdict.
But then again, you also have the 11-inch version, which starts at around 82,000 rupees for its base model. Now, if you're looking at the base variant of the 12.9-inch iPad Pro M2, it's going to cost you 1,13,000 rupees or something thereabout. But that comes only with 128 GB of memory, which if you're using all these fancy features would wrap up in no time. So either you purchase iCloud storage, which costs you quite a bit every month, or you go in for the slightly higher variant. Now the higher variants of course come in 256 GB, 512 GB, 1 terabyte, and then all the way up to the 2 terabyte option of the iPad Pro M2. That one unfortunately costs you over 2,23,000 rupees just for this tablet. So all in all, if you're an Apple fanboy, there's different levels of how much of a fanboy you are, how you balance luxury and pragmatism, being practical as well. If you want, well, an affordable option, then consider the 11-inch iPad Air or iPad Pro, M1 or M2. They're all great devices for your basic usage, a lot better than the standard iPads. If you want to shell out the big bucks, then this is the new iPad Pro. But if you're going to spend so much money on a device that you're going to use for every laptop need that you have, then honestly, the new MacBook Air and the MacBook Pros with M2, same chip, do a very good job. They're also very compact and they come in good colors, they're good to use, they really pass all benchmark scores with flying colors. But these are Apple's own lineup of devices fighting with each other. It really depends on whether you want iPadOS or macOS. If you're okay with iPadOS or if it adds into your ecosystem, then this is the new M2 iPad Pro exclusively for you on Tech Today. Would you take over Twitter, walk in with a kitchen sink, then change your biography to Chief Twit and then complain hotline operator, and then run all sorts of polls which would actually determine the fate or the future of that social media platform? That's exactly what the world's richest man Elon Musk has done for the past week. We have to keep an Elon tracker on Tech Today. But what does all of this mean for the social media platform that is Twitter? Is it truly going to be a bastion of free speech? Is it going to be the digital town square that Elon Musk promises? What does Elon's Twitter 2.0 really look like? Also, are you going to pay for that blue tick of verification, 185 rupees? Let us know in the comment section below. And first, before you do any of that, we'll run a few polls like Elon does. But what you have to do is watch this special report. After much deliberation and hesitation, the world's richest man made his peace with Twitter and finally walked into the headquarters as a boss on October 25th. Elon Musk made headlines when he tweeted a video of him walking into the Twitter building with a kitchen sink in hand and with a caption that said, "Let that sink in." He even changed his Twitter bio to Chief Tweet. But as he walked in, he made several top executives of Twitter walk out of the building only to never come back. Musk, as his first order of business, fired Twitter CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal, legal head Vijay Gadde, all even before he officially announced the completion of his takeover. कल की मेरी पहली सभा मंडी से ही हो रही है, सुंदरनगर में हो रही है। और यहां इतनी बड़ी संख्या में आप लोग होंगे। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हम सबको आशीर्वाद देने आई हैं। और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर जो प्यार, जो उमंग, जो आशीर्वाद देखते ही बनता था। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, देवभूमि से मेरा नाता इतना निकट रहा है कि आज सुंदरनगर में भी मैं पहले भी बहुत बार आना होता था। मैंने निहरी की चढ़ाई भी चढ़ी है और सराय, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र भी
पैदल नापे हैं दोस्तों। यहां के रास्ते ये सुंदर नगर की इतनी सुंदर बीबीएमबी झील, उसे कोई कैसे भूल सकता है। और जब मैं मंडी शहर की और फिर यहां से जब जाता था तो अक्सर यहां रास्ते में चाय पीना, यहां की दुकानों से लोगों से गप्पे मारना, ये मेरा एक प्रकार से क्रम बन गया था। तब न मैंने सोचा था कि एक दिन हिमाचल प्रदेश की देश की सेवा का मौका मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा और सुंदरनगर के मेरे पुराने सभी साथी, उनको भी वो पुरानी बातें याद करते होंगे तो आश्चर्य होता होगा। हम लोग घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। हमारे ठाकुर गंगा सिंह जी, हमारे दिलेराम जी, हमारे दामोदर दास जी, ऐसे अनेक संयोगों में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे कुछ समय पहले ही यहां सुंदरनगर के होनहार सपूत बॉक्सर आशीष चौधरी से भी याद है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले जब वो स्पेन में ट्रेनिंग ले रहे थे, तब मेरी उनसे बात हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह का हौसला भाई आशीष ने दिखाया, वो सब लोग नहीं दिखा पाते। सुंदरनगर के लोगों की यही बात पूरे हिमाचल की पहचान है, ये पहाड़ी लोगों की पहचान है। साथियों, मैं आज सुबह जब दिल्ली से निकला, आप लोगों के पास आ रहा था, तभी मुझे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले 2 नवंबर को ही ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया था। जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया। ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से परमादरणीय श्याम शरण नेगी जी को सर झुका करके श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे, वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट
हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। कुछ महीने पहले ही हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष हुए हैं। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसी के आसपास हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। इसलिए अगले 25 साल का ये कालखंड बहुत ही अहम कालखंड है। अमृत काल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानते हैं भाजपा यानी स्थिरता, भाजपा यानी सेवा भाव, भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं और फौजियों की ये धरती, वीर माताओं की ये धरती जब कुछ संकल्प ले लेती है तो उसे सिद्ध करके ही दिखाती है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा कि इतना छोटा राज्य, 3-4 सांसद आते हैं, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है, इतने छोटे राज्य की हैसियत क्या है। अरे होता है, चलता है, करो न करो कौन पूछता है भाई। बड़े बड़े राज्य होंगे, ज्यादा एमपी होंगे, उसकी तो आवाभगत होगी, हिमाचल की क्यों होगी। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी वजह से हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। बीच बीच में आपने यहां भाजपा की सरकारें बनाई तो कुछ काम आगे बढ़ा और सद्भाग्य ये रहा कि पहले अटल जी थे, यहां धूमल जी थे। अब मुझे सेवा का मौका दिया, मैं हिमाचल को मैं भी अपना घर मानता हूं और इधर आपने जयराम जी को दे दिया।
लेकिन उन दिनों को याद रखिए जब दिल्ली में भाजपा का सरकार थी, हिमाचल में भाजपा सरकार थी, काम तेजी से चल रहे थे। लेकिन जैसा ही 5 इसके 5 उसके 5 इसके 5 उसके ये वाले चक्कर में पड़ गए और जैसे ही कांग्रेस वाले वापस आए सारे काम ठप कर दिए, वो अपनी कटकी ढूंढने में लग गए। इस वजह से हिमाचल विकास की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिस पर पहुंचने का हिमाचल का हक था, हिमाचल के लोगों की आवश्यकता थी। साथियों, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। जरा आप सोचिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव से सोचिए। अगर घर में कोई बीमार होता है और फिर किसी एक अच्छे डॉक्टर से दवाई लेता है, लेकिन हफ्ते भर दवाई लेता है, फिर कोई आ जाता है, अरे रे रे ये अंग्रेजी दवाई क्यों लेते हो, आयुर्वेद ले लो। तो इसको भी लगता है यार अब हफ्ते भर तो अंग्रेजी दवा खाई, चलो अब आयुर्वेद करते हैं। तो एक सप्ताह अंग्रेजी खाई, छोड़ दी, फिर दूसरा सप्ताह आयुर्वेद पे चढ़ गए और फिर दूसरे सप्ताह आयुर्वेद खाई। इतने में कोई आ गया, अरे भाई ये आयुर्वेद क्यों खाते हो, क्या फायदा है, ऐसा करो होम्योपैथी ले लो। तो तीसरे हफ्ते होम्योपैथी ले लिया। अब मुझे बताइए, एक हफ्ते एक दवाई, दूसरे हफ्ते दूसरी दवाई, तीसरे हफ्ते तीसरी दवाई, चौथे हफ्ते चौथी दवाई, क्या मरीज ठीक होगा क्या? मुझे बताइए, बीमारी जाएगी क्या? जाएगी क्या? भाई बीमारी है तो एक दवाई को पकड़ के लंबे समय तक जरा एक बार देख लें, तब फायदा होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयां बदलने से बीमारी जाती नहीं है। आप दवा का एक डोज ले, फिर दूसरा डोज, फिर तीसरा डोज, कभी किसी को फायदा नहीं होता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हिमाचल ने अब तक ऐसी ही गलती होती रही है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। पिछले 5 साल से कर रहा हूं, आगे भी करना चाहता हूं। मुझे सेवा का मौका दोगे ना? पक्का दोगे?
और मैं आपको वादा करता हूं, इस धरती के बेटे के नाते मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं, कभी पीछे नहीं रहूंगा भाई। लेकिन अगर यहां आपको ऐसे लोगों को बिठा दिया जो काम को आगे ही न बढ़ने दे, तो क्या होगा? मैं कितना ही दिल्ली से जोर लगाऊं, काम हो पाएगा क्या? रुकावटें आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए भाइयों बहनों, यहां भाजपा की सरकार बनाइए ताकि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अपने लंबे शासन में हिमाचल का जितना नुकसान किया है, उसकी भरपाई के लिए और फिर तेज गति से काम करने के लिए भाजपा को दोबारा जिताना, भाजपा को बार बार जिताना और दिल्ली की मोदी सरकार की भी भाजपा सरकार को पूरी मदद मिलती रहे, ये पक्का करने वाला ये चुनाव है। साथियों, कांग्रेस कैसे काम करती है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक एक चीज याद रखिए, भूलना मत। 50 साल से ज्यादा हो गए जब कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात कही थी। जब भी आओ गरीबी हटा के नारे लगाओ, गरीबी हटाओ नारे लगाओ, वादा करना, और लोग भी मानते थे हाँ यार गरीबी जाएगी। चुनाव होते गए, गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस सरकार बनाती गई, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। झूठे वायदे करना, झूठी गारंटी देना, ये कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है। आपको याद होगा, किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती रही, इसका गवाह भी पूरा देश रहा है। कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें आप निकाल करके देख लीजिए, 2012 में उनके जो वादे किए थे, जो उनके घोषणा पत्र में लिखा था, एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सर आंखों पर बिठाया, आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं। खोल करके देखा नहीं घोषणा पत्र उन्होंने। जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं। भाइयों बहनों, दिन रात खपा देते हैं। भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था ना? पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में, पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था। भाइयों, इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था। आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे नहीं, जरा जोरों से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वादा निभाया कि नहीं निभाया? वचन पूरा किया कि नहीं किया? साथियों, भाजपा के संकल्पों की सिद्धि का एक और उदाहरण, ये तो हमारी वीरों की भूमि है। हर परिवार फौजी परिवार है, हर घर हिंदुस्तान के सुरक्षा का किला है। अब देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन एक ऐसा उदाहरण है
वो कांग्रेस को जानने समझने के लिए काफी है। कांग्रेस 40 साल से देश के फौजियों को हर चुनाव में वादा करती थी। आपके हिमाचल के मेरे फौजी परिवार बराबर याद होगा, हर बार वादा करते थे 1 रैंक 1 पेंशन बस आ जाएगा, चुनाव जिता दो आ जाएगा चुनाव। कितनी सरकारें बनी, कितने ही प्रधानमंत्री आए, कितनी बार वादे करके गए, लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी वे कभी भी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू नहीं किया। और दिखावे के लिए बजट में मामूली 100, 200, 300 करोड़ रुपए डाल देते थे और लिख देते थे, लेकिन इससे होना नहीं था। ये आंख में धूल झोंकने की उनकी आदत, झूठे वादे करना, चुनाव जीतना फिर भूल जाना, यही उनका चरित्र। हिमाचल में हर बार वो झूठ बोलते रहे। देवभूमि में झूठ बोला है, देश की वीर माताओं के सामने झूठ बोला, देश के वीर जवानों के सामने झूठ बोला। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल में आया था 2014 में, चुनाव में आपके वोट मांगने के लिए आया था, और मैंने हिमाचल में आकर के मैं कहा था, मैं जानता हूं मामला बहुत बड़े धन का है, धन खर्च करना पड़ेगा, तिजोरी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन ये वादा मैं पूरा करूंगा। भाइयों बहनों, 1 रैंक 1 पेंशन का वादा हमने पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? वादा 40 साल तक उन्होंने किया था, नहीं पूरा किया। हमने वादा किया 5 साल के भीतर पूरा कर दिया था। भाइयों, जुबान की कीमत होती है, और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है, जनता जनार्दन के लिए संकल्पित होती है। भाइयों, 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की वजह से हमारे रिटायर्ड फौजी साथियों की जेब में, उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक्त और 60,000 करोड़ रुपया मेरे इन फौजी परिवारों के जेब में गए। भाइयों, 60,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप ध्यान दीजिए साथियों, क्या कांग्रेस सरकार होती तो ये 60,000 करोड़ रुपया मेरे फौजी परिवारों के घर में आते क्या? फौजी परिवारों के विधवाओं के घर में जाते क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती। साथियों, उनके वादे कभी सही नहीं निकले। इस चुनाव में भी वादे करने में पीछे नहीं हटेंगे, उन पे भरोसा मत करना। कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और बात सुनिश्चित की, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी, अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। इस वजह से हमेशा हथियार खरीदने में देरी की गई।
इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल की उस वीर माताओं को जिसने अपना बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे हिमाचल की बहन बेटियों को हुआ। उन बहनों ने जिसने अपना भाई दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए सीमा पर भेजा था। इसका नुकसान हिमाचल की हजारों महिलाओं ने उठाया, हजारों बच्चों ने उठाया। हथियारों में दलाली खाकर कांग्रेस ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं हिमाचल की किसी माता, बहन, बेटी के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है, अपने हथियार खुद बनाने पर जोर दे रहा है। साथियों, कांग्रेस देश की रक्षा की ही नहीं बल्कि देश के विकास की भी हमेशा से विरोधी रही है। गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इसे खुद महसूस किया है। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं चाहता था कि हिमाचल में विकास की योजना तेजी से आगे बढ़े। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली में बैठा तो हिमाचल के साथ मेरा लगाव रहा था। हिमाचल ने मुझे बहुत प्यार दिया था, तो मुझे स्वाभाविक बैठते ही हिमाचल याद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन भाइयों बहनों, उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी और मुझे आज भी याद है केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं को कैसे यहां की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया, अड़ंगे डाले, रुकावटें डाली। उनके दिमाग में तो यही नशा था कि मोदी होता कौन है, ये दिल्ली सरकार होती कौन है, हमारी मर्जी क्या करे क्या ना करे, और मोदी की योजनाओं को लागू करेंगे तो ये हिमाचल के लोग तो मोदी को अपना नेता मानेंगे, हमें तो मानेंगे नहीं। इसी चिंता में दिल्ली से मैं योजना भेजता था, पैसे भेजता था, वे इसको अड़ंगे लगा करके बैठ जाते थे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2014 से और 2016 के बीच यहां कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आपने मुझे बिठाया था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बना लिए। जो शहर में लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, जैसे सुंदरनगर हो, मंडी हो, शिमला हो, कांगड़ा हो, जिनके पास घर नहीं है, भाई उनको घर होना चाहिए। और ये पहाड़ों में ठंड में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करते हैं, उनको अच्छा पक्का छत वाला घर मिलना चाहिए। तो हमने प्रधानमंत्री शहरी घर बनाने की योजना के तहत हमने पैसे दिए। उनका काम था सिर्फ उन पैसों को खर्च करके लागू करना। 2014 से 17, ये मेरे पत्रकार मित्र भी आंखें फट जाएगी आपकी सुन करके, 2014 से 17 इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मेरा हिमाचल, ये मेरी वीर भूमि, वीर माताएं, कितने घर बने होंगे। 14 से 17 पैसे भारत सरकार दे रही थी, कितने घर बने होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। मैं बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी कि ऐसी सरकार यहां चलती थी कांग्रेस की। पूरे हिमाचल में सिर्फ 15 घर बने, 15। और जरा जोरों से बोलो। आप ध्यान दीजिए साथियों,
सिर्फ 15 घर। और जैसे ही आप लोगों ने हिमाचल को डबल इंजन की सरकार दी, दिल्ली में मुझे और यहां पर जयराम जी को तो जो योजना लगाने के लिए मैं 14 से लग रहा था, जिसको लटका करके बैठे थे, अटका करके बैठे थे, अड़ंगे लगा करके बैठे थे, उनको आपने हटाया, जयराम जी को बिठाया। कहां 15 घर और हमने 10,000 घरों पर काम शुरू कर दिया। कितने भाई, कितने घर, कितने माताएं बहनें जरा बोलते कितने? उनके कितने थे? उनके कितने थे? हमने कितनों पर काम शुरू किया? और मुझे आज संतोष से कहना है, जयराम जी और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करना है, इसमें से 8,000 से ज्यादा घर पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है, वो भी कुछ समय में पूरे हो जाएंगे। कहां 15 घर वाली कांग्रेस की सरकार और कहां 8,000 घरों को बनाने वाली डबल इंजन की सरकार। अब आप तय कीजिए कि आपको 15 घर बनाने वाली सरकार चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाली सरकार चाहिए? कौन सी सरकार चाहिए? निर्णय आपको करना है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इसलिए करो ये नहीं कहने आया हूं, मैं हिसाब देकर के कह रहा हूं कि हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। यानी 2017 के बाद से भाजपा सरकार में हिमाचल के विकास ने अभूतपूर्व तेजी पकड़ी है। मैं आज भी ये सोचकर परेशान हो उठता हूं कि अगर 2017 में भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती, जयराम जी की सरकार ना आती, तो क्या होता दोस्तों? 15 के बजाय 25 घर बना लेते, 25 नहीं तो 50 बना लेते। साथियों, बीते 2-2.5 साल में दुनिया की इतनी बड़ी महामारी, हिमाचल लोगों ने भी इसका मुकाबला किया है। भाजपा की सरकार में हिमाचल ने देश में सबसे पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। आप कल्पना करिए, अगर महामारी के समय भी यहां कांग्रेस होती तो क्या होता? कांग्रेस का तो इतिहास है कि उसने गंभीर से गंभीर बीमारी के टीकों के लिए भी देश के लोगों को बरसों बरसों तक इंतजार करवाया था। और हिमाचल में टीका लगवाने का मतलब सिर्फ एक नागरिक की जान से जुड़ा हुआ नहीं है। जब हिमाचल में सबको टीका लग गया तो बाहर से आने वाले टूरिस्टों को भरोसा हो गया कि हिमाचल सेफ है। फिर से टूरिज्म ने गति पकड़ना शुरू किया, यहां के लोगों की रोजी रोटी चल पड़ी। ये वैक्सीन की ताकत थी और ये जयराम जी और भाजपा सरकार की ताकत थी कि उन्होंने पूरे देश में हिमाचल को पहला, और मैं यहां के हमारे आशा वर्करों, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे गांव में काम करने वाले हेल्थ वर्कर, उनको आज नमन करता हूं कि उन्होंने पहाड़ों पर चल करके, जाकर के, बर्फीली जगह पर जाकर के भी वैक्सीनेशन का काम कर लिया और जिंदगी बचाने का काम कर लिया। और मुफ्त में, एक पैसा नहीं लिया किसी से। भाइयों बहनों, कोरोना के समय में अगर हिमाचल में कांग्रेस होती तो हिमाचल में सबसे अंत में टीके पहुंचते, क्योंकि 4 सीट वाले हैं, क्या लेना देना। दूर दराज वाले क्षेत्र तो आज भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे होते। भाइयों, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में ये डबल इंजन की सरकार
आज भी हिमाचल के गरीबों को, लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। मुफ्त राशन मिल रहा है ना। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद हमेशा देती हैं कि दिल्ली में एक उनका बेटा बैठा है जिसने हमारे घर के चूल्हे को कभी बुझने नहीं दिया। दिल्ली में एक ऐसा बेटा बैठा है जिसने कभी हमारे घर के चूल्हे को बुझने नहीं दिया। कोई रात ऐसी नहीं थी जब बच्चों को भूखे सोना पड़े, क्योंकि दिल्ली में एक बेटा बैठा था जो जागता था कि मेरा बेटा खा करके सो जाए। और इसलिए भाई कांग्रेस की सरकार होती तो गरीब का राशन लूट जाता दोस्तों, गरीब की रसोई तक नहीं पहुंच पाता। साथियों, 2017 में कांग्रेस की सरकार ना बनाकर भाजपा को सेवा का मौका देकर हिमाचल के लोगों ने इस देश भूमि की रक्षा करने का काम किया है। अगर हिमाचल के लोगों ने भाजपा को सेवा का मौका नहीं दिया होता तो आज 9 लाख नए घरों में नल से जल नहीं पहुंचता भाइयों। अगर हिमाचल के लोगों ने हमें सेवा का मौका नहीं दिया होता तो यहां की लाखों रसोइयों में उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं पहुंचता। अगर हिमाचल के लोगों ने भाजपा को सेवा का मौका नहीं दिया होता तो आयुष्मान योजना और हिम केयर योजना के तहत 4 लाख लोगों को मुफ्त इलाज नहीं मिलता। अगर यहां 2017 में भाजपा सरकार नहीं बनती तो अटल टनल का काम शायद वहीं अटका लटका पड़ा होता, वो काम कभी पूरा नहीं होता। साथियों, आज अटल टनल से हमारी योजनाओं को भी फायदा हो रहा है। लाहौल स्पीति के मेरे भाई बहनों को आजादी के बाद पहली बार जीवन का उनका सुख का समय आया है। ये काम हमने किया है और इसे आप हमेशा याद रखिए। ये सब किसने किया? ये सारा काम किसने किया? ये काम किसने किया? ये काम की जरा जोर से बताइए, किसने किया? ये काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपका जवाब गलत है। ये मोदी जी ने नहीं किया है, ये जयराम जी ने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है, इसलिए हुआ है। वोट सही जगह पर डाला तो इतने सारे काम किए। इस बार भी आपका वोट सही होगा, आगे भी इससे भी बढ़िया काम होंगे भाइयों बहनों। हिमाचल के लोगों का एक वोट आज हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से करा रहा है। यहां रेल रोड का नेटवर्क बनवा रहा है। आप सोचिए, यहां से चंडीगढ़ से मनाली हाईवे को बने कितने साल हो गए थे। इसका चौड़ीकरण हो, इसकी याद कांग्रेस को अपने 10 साल के शासन में नहीं आई। अब हिमाचल के लोगों के एक वोट के कारण इस मार्ग पर 4 लेन का ऐसा नेशनल हाईवे बन रहा है जो आपके टूरिज्म को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। हमारी सरकार पठानकोट से मंडी जाने वाले नेशनल हाईवे को भी आधुनिक बनाने पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है भाइयों बहनों। पिछली कांग्रेस सरकार के समय गांव में जितनी सड़कें बनवाई गई थी, हमारी सरकार ने उससे 2 गुनी सड़कें बनाकर दिखा के दिया है आपको भाइयों। डबल तेजी से काम, डबल इंजन की सरकार की पहचान है। 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद हिमाचल के विकास में और तेजी लाई जाएगी। भाजपा की सरकार ने आगे के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल के बॉर्डर पर बने गांवों में विकास के लिए, वहां कनेक्टिविटी और टूरिज्म बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की जा चुकी है। हिमाचल में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोपवे से
प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए हमने पर्वतमाला योजना चलाई शुरू की है। यहां डबल इंजन की सरकार की वापसी के बाद ऐसे विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। बस आपको एक बात याद रखनी है, हर बूथ पर कमल का फूल ही भाजपा का उम्मीदवार है। याद रहेगा ना, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल ही है। जहां कमल का फूल दिखे वो ही भाजपा का उम्मीदवार है। कमल के फूल पर पड़ा हर वोट मुझे ताकत देगा, हिमाचल के इस बेटे को दिल्ली में बड़ी ताकत देगा, मंडी को, कुल्लू को, रामपुर को, किन्नौर को, लाहौल स्पीति को ताकत देगा। मैं विशेष रूप से इतनी बड़ी तादाद में आई माताओं बहनों कहूंगा कि माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में इस बार वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप भी ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, महिलाओं के वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए भाइयों बहनों। आपको जुलूस निकाल करके गीत गाते मतदान मथकों पर पहुंचना है। और जितनी भी बातें मैंने बताई है, एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, जरा जोर से बताओ तो पता चलेगा। करोगे? घर घर जाओगे, मेरी बात लोगों को बताओगे, जो मैं कह के रहा हूं समझाओगे। और जहां भी जिस घर में जाएंगे ना, तो मेरी तरफ से एक बात कहना कि अपने मोदी जी आए थे मिलने के लिए, समय के कारण सबको तो नहीं मिल पाए, लेकिन मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना कह देंगे? इतना कह देंगे? कह देंगे भाइयों? बस मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए, हम मिलकर हिमाचल को आगे बढ़ाएंगे, नया रिवाज बनाएंगे, भाजपा को वापस लाएंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो उम्मीदवार है उनसे मेरी प्रार्थना है जरा आगे आ जाए। उम्मीदवार जो है, जितने उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए। हाँ, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं जरा आपके बीच में India Today Conclave, November 4th and 5th, Mumbai. Listen to Nitin Gadkari, Piyush Goyal, Eknath Shinde, Kiran Rijiju, Devendra Fadnavis, Aditya Thackeray, Priyanka Chaturvedi, Abhishek Bachchan, Varun Dhawan, Huma Qureshi, Vikram S. Gandhi, J. Sai Deepak, Neha Naikwade. Book your seat now. Visit www.indiatodayconclave.com. Conclave Mumbai 22. When we talk about the situation in our courts today, I want you to consider some figures. 71,411 cases are pending in the Supreme Court of India. 71,000.
59,57,146 cases in high courts across the country. 4 crore 29 lakh cases in lower courts of India. The number, ladies and gentlemen, people waiting for justice in our country is 5 crore and counting. Now, we were just talking about the epics. In the epic Mahabharata, Arjun would focus only on the eye of the fish, the target. Like Arjun, the target for Union Law and Justice Minister Kiran Rijiju is judicial reforms, a task that's easier said than done. May I request Mr. Kiran Rijiju, the 43rd Law and Justice Minister of India, to join us on stage, please. Now, when you look at his sweet smile, please do not be taken in by this sweet smile, because there's a steely resolve behind this sweet smile. And the judges in courts are just realizing this. Minister, you've caused quite a storm in the Supreme Court of India and in the legal fraternity with a statement that you made, and if I may quote you, you said, people are not happy with the collegium system for appointment of judges. Who are the people who are not happy, sir? Good evening. First of all, I'm not critical about the judiciary or the judges, but I am stating a fact which is a reflection of the thinking of the common people of India. When we talk about system, then immediately what comes to the mind is transparency, accountability. When there is a system in place which is not accountable, which is not transparent, which is opaque, then if the concerned minister doesn't speak out, who else should? So I'm basically stating a fact which is basically a reflection of the thinking of the, especially amongst the lawyers community and the judges also. The judges themselves realize that the system is opaque. How is the system opaque, and how can transparency come in the system? See, no system can be 100% perfect. But we definitely should look for the better system and the better practice. If you remember in 2015 when the Parliament of India passed the National Judicial Commission Act, the Supreme Court struck it down. When Supreme Court struck it down, then Supreme Court also should tell what is the better option. They did not tell the better option, but they felt that the old collegium system should continue. It is continuing. I am not satisfied with the present system. I spoke it out, and majority of judges, they agree with me, because what I am saying is fact. I am not saying anything which is contrary to their belief and their understanding. But that's a very big statement to make, that the judges themselves are not happy with the collegium system. Are you referring to a High Court judge who in 2019 had written a letter to Prime Minister of India and referred to the collegium system? There were reports that words to the effect that this was neither transparent, but there was nepotism and casteism that was being encouraged? See, I can't be very academic here because it will become very lengthy. But if you see the collegium system, there is a collegium. The senior-most judges, they decide. The Chief Justice and the senior-most, 1, 2. So these 3-member collegium in the High Court, and for Supreme Court, there's 5-member for Supreme Court judges and 3 members for the High Court judges. They decide names on the basis of their understanding about the particular name, and also they consult the consultees. Who are the consultee judges? Now suppose if you are a consultee judge, you will recommend only those names whom you are aware of. They are your acquaintances or they are known to you. Otherwise you won't be recommending somebody whom you don't know. So the basic fault in the system itself is that you don't recommend, even if it's qualified, fit, good enough,
and perfect person to be a judge in High Court or Supreme Court. But you can't recommend because you don't know him. So you imagine that recommendation, something within your own choice, is something which I'm opposed to. The fittest of the persons should be elevated as judges, not the person whom you know. But then who decides who's the fittest to be, let's say, a High Court judge or a Supreme Court justice? Who decides? There's the government, and if the government decides, it is said that how will you ensure that the judges are then not dependent on the government or beholden to the government? See, in the present system, government does the due diligence based on the reports and other informations which we have, which the judges don't have. We have the Intelligence Bureau reports, we have the mechanism in place through my Department of Justice and other reports. So we carefully deal with all the issues and we come to the conclusion that government should agree to a particular name. It is not, easy to come to a conclusion for somebody to be elevated as a judge of Supreme Court. If I don't do due diligence, then I will be failing in my responsibilities. So that is why it is not only the government, it is not only the judiciary, but combined we can come together. That is what the National Judicial Appointment Commission talked about. That is Chief Justice of India, Law Minister, 2 senior judges and 2 eminent personalities. They come together and there will be names, there will be some kind of backup, there will be certain things on the basis of which you will pick up the names. So the system in place was appropriate. And now that has been struck down, well, we are doing whatever is possible in the present system. Despite not being satisfied with the system, I have to carry forward unless we come out with alternative mechanism. You used very strong words when you said, because your attack has been relentless, you said judges spend half their time appointing judges instead of delivering justice. Now this is, sir, an unprecedented, perhaps a frontal attack on top judiciary of our country. See, across the globe, judges don't appoint judges. You know it. It is only in India, the judiciary has made this provision where judges are appointing the judges. Of course, government appoints it, but the names come from the collegium. When there is a provision of judges selecting the names, obviously they have to devote lots of times. You ask any of the senior judges in the high courts how much time they have to devote in the entire selection process. And there are lots of politics. The politics, what we politicians do, is nothing in front of the politics which happens inside judiciary. It is not visible, but it's intense politics there because they are part of the selection process. So they have to involve in certain things which leads to lots of politicking there. So you tell me, judges should spend more time on delivering justice to the people or they should be spending more time in administrative process? Anybody can say what should be done. And yet it is not happening. So is there a logjam? Is there a deadlock? Do you have a roadmap for a solution? See, what I'm talking about is about the system. But I can also say that the judges are doing so much of works. Nowhere in the world, any judge performs the amount of tasks and works which the Indian judges have to go through it. Each judge, whether a Supreme Court judge or High Court judge or even the subordinate courts, they deal with 50 to 60 cases every day. Every day? Every day. 50 cases now, every day. I get lots of complaints that judges are going for holidays. Why judges should go for holidays 3 times a year and there are small puja breaks and all. Why judges should enjoy so much. But there I tell them, the amount of work which the Indian judges are doing, they need a break. Otherwise they will face breakdown. The judges are doing so much of work and they need time. If they are human beings, they are not machines. So that is why I have been always saying that judges should be confined to what is expected of them. They should not be involved into something else, which is not their jurisdiction actually.
But system has been such that we can't do anything at the present time. Minister, when we see your attack, it's like one after the other. You know, जैसे अर्जुन धड़ 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 एक के बाद एक तीर चला रहे हैं. You seem to be doing just that at the higher judiciary, because who else can tell the higher judiciary कि मर्यादा में रहे, लक्ष्मण रेखा में रहे. Whatever you may want to say it in a written order, not in oral observation. See, some of my words may sound very harsh, but I can tell you, no judge has so far told me that, sir, what you are saying is wrong. Nobody. And I will not tell the names and all. We are in a democratic setup. Okay, India is a democracy. The sovereignty of the nation lies with the people of India. People of India govern themselves. People decide how to govern themselves. So people govern themselves through elected representatives. Who should run the country? Should judiciary run the country or the elected government? If judiciary gets into the executive domain, they venture out into the sphere where they are not supposed to. And some of the oral observations, which are very, very, widely reported in the media also, that these are the observations of the judges, which are not part of the order. There is a convention, and it is also being accepted by all, that a judge should speak through his judgment. Oral observations have no bearing in the set of things. So my advice to the judges is, don't come into a situation where you will invite criticism. Don't make unnecessary comments and observation. Whatever you have to do, do it through your order. And believe me, we are the government, very democratic, and we respect the judiciary, and we also believe in complete independence of judiciary. In last 8.5 years, Narendra Modi government, not a single step has been taken to undermine the authority of the judiciary. I firmly believe that independence of judiciary should be protected and promoted. But be that as it may, if you're saying that the Narendra Modi government believes in independence of judiciary and you want to do away with the collegium system, wouldn't the independence of judiciary be compromised? Not at all. See, Constitution is the supreme book which guides all of us. So there are 3 organs in our state: executive, legislature, and judiciary. Now, if judiciary starts framing the rules, if judiciary starts deciding where the road is to be built, if judiciary gets into the services rules, what are government for? In the COVID time in Delhi High Court, a bench directed that there should be a committee of experts to run the COVID affairs. Then we told the Solicitor General, please inform the court, this is none of your business. You can't do that. It is the government who is in the best position to take care of the challenges, whatever is coming before us. We have to be very clear. Constitution is very clear. If we follow the spirit of the Constitution, this tough war, what so-called battle of supremacy, there's no space for that. We are very clear about it. Did you see that I get into any judiciary work? I don't. Law Minister is there to assist the judiciary so that Indian judiciary becomes robust. And the numbers of cases which are pending, you just counted the figures. These are the biggest worry for me as the Minister for Law and Justice, when a person is waiting for 20 years, 25 years to get the date. Is it not a thing worrisome for me? But what is the solution? So you're worried. Are you going to appoint more judges? Are you going to, there was a proposal to increase the age group, the age limit of judges, that they can serve till longer age. Is that happening? No, we are not increasing the tenure of the judges. I think 65 for Supreme Court and 62 for High Courts is okay. If any decision is to be taken, that can happen when it happens, but right now there's no plan as such. But that is not the moot question. The larger question is disposal of the cases. This is nothing to do with age.
And about the vacancy and all, people have this misconception that due to large vacancies of the numbers of judges, there are pending of the cases. These are actually not true. As I said, I don't want to be very academic. If I start explaining all the reasons, it will be a little boring. But what I'm saying is, we are getting into the real issue in terms of delivering faster justice to the people. So access to justice, that is the key. As a large country like India, being the largest democracy, more than 1.3 billion population, it is Herculean task to ensure that everybody gets easy justice. But what we are doing, in some seminar and all, I can definitely spell out the things which we are doing. I'm telling you, my target is that along with the judiciary, we will ensure that not only the pendency is reduced, but the justice delivery system will be much faster than what it is right now. But since you took over about a year and a half ago, yes. From 4 crore, the pendency has gone up to 5 crore. So, what do you intend doing if cases are piling up and they're not being, addressed adequately? What do you need? Do you need mediation system? Do you need alternate mechanism? Is that what you're looking at? We are looking at this thing with very, clear thought of mind. We want to do certain things which are very clear. Number one, when I took over the responsibility, the total pendency was 4.3 crore. Now it has come to 4.9 crore, close to 5 crore. If you look at the numbers of cases, more than half of the cases do not deserve to be listed actually. You tell me, why should Supreme Court involve themselves into bail petitions? Every bail is going to Supreme Court. Is it Supreme Court of India been made to hear the bail petitions? Bail petitions are to be dealt by the lower courts. Very limited cases should come to High Court. Forget the Supreme Court. Why should Supreme Court deal with the bail petitions? Unless it is a death penalty or something serious cases. But if an individual is not getting bail, let's say from a lower court or even from High Court, where else does the individual go? It should be dealt with the lower court only. Why should Supreme Court deal with the bail petitions? Secondly, why every case is to be listed, tell me. There are many cases which are frivolous. Some of the PILs, public interest litigation is okay. But it becomes a personal interest litigation, then the court has to decide that this is not worthy of being taken up and listed. So that is why more than half of the cases, judiciary has to decide that these are not worthy of being listed as valid cases. They are getting into something, I don't know why everything has to go to court. So what is this alternate mechanism that you're looking at? Point one. Point two, do you need more high courts, more benches of the High Court? Do states need, maybe a Supreme Court for the South, maybe a Supreme Court for the East or the West? See, these are larger issues which we are deliberating on it. But last year, within 1 year, we appointed record numbers of High Court judges. When I took over, the vacancy was close to 500 vacancies in the High Courts. Now the vacancy is only 326. At no given time, the pendency can go below 200 because the process is such that vacancy will remain. Because the collegium system and the manner in which it is dealt with, it will definitely leave some, 20% vacancies at all the time. Now, the other issues which you have mentioned about the alternative dispute resolution mechanism is, we are a nation which we have a rich tradition. Many cases can be dealt at the local level, community level. Now, if you look at the mediation bill which I have tabled, I am very hopeful that in the coming winter session we should be able to pass the mediation. I am telling you, in the India Today platform, large numbers of cases can be handled through mediation. And we want young lawyers to become good mediators. And mediators can be anybody who are qualified. We have certain criteria. A community leader, a person who's well versed with the local system. Mediation has
been started, since ancient time. It's not a new thing for India. So lots of issues should go to mediation. Other contractual, other business cases should go to arbitration. Only limited cases should come to the regular courts. There are certain things which we are working out. I am in regular consultation with the senior judges of the Supreme Court, and I am also in consultation with the High Court judges. And frequently, you ask any of the senior judges, we are meeting frequently, we are discussing frequently, and we are working together. Sir, recently in Kevadia, Prime Minister Narendra Modi was speaking about Azadi Ka Amrit Kal and spoke of law being accessible to all Indians. Are you looking at a system where law is accessible in regional languages? Because why should cases only be argued in English in higher judiciary? There are two issues when we talk about law and the justice system itself. Now, law is equal for everyone. I give you an example. Why everybody goes to a more renowned lawyer, or why some of the lawyers charge very high fees, exorbitant fees. Some of the lawyers, they charge 30 lakhs, 40 lakhs per hearing. Can common man afford these fees? Does that mean that who pays more gets better justice? Does that mean some of the lawyers who charge high fees are better access to the judges? Are some lawyers who speak better language? Some of the lawyers who has a better command about English can deliver faster justice? You have to think about it. Justice is all about presenting the facts and then get the justice from the judges. In the high courts, tell me in Andhra Pradesh, why not Telugu be the colloquial language for the court? In Maharashtra, why not Marathi? Why not Assamese in Assam? So the colonial mindset has gripped all over our head. People think that you can speak better English, you can get better justice. I want the courts should be accessible to everyone from everywhere. Supreme Court of India is a Supreme Court of India. It is not a Supreme Court of Delhi. So if the lawyers who are staying in Delhi are only getting better access to Supreme Court, then we have to think about it. Now Supreme Court is going live streaming. Some of the high courts have gone live streaming. I have told them, politicians, we have to go back to the people every 5 years. If people give us mandate, we will serve the society. People don't give us mandate, we will stay in opposition. Judges don't face election, but judges are being watched. The judges are also being scrutinized closely now. That is why some of the high courts, I have already requested the Chief Justice, please allow the lower courts to argue in local court. We have technology, instant translation is there. Why not? And very soon, I am of the opinion that in Supreme Court also, we should create the provision for the translation, and lawyers must be allowed to argue in their comfortable local dialects and languages. Interesting. For joining us here on India Today, Minister, many thanks. May I request you all to put your hands together for the 43rd Law and Justice Minister of India, Kiran Rijiju.
I don't read the news. I read between the lines to tell you the true version of events, the true story of our times. To document grief, the toughest assignment for any journalist to be. From those who matter. Women politicians going to stick up for each other. Of those who should matter. I document the truth. I don't distort the truth. I don't glamorize the truth. I don't gloss over the truth. The ghosts of India's contentious material history have come knocking again. I hustle for the truth. On the ground, in the newsroom, in the studio. I don't try to grab eyeballs. I inform you to make you see the point. To the Point with Preeti Chaudhary. At these times, only on India Today. Co-powered by RK Marble, Khoobsurat Imandari. In association with JioMart, Har Ghar Ka Mart. It's been 15 long years. In the air, Srishant takes it. India win. Since Team India got their hands on the ICC T20 World Cup. Will 2022 be the year, the moment the entire country has been waiting for? It's in self-run, and that is 50. Join us on India Today as we follow the men in blue. And bring you all the latest news and analysis with our cricket experts Harbhajan Singh, Sunil Gavaskar and Pragyan Ojha. Watch the Battle of Champions at these times throughout the World Cup on India Today. Kerala's public health. All political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political black. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct. Setting the tone for the biggest stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. You are watching India Today. Hello, very good afternoon. You're watching India Today TV. I'm Sneha Murdani. Let's get started with the top stories this Saturday evening. In spite of slew of measures announced to tackle pollution, Delhi continues to breathe toxic air. AQI remains in severe category in many locations. From Gujarat, AAP Chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal blames Centre for Pollution Crisis in Delhi, reiterates will solve Parali problem in Punjab in 1 year's time. Sukesh Chandrasekhar drops his second bombshell, shoots another letter accusing Arvind Kejriwal and Satyendra Jain of threatening him. The conman also claims the AAP chief met him personally in 2016. Shiv Sena Taksali leader Sudhir Suri shot dead in public in Amritsar. Attacker nabbed and sent to 7-day police custody. Lens on Khalistani role behind the attack. It is day 2 of the India Today conclave. Mumbai eminent personalities from different fields of work will be present, including KGF fame actor Yash, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Commerce Minister Piyush Goyal. Let's kickstart this edition with some news just coming in, and this has got to do with the liquor gate scandal. Massive allegation by Manish Sisodia claims ED raided his PA and then arrested him. AAP's number 2 has linked the action to upcoming elections. Says BJP is scared of losing elections, and that's the reason why they're carrying out these false raids, is what Manish Sisodia has said in the liquor gate scam. Akshay is getting us more details on that story. Akshay, who exactly is the man raided? Is he the personal assistant of the Deputy Chief Minister? And what have the authorities found on him? What more can you tell us?
Well, Sneha, the information that we are getting right now is very limited because just a while back, Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Delhi, tweeted on social media stating that when the Enforcement Directorate, in fact, indirectly levelling allegations against the Bharatiya Janata Party once again of using the central agencies to malign his political image, to malign his image, stating that when the Enforcement Directorate could not find anything after the raids at his residence, could not find anything in the investigation, they are now targeting the people who work with him. In fact, he wrote that his personal assistant was picked up and is being questioned as far as these allegations are concerned. And in a way, the Aam Aadmi Party is trying to, in fact, give sort of a direction to this entire investigation, stating that his close aides are being now picked up by the investigative agencies in a bid to make them forcefully accept the charges that have been levelled against Mr. Manish Sisodia, who also was the Excise Minister. The Bharatiya Janata Party, however, has hit back, stating that the investigative agencies are doing their work and nobody, not even the Bharatiya Janata Party, has any right to question the work that is being done by the investigative agencies, and stating that Manish Sisodia is not, in fact, innocent as far as the case is concerned. The BJP has been from the very beginning stating that Manish Sisodia is the accused number one, and the Enforcement Directorate, while it's doing its job, it's natural for the Aam Aadmi Party to level allegations against the BJP. Now, this is the stand of the Bharatiya Janata Party. So clearly, politics going on, and the investigation still continues. There were some sort of confusions earlier that which one of the investigative agencies has in fact picked up the personal assistant of Mr. Manish Sisodia, because both CBI and ED both are investigating the excise liquor scam. But now it has been cleared that Enforcement Directorate team in fact reached out to the residence of Mr. Manish Sisodia's PA, and they have picked them up for questioning that is still going on. Thanking you for the moment, for getting us all those details, Akshay Dongre. We'll come back to you for more on that story. The ED has raided the PA of Manish Sisodia. That's the information. We have more news coming in. Let's go straight to that. The ED has rubbish charges of arresting Manish Sisodia's PA. The agency claims that it is carrying out searches in the capital in connection to the excise policy, and people close to the Deputy Chief Minister are being searched. But no arrest has been made so far, is what the ED has clarified. Munish Pandey has more on that story. Munish, a clarification coming in from the agency, but it's interesting that the Deputy Chief Minister went on to make such a claim that his PA has been arrested. Was a bit premature, isn't it? Well, Sneha, we have been given to understand by the ED officials that there are some searches in the national capital in connection with the excise policy case. These searches are also at the residence of the personal secretary of Deputy CM Manish Sisodia. And after these searches, we have been given to understand is that a person by name Devendra Sharma, who is allegedly close to Manish Sisodia, that person is being questioned. Now, when we asked about Manish Sisodia's claim that his PA has been arrested, the ED officials have told him that so far there are persons who are being questioned, but no arrest has been made so far. Only after the questioning they will decide that the person has to be arrested or not. So at this point of time, it can be said that the claim by Manish Sisodia are not true in nature. But as far as this entire case is concerned, we have seen politics between the Bharatiya Janata Party and Aam Aadmi Party. And Manish Sisodia, along with the Chief Minister Arvind Kejriwal, they have made a lot of claims in past. For example, that Manish Sisodia will be arrested in 24 hours or 48 hours or on certain day. But those statements were not true. They predict that certain things might happen, and that is why such claims have been made by Aam Aadmi Party. As far as ED is concerned, remember in this case, they have arrested a person by name Samir Mahendru, and after that, there have been multiple searches. More than 150 locations have been searched. Today, there was again a series of new searches planned by the ED officials, and during those searches, based on the material evidence, they are questioning Devendra Sharma, who is known to Manish Sisodia. It is dismissing इन सारे सवालों पर तथ्य सामने लाने के बदले
फिर से एक बार वही रोना शुरू हो चुका है आम आदमी पार्टी का। देखिए, आपके पास और मेरे पास पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, मोदी जी द्वारा दिया गया राशन कार्ड भी होता है, राशन भी मिलता है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है। आम आदमी पार्टी के पास विक्टिमहुड कार्ड है। ये विक्टिमहुड कार्ड है, जब भी शराब घोटाले में पकड़े गए तो विक्टिमहुड कार्ड, बस घोटाले में नाम सामने आया विक्टिमहुड कार्ड, बिजली के सब्सिडी घोटाले में सामने आया तो विक्टिमहुड कार्ड, फिर उसके बाद अब हाल ही में 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा दिए, उसके तथ्य सामने आए विक्टिमहुड कार्ड, कक्षा टॉयलेट को कक्षा बताने का घोटाला सामने आया, उसमें विक्टिमहुड कार्ड। और अब देखिए, ऐसा अप्रतिम रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का। कहते हैं ना कि देखिए, हमें तो भारत रत्न मिलना चाहिए, हमें तो पद्मश्री पद्म भूषण मिलना चाहिए, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। घोटाले में गोल्ड मेडल अगर होगा तो वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि देखिए, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोगों को ठगा नहीं। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है। जेल के अंदर, जेल के बाहर ठगाई, लुटाई, उगाई चरम पर। और इसीलिए इन महत्वपूर्ण सवालों का जो कैंडिड कन्फेशन में आया है, ये आरोप नहीं है, ये लेटर नहीं, ये कैंडिड कन्फेशन है। उसने तो कहा कि 164 में वो बयान दर्ज करवाने के लिए भी तैयार है, विस्तृत जांच के लिए भी तैयार है। अब सवाल हमारा ये बनता है, केजरीवाल जी, अगर आप जांच से नहीं डरते, अगर आप चाहते दूध का दूध पानी का पानी आ जाए, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो बताइए कि क्या आप इन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, हाँ या ना? अगर आप बर्खास्त नहीं करेंगे तो ऐसे ही कोई मंत्री जेल में होगा, 4-4 महीने बेल नहीं मिलेगी, मसाज भी लेता रहेगा और पार्टी के लिए उगाही भी करता रहेगा और जांच को प्रभावित भी करता रहेगा। तो निष्पक्ष जांच, पारदर्शी जांच हो, जैसे एक अधिकारी को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। अगर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहिए तो इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा पत्र सामने होना चाहिए और साथ ही में इन सवालों के स्पष्ट तरीके से, बिना इधर उधर भागे, बिना विक्टिमहुड कार्ड खेले, इसका जवाब देना चाहिए। ये हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की सरकार से। और देखिए, एक और बात मैं कहता हूं, विक्टिमहुड कार्ड इसलिए नहीं खेला जा सकता, इन्होंने सबसे पहले विक्टिमहुड कार्ड खेला कि सत्येंद्र जैन जी कट्टर ईमानदार है। 4.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। कट्टर ईमानदार जिसको कहते हैं, उसे कोर्ट ने कोई राहत नहीं। Just heard from Shahzad Poonawala of the BJP saying that there should be resignations now. Meanwhile, there is politics brewing on this entire matter. Now, there is a claim that has been made by the Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, who says his secretary or his personal assistant had been arrested. The ED says, yes, there are raids, but there have been no arrests. More news coming in. This has got to do with the Chief Minister of Delhi, who's made a stunning allegation. Says he was made an offer by the BJP that if he leaves Gujarat, they will free Satyendra Jain. This is what Arvind Kejriwal has said. Listen in. बहुत ब्रीफ चार्ज लगाया है कि आपको एक ऑफर मिला है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप गुजरात छोड़ दें तो वो सत्येंद्र जैन को छोड़ दें। इन लोगों ने मेरे पास ये ऑफर भेजा है कि अगर हम गुजरात चुनाव छोड़ दें और मैं गुजरात में आना बंद कर दूं तो ये सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं करेंगे और सारे केसेस रफा दफा कर देंगे। लेकिन गुजरात के लोगों ने मुझे अपना भाई माना है और कई गुजरात के लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं गुजरात के लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता किसी हालत में। सो मैंने इनको सरासर मना कर दिया है और ये जो करना चाहें, जिसे गिरफ्तार करना चाहें, ये लोग कर सकते हैं। ये लोग बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी ने सर प्रूफ तो मांगेंगे आपसे? तो प्रूफ आप लोगों ने, जब मैंने कहा था ऑपरेशन लोटस हो रहा है दिल्ली में, मैंने कहा था मेरी सरकार गिराने के लिए इन लोगों ने हमारे एमएलएज को 25-25 करोड़ ऑफर किए हैं, 40 एमएलएज को अप्रूव, तब आप प्रूफ मांग रहे थे। अब आप लोगों को प्रूफ मिल गया। तेलंगाना के अंदर जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनके, वो 3 लोग उन्होंने कहा उसमें स्टिंग ऑपरेशन जो आया है, वीडियो जो आया है, उसमें कह रहे हैं कि 41 एमएलएज को हमने दिल्ली में अप्रोच किया, दिल्ली में सरकार गिराने जा रहे हैं।
अब प्रूफ चलाइए वो तेलंगाना वाला। तेलंगाना तो चलाएंगे, आपका चलेगा कि नहीं? तेलंगाना चलाने की हिम्मत है? सर हमने तो पूरा चलाया। नहीं चलाया। सर चला है, क्या बात कर रहे हैं सर, चला है। तो चलिए इसका सर, भी प्रूफ समय आने पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। My colleague Preeti Chaudhary is joining us for more on that. Preeti was in conversation with the Delhi Chief Minister. Stunning allegation, Preeti, that has been made by the Delhi Chief Minister there. He says that he was actually asked to leave Gujarat, not campaign in Gujarat, not take it seriously. You know, Sneha, the fact is these are stunning allegations, but he'll have to now bring proof because the Aam Aadmi Party till now has levelled very, very grave allegations. But where is the proof? Let's hark back. What happened when Manish Sisodia came out to the press and made a startling revelation in which he said that the Bharatiya Janata Party has, approached him to leave the Aam Aadmi Party and all cases against him will be dropped, and if the party comes to power in Delhi, he'll be made CM. Now, this was the allegation by Manish Sisodia, who said he even had proof in terms of an audio clip. That audio clip has never been made public. The second time around, the Aam Aadmi Party MLAs, there was a floor test in the Delhi Assembly and a grave allegation was made that money was offered to the tune of over 25 crore per MLA to switch to the Bharatiya Janata Party. Once again, there was a floor test, but there was never any proof in terms of how was this allegation ever made. So, yes, these are very, very grave allegations that, and this is the first time that the Chief Minister himself has come out and said that not just his MLAs, he himself was given an offer that if he leaves campaigning in Gujarat, then Satyendra Jain, Manish Sisodia, both of them will be let go of. Now, grave allegations, yes, he says, when he exclusively spoke to us that he is going to furbish proof, but when will that come? That's a separate, question. But for now, politics in Gujarat is going to peak at the back of this statement because trust the Aam Aadmi Party to go to the people of Gujarat in saying that they were, asked to leave Gujarat, and in lieu, top ministers of the Aam Aadmi Party would have been let go of. Well, absolutely. Preeti, be with us. We're going to play out the exclusive interview that you did with Arvind Kejriwal, in which he said that he's been asked to leave Gujarat. In lieu, Satyendra Jain and Manish Sisodia will be off the radar. चाव जगाया है कि आपको एक ऑफर मिला है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप गुजरात छोड़ दें तो वो सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। इन लोगों ने मेरे पास ये ऑफर भेजा है कि अगर हम गुजरात चुनाव छोड़ दें और मैं गुजरात में आना बंद कर दूं तो ये सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं करेंगे और सारे केसेस रफा दफा कर देंगे। लेकिन गुजरात के लोगों ने मुझे अपना भाई माना है और कई गुजरात के लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं गुजरात के लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता किसी हालत में। सो मैंने इनको सरासर मना कर दिया है और ये जो करना चाहें, जिसे गिरफ्तार करना चाहें, ये लोग कर सकते हैं। ये लोग बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी ने। सर प्रूफ तो मांगेंगे आपसे? तो प्रूफ आप लोगों ने, जब मैंने कहा था ऑपरेशन लोटस हो रहा है दिल्ली में, मैंने कहा था मेरी सरकार गिराने के लिए इन लोगों ने हमारे एमएलएस को 25-25 करोड़ ऑफर किए हैं, 40 एमएलएस को अप्रोच, तब आप प्रूफ मांग रहे थे। अब आप लोगों को प्रूफ मिल गया। तेलंगाना के अंदर जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनके, वो 3 लोग उन्होंने कहा उसमें स्टिंग ऑपरेशन जो आया है, वीडियो जो आया है, उसमें कह रहे हैं कि 41 एमएलएस को हमने दिल्ली में अप्रोच किया, दिल्ली में सरकार गिराने जा रहे हैं। अब प्रूफ चलाइए वो तेलंगाना वाला। तेलंगाना तो चलाएंगे, आपका चलेगा कि नहीं? तेलंगाना चलाने की हिम्मत है? सर हमने तो पूरा चलाया। नहीं चलाया। सर चला है, क्या बात कर रहे हैं सर, चला है। तो इसका भी प्रूफ समय आने पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। All right, we are moving on now, where conman Sukesh Chandra Shekhar has written a fresh letter to Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena, claiming that he was threatened by the jail administration after his last letter to the LG about Satyendra Jain going public. Now, after Delhi Chief Minister rubbished Sukesh's previous letter, calling him the biggest thug, the jailed conman has shot another letter asking a series of questions from the AAP chief. Sukesh is asking why Arvind Kejriwal took 50 crores and asked him to bring in 30 people for party positions. Also asking AAP chief as to why he constantly kept contact with him even after his arrest. Sukesh in the previous letter had alleged that he paid 10 crore rupees to the AAP minister Satyendra Jain as protection money. Sukesh had previously alleged that he had known the AAP leader since 2015 and that a total of 50 crore rupees was paid to AAP since he was promised an important party position in south of India. BJP has demanded a probe in the allegations. AAP is calling Sukesh, the BJP star campaigner,
for Gujarat elections. जो पहला लव लेटर था उसमें भी ये बात आई थी किस तरह से 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए ठग से लेते हैं महाठग अरविंद केजरीवाल और ऐसे व्यक्तियों को जिन पे कई क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं उनको राज्यसभा भेजने की बात करते हैं। आज पुनः इस चिट्ठी में यह बात सामने आ गई है। 3 लोगों का रोल इसमें स्पष्ट हो जाता है। पहला है महाठग किंग पिन सरगना जो है अरविंद केजरीवाल, उनका जो रिश्ता है ठगों से वो ऐसा है कि 2 जिस्म 1 जान। और ये रिश्ता केवल इनकमिंग का नहीं है कि इनकमिंग कॉल आ गई, ये रिश्ता आउटगोइंग कॉल का भी है। ठग तुम कहां हो, महाठग को कुछ काला धन दिया नहीं और आके दे दो। उनकी घबराहट, उनकी छटपटाहट इस बात से नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर है। किसी भी मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का आरोप कि जेल में अपराधियों को शरण दे रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और सुकेश चंद्रशेखर तो एक ठग है, लेकिन तिहाड़ में तो आतंकवादी भी बंद है। तो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल अगर सुकेश चंद्रशेखर से पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये और आतंकवादियों से, देश के दुश्मनों से, उनसे भी पैसे की डील कर रहे होंगे। दिल्ली की सरकार पर यह बहुत गंभीर आरोप है और यह सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। While AAP convener Arvind Kejriwal, speaking at the India Today Townhall event in Ahmedabad, continued to dismiss allegations by Sukesh, saying he is being used by the BJP against him. एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है? सुना है? आपने सुना? आजकल आती है। एक अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी। मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक ये कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है? आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट के। चलिए कांग्रेस की मनोहर कहानियां एक चीज में इससे बीच में। अच्छा, अगले दिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई उस केस पे? एक मिनट, मोरबी का केस हुआ संडे को, मंडे को अचानक ये चिट्ठी निकल आती है। क्यों? मोरबी से ध्यान भटकाना था। सोमवार के दिन पूरा दिन मीडिया ने मोरबी चलाया, मंगलवार को सुबह सुबह सुकेश चंद्रशेखर सत्येंद्र जैन चलने लगा, मोरबी गायब हो गया मीडिया से। इससे सर इतनी गंदी हरकतें होती है, इतनी गंदी हरकतें होती हैं इन लोगों की, बहुत पाप चढ़ेगा इन लोगों को। नहीं, इसका मैं थोड़ा ऐड करता हूं। इनको अगर करप्शन से दिक्कत होती तो यहाँ जहरीली शराब से 75 लोग मरे हैं, एक भी रिजाइन नहीं लिया है। अगर इनको करप्शन से प्रॉब्लम होती और बच्चों की भी थोड़ी सी भी अगर होती तो एक नहीं 12 पेपर लीक हुए हैं और पेपर में भी ये कहा जाता है कि 500 हजार करोड़ के हुए हैं। कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे अगर करप्शन से इनको दिक्कत होती तो मोरबी में जो वारदात हुई ना, अभी तो तब से सिर्फ सिक्योरिटी की धरपकड़ किए 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले 19 में सूरत में तकसीला कांड हुआ था, 22 बच्चे जिंदा जल गए थे।
15 आरोपी में से 14 बाहर घूम रहे हैं और एक मंत्री जेल में नहीं गया है. All right, it's time for a quick commercial break here. Much more news in just a bit. You are watching India Today. India Today Conclave, November 4th and 5th, Mumbai. Listen to Nitin Gadkari, Piyush Goyal, Eknath Shinde, Kiran Rijiju, Devendra Fadnavis, Aditya Thackeray, Dinesh Gundu Rao, Praniti Shinde, Dr. Kanimori NVN Somu, Alex Ellis, Swami Ram Gopal Das, Radhika Apte, Amit Sadh, Naveen Kasturia, Sayami Kher, Vasan Bala. Book your seat now. Visit www.indiatodayconclave.com. Conclave Mumbai 22. Battery swapping was a real game changer and is a real game changer as we go into other markets, large-scale markets. Our world is filled with many scenic, interesting, weird and some creepy places, and we'll tell you about 5 weird islands of the world. This island is in Mexico. The island is surrounded with many dolls across it, and the story begins 50 years ago when only one man used to live there. One night he found a dead girl in the lake along with a doll, so he hung a doll on the tree in memory of her. This is where things got out of hand. He started having many nightmares, and so he hung more dolls around the island. He died in 2001, but the island is visited by tourists quite often. On the island of Socotra, you find trees and plants that are nowhere. Up to a third of this island is endemic. This island is isolated, and it's also called as the most island-looking place on earth. In 2008, this was declared as UNESCO's World Heritage Site. It lies in the Arabian Peninsula, but is considered to be a part of Africa. So when do you plan to visit this place? Off the coast of Dubai are 300 man-made islands. This was made to look like the world. It took $13 billion to build these islands. It was constructed using tons of sand from the Persian Sea. People can buy part of the island and name it even. Its construction was started in 2003 and was completed in 2008. But due to the financial crisis of 2008, these islands weren't bought by many. Now it's just abandoned pieces of land. Is this the cutest island or what? The island is filled with rabbits all around.
This place is known as Okushima Island. But let's tell you that behind this cuteness, there's also a dark past. During World War II, this island was built to develop poisonous gas to attack China. Due to the poisonous gases, more than 80,000 soldiers of China died. This island was a secret, and Japan even removed it from the map at that time. Now, this island only has a museum here with many of these cute creatures. It's said that these rabbits were left here by a school and then multiplied into a bunch of them. You know, Maldives is a beautiful, fancy island, but beyond that lies a waste island. It was built to get rid of the waste that was covering the island, and every day around 700 tons of waste was generated. When it was burnt, it would pollute the island and affect tourists. To solve this issue, they made this island. But many believe that it needs to get rid of this waste that's polluting the clean water. These are the 5 weirdest islands that we found on Earth. Do you know about any others? Let us know in the comments. I am delighted to be joined at this keynote session at the India Today Mumbai conclave by Maharashtra boy, senior minister in the BJP government at the centre, former BJP president and the Union Minister for Highways and Road Transport. Can we have a very warm round of applause as we welcome Nitin Gadkari to the Mumbai conclave. Gadkari ji, swagat hai aapka. Thank you. And first and foremost, thank you very much for making the effort to come. Gadkari ji started the day in Nagpur, went to Himachal Pradesh, was in Kangra, was in Bilaspur, was in Pathankot, and has then finally in the evening come to Mumbai, especially for the India Today conclave to be here. And he's already made plans for what he'll do for dinner after this session gets over. So he's got a choco-block calendar. Gadkari ji, काफी energy है आप में. सुबह से लेके नागपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, आपने क्या देखा हिमाचल प्रदेश में? मैं गया था पिछले हफ्ते चुनाव कवरेज के लिए हिमाचल में, देखा कि बीजेपी वहां पे रिबेल से जूझ रही है. कई सारे आप ही के पार्टी के नेता अब बागी बनकर लड़ रहे हैं. काफी मुश्किल लग रही है इस वक्त हिमाचल की लड़ाई. आपने क्या देखा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2014 में जो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में आई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में काफ़ी काम हुआ और मेरे डिपार्टमेंट ने तो काफ़ी काम किया है जो रोड में हुआ है. और आज मुझे देखने के लिए मिला कि उन क्षेत्र में ब्रिजेस बने हैं, 4 लेन रोड बने हैं. यानी पहले केवल 3 नेशनल हाईवे थे, अभी हिमाचल में हमारे 14 के बाद 66 बने हैं. टनल्स बन रही है, तो लोगों में खुशी है और मुझे लगता है कि हिमाचल में निश्चित रूप से हमारी जीत होगी. लेकिन बागी उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि एक तो हिमाचल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 1985 के बाद कभी भी सेम सरकार रिपीट नहीं हुई. वीरभद्र की 82 और 85 में रिपीट हुई थी. उसके बाद 5 साल में पार्टी आती है, पार्टी जाती है, और लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार भी वही जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंटिन्यू हो, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस का संगठन अभी खत्म नहीं हुआ है. हिमाचल का ये इतिहास रहा है कि 5 साल एक पार्टी रहती है, 5 साल एक पार्टी रहती है. पर इस बार अपवाद होगा और दिल्ली के भारत सरकार हमारा है, जैसे बीजेपी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वैसे हिमाचल में भी इस बार रिकॉर्ड बनेगा और हम जीतेंगे. हिमाचल में एक चुनाव है, दूसरा इलेक्शन है गुजरात में, और गुजरात के इलेक्शन को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं गडकरी जी. और कंफ्यूजन की वजह यह है कि एक तरफ बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, ये एकदम जैसे दूध में मक्खी टाइप का, वो मतलब नहीं है इसका. दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता ऊपर से लेके नीचे तक दनादन AK-47 लेके आम आदमी पार्टी पर दिन भर अटैक करते रहते हैं. अगर एकदम नॉन इश्यू है आप, तो बीजेपी इतना लगातार अटैक क्यों कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है. चुनाव में जो जो पार्टियां लड़ती है, जो मुद्दे खड़े होते हैं, उसके सवाल जवाब होते रहते हैं, और फिर मीडिया में आप लोग उसको महत्व देते हैं, दोनों बातों को फिर डिबेट करवाते हैं. जो इशू नहीं होगा उसको इशू बना देते हैं, तो उसके कारण चर्चा हो जाती है. तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण और प्रिंट मीडिया के कारण, प्रिंट मीडिया तो पहले थी, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर उसके साथ सोशल मीडिया भी आई, तो छोटी सी बातें रोज डिबेट होते हैं.
एक ने कुछ कहा, दूसरे ने जवाब दिया, तो ये चर्चाएं होती रहती है। पर गुजरात में परंपरागत रूप से हम जीतते आए हैं और गुजरात का एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस जनता ने स्वीकार किया है। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में कोई कंपटीशन है। नहीं, इस चुनाव में हो ना हो, अगले चुनाव में, क्योंकि पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपना कुछ वजूद बना लेती है तो 2027 के चुनाव में 29 से पहले वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। इसलिए आप चाहते हो कि इस दफा कुचल दो, खत्म कर दो, ताकि ये खतरा ही ना बन पाए आगे चल के। देखिए, लड़ाई जो है वो दूसरे तीसरे नंबर के लिए हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है, हमारे में से कौन स्ट्रांग है। जहां तक चुनाव का नतीजा का सवाल है, बीजेपी 100% चुनाव जीतेगी और मुझे उसमें कोई डाउट नहीं लगता। आज ही अनाउंस किया गया दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कि 4 तारीख को म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, 7 तारीख को नतीजे आएंगे। अब जितने लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो आपने इसलिए किया कि केजरीवाल को फंसा दो दिल्ली में, क्योंकि वो गुजरात में कैंपेन कर रहा था, इसलिए आप चाहते हो कि उसको इतना उलझा दो। उसकी तो छोटी पार्टी है, आपका तो इतना बड़ा तंत्र है कि वो आधा पैर यहाँ पे आधा पैर वहां पे कंफ्यूज हो जाए कि दिल्ली में रहना है कि गांधीनगर में। ऐसा कुछ होता नहीं है। चुनाव ड्यू थे, समय खत्म हो गया था, चुनाव डिक्लेयर हुए। नहीं, पर ये इलेक्शन और तो कभी कभी पेंडिंग था। एक समय 2 राज्यों में होते, 3 राज्यों में होते हैं, वैसे ही है। अब योगायोग से कभी 1-2 चुनाव अगर एक साथ आ गए तो आपको जैसा लगता है वैसा किसी को लग सकता है, पर ये एक योगायोग है क्योंकि उन्हीं की भी रेजिम खत्म हो गई थी, चुनाव ड्यू थे और उसके अनुसार चुनाव हो रहे। और पिछले बार भी, अगर आप डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात के चुनाव शायद इसी प्रकार के। पर आप तो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं और आपको मालूम है कि दिल्ली में बीजेपी के लिए इस वक्त एमसीडी का चुनाव जीतना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है कि 7 सीट आप लोकसभा में जीतते हैं, लेकिन जब असेंबली का चुनाव होता है या फिर एमसीडी का चुनाव होता है तो लोकल पार्टी उस तरीके से बैकअप नहीं कर पाती सेंट्रल के परफॉर्मेंस को? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले अनेक सालों से हमें ही लोगों ने विश्वास दिलाया और इस बार भी जो दिल्ली में केंद्र की सरकार है और उसके कारण काफ़ी अच्छे, दिल्ली में मेरा खुद का डिपार्टमेंट 60,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू कर रहा है। दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम हमने सुलझाया है और मुझे लगता है कि दिल्ली में विशेष रूप से वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों में बहुत काम हुआ है। जैसे मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो हमारी सरकार की ओर से मैंने 6,000 करोड़ के काम दिल्ली में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट्स पूरे किए। दिल्ली में प्रदूषण के लिए हमने जो परली थी, अभी उसमें पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया इंडियन ऑयल ने, जिसमें हम लोग 100-150 टन बायो बिटुमिन परली से, राइस स्ट्रॉ से बना रहे और 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे। अभी परली से हमने, अभी मेरे डिपार्टमेंट में हमने एक रिसर्च हुआ CSR का और उसको मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि परली से बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है और मैं जल्दी ही स्कीम जाहिर कर रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा के हर गांव में जो परली जलाई जाती है उससे लिक्विड बायो बिटुमिन बनेगा और उसके स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि वो हम हमारे बिटुमिन में मिक्स करेंगे और हमारा इंपोर्ट कम होगा और परली का वैल्यू एडिशन होगा। और दिल्ली का प्रदूषण कम करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट तक ये सब बातें चली गई, फिर भी कुछ प्रमाण में परली जलती है और पर्टिकुलर आज के इस क्लाइमेट में वो प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी होती है, तो हमने लगभग उसको छुड़ाने की कोशिश की है। और दिल्ली में 60,000 करोड़ का तो दिल्ली के आजू बाजू में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार मदद नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि फार्मर्स को जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था, क्योंकि आज दिल्ली में पोल्यूशन 500 AQI से ज़्यादा खराब है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई लेवल्स में है पोल्यूशन के। तो कह रहे हैं कि आप फार्मर कॉम्पनसेशन में मदद नहीं कर रहे, इसीलिए दिल्ली के लोग चोक कर रहे हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा में 7 प्लांट अभी लगभग शुरू हो गए, 2-3 तो शुरू हो गए, बाकी शुरू होने के कारण, क्योंकि मैं बायोफ्यूल ही मेरा मिशन है। मैं इस वक्त लोग मुझे मिलते हैं और मैं लगातार इसमें काम करता हूं, जिसमें परली 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG और बायो LNG, जिससे ट्रैक्टर और बसेस चल सकती है। फिर परली से भी बिटुमिन की योजना हमने लाई है और परली को पावर में भी ग्रीन एनर्जी के लिए भी उपयोग किया जा रहा है एज ए रॉ मटेरियल। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब ये कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, समझिए इथेनॉल की बात होती है, अब मैं 2004 से इथेनॉल की बात कर रहा हूँ,
अब इथेनॉल की गाड़ी आ गई फ्लेक्स इंजन की, वो लॉन्च हो रही, स्कूटर आ गई, ऑटो रिक्शा आ गई, टू व्हीलर में भी आ गई। तो कभी ना कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए समय लगता है, पर जो प्रयास 2014 के बाद हमने विशेष रूप से किया है उसके परिणाम अब जल्दी ही मिलेंगे और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से दिल्ली को निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। हमने हिमाचल से स्टार्ट किया, गुजरात गए, दिल्ली की बात की, अब मुंबई और महाराष्ट्र आते हैं। और सुबह से आप लोगों ने देखा होगा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक बड़ा विषय ये रहा कि अगर बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार है तो ऐसा क्यों है गडकरी जी कि एक के बाद एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की जगह गुजरात जा रहे। पहले वेदांता के सेमीकंडक्टर्स के साथ हुआ, फिर टाटा की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ हुआ। दोनों स्टेट्स में आपकी सरकार है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इंडिया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दूसरी ये बात है कि महाराष्ट्र ये देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं नागपुर से हूँ, हमारे यहाँ टाल की फैक्ट्री है जो एयरबस और बोइंग दोनों के पार्ट्स वही बनाते हैं। अभी राफेल भी बनना शुरू हो रहा है वहाँ, और फाल्कन भी बन रहा है। इंडस्ट्री काफ़ी जगह जाती है। इंडस्ट्री कहाँ ले जाना और कहाँ करना, आखिर ये जो इन्वेस्टर है उसका भी अधिकार होता है। नहीं, पर कहीं ना कहीं ऊपर से सिग्नल तो मिलता ही है कि कहाँ जाना चाहिए। कोई राज्यों के हाथ में नहीं होता। अभी जैसे आपने कॉन्क्लेव मुंबई में क्यों लिया, नागपुर में क्यों नहीं लिया? आपने बुलाया ही नहीं, आप नागपुर बुलाते हैं, नागपुर आए थे। ऐसा है कि अल्टीमेटली आपका अधिकार है कि कॉन्क्लेव कहाँ लेना। वैसे इन्वेस्टर का भी अधिकार होता है कि कहाँ इंडस्ट्री डालना। ये विवाद करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र में भी आज देखो ऑटोमोबाइल हब बन गया। अब पुणे के पास जितने अच्छे ब्रांड है सबका है। मर्सिडीज, अभी मैंने मर्सिडीज लॉन्च की इलेक्ट्रिक की, पुणे में है। एलएनजी का ट्रक लॉन्च किया ब्लू एनर्जी का, पुणे में है। ये जितनी गाड़ियों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज, वो सब पुणे में है। और महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है। और इसमें एक बात सच है ये कि महाराष्ट्र में लगातार महाराष्ट्र का विकास हो, इसके लिए काफ़ी प्रयास भी हुए। और अभी हमारा विदर्भ, पहले विदर्भ मराठवाड़ा ये बैकवर्ड है करके झगड़ा होता था। मैं यहाँ अपोजिशन लीडर भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, पार्टी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा झगड़ा होता था कि विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ अन्याय हो रहा, कोंकण के साथ। अभी मेरे को एक नहीं कहना आपको कि सब जगह बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होती है। नहीं, पर आपको लगता है दो बैक टू बैक इतने बड़े अनाउंसमेंट अभी चुनाव से आने पहले महाराष्ट्र छोड़ के इन्वेस्टर गुजरात जाते? ये अभी मैंने भी मिहान में टाटा को पत्र लिखा था, टाटा चेयरमैन को, और उनका जवाब भी आया। जवाब भी आया मुझे। और वो तो ऐसे उन्होंने टरका दिया, उन्होंने बोला हाँ हम बात करेंगे। अरे पैसा वहां लगा दिया, बात करेंगे। ऐसा नहीं है। टाटा का टाल नाम का बड़ा प्रोजेक्ट उस समय मैं मिहान में नागपुर में लेकर गया, और उसमें काफ़ी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ भी ये फॉल्कन और अपना राफेल का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में हो रहा है। हमारा एमआरओ है जहाँ, जो बोइंग के कारण बना है। तो धीरे धीरे हर जगह पर पोटेंशियल होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप होती है, उसके साथ इंडस्ट्री डेवलप होती है, और हर जगह की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है। कोई रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल होता है, तो उस प्रकार से वो होता है। कई टैक्स कंसेशन की भी बातें आती है। कोई राज्य सरकार की पॉलिसी में टैक्स कई ज़्यादा कंसेशन मिलते हैं, कई कम मिलते हैं, वो भी अपनी सुविधा। कई पोर्ट के कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कहाँ कम पड़ती है, इसका भी विचार होता है। तो ये डिफरेंट ये है, और मुझे लगता है महाराष्ट्र भी गुजरात की तुलना में डेवलप हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी काफी इंडस्ट्री आ रही है। आदित्य ठाकरे आए थे सुबह, वो कह रहे हैं कि ये ऊपर से सिग्नल जा रहा है कि गुजरात जाओ। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर होता है। ये पॉलिटिक्स होती है, और कारण न होते हुए लोग राजनीतिक विवाद करते हैं, और आप जैसे लोग ऐसे विवादों को खूब चलाते रहते हैं। बाकी कोई इसमें ज्यादा नहीं। लोग भी 8 दिन के बाद भूल जाते हैं। नया प्रोजेक्ट आता है, इधर भी आता है। और मुंबई क्या कहने की जरूरत है क्या? मुंबई ये देश का इकोनॉमिक कैपिटल है। मैं ये शहर में, मैं इससे जुड़ा हूँ। ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तो ये मैं तो ये मुंबई को देखता हूँ हर बार, ये इतना अच्छा है। अभी कल से मैंने स्टॉक एक्सचेंज में गया था, और पहली बार इसी मुंबई में मैं MSRDC के लिए, मैंने इनके लिए प्रोजेक्ट किए थे। तब मैं कैपिटल मार्केट से बॉन्ड खड़े किए थे। तब धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा ने मुझे कहा था कि तुम हमसे होशियार निकले। मैंने कैपिटल मार्केट से पैसे, और कल 4 दिन पहले मैं मुंबई में आया था और मैंने इशू क्लोज किया। तो इसी मुंबई ने हमें NHI के जो इनविट बॉन्ड्स है, अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसके लिए 10 दिन की मुदत थी। इसी मुंबई ने हमको पहले 4 घंटे में 7 गुना ओवर सब्सक्राइब करके पैसा दिया।
तो मैं दिल्ली से मुंबई आया और यहां से पैसा मिला। तो ये तो मुंबई और हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी भी कोस्टल रोड बन रहा है, मैं देख रहा था, काफी तैयारी अब दिख रही है। आपके अभी क्या एक्चुअल प्रॉमिसेस हैं यहाँ पे जो लोग आपको मुंबई के इस कॉन्क्लेव में देख रहे हैं? जैसे आप कहते हैं कि दिल्ली से मेरठ 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे, क्या आप डिलीवर करेंगे 2024 के चुनाव से पहले? तुम चिंता मत करो, ये मुंबई कर और महाराष्ट्र को मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर होता है। ये पूरा विश्वास है लोगों का। मैंने हिमाचल से पूछा, फिर मैं गुजरात पे गया, मैंने दिल्ली पे गया, लेकिन आंखों में चमक सिर्फ महाराष्ट्र के सवाल पे ही आई। उससे पहले दे रहे थे सवालों के जवाब, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एकदम मुस्कान है और जोश। एक तो बात सच है, हाँ, मैं कोई बात छुपाता नहीं। मेरा महाराष्ट्र में जन्म हुआ, मराठी संस्कृति, मराठी नाटक, मराठी कलाकार, लता मंगेशकर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, ये पूरा मैं मुंबई में रहा हूँ। लता जी ने भाई, मेरे लड़के जैसा, भाई जैसा मेरे ऊपर प्रेम किया है। इन सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और मुंबई में बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुंबई जैसा फूड वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता। रात को 12 बजे में जाओ। इस शहर में मैं 18 साल रहा हूँ, मुझे इस शहर में काम करने का मौका मिला। अब बात जरूर है कि मेरा आने का कम होता है, पर मुझे पता चला कि आप फोन करते हुए अपना डिनर का टेबल बुक करा के आए हो यहाँ आने से पहले। कहाँ पे बुक किया आपने डिनर? ये नहीं बताऊंगा। अरे अच्छा, नहीं, मेरे को लगा बोलेंगे चलो मेरे साथ में चलो खिलाते। मालूम है क्या? हाँ, मेरे को लगा बोलोगे साथ में खिलाते, आपने बोला बताओ। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मुंबई में जो फूड अच्छा मिलता है वो रास्ते पर ही मिलता है। बेस्ट क्वालिटी फूड अगर वर्ल्ड में, स्ट्रीट फूड जिसको कहा जाए, वो अगर कहीं मिलता है तो दुनिया का में सबसे अच्छा शहर कोई है तो मैं कह रहा हूं मुंबई है। अब वो जगह मैं आपको बताऊंगा, आप कार्यक्रम खत्म कर लो 10 बजे के बाद। मैं सिक्योरिटी छोड़ दूंगा, मेरे साथ 50 पुलिस वाले Z+ होते हैं। सबको बोलता हूं आप घर जाओ, मैं सोने के लिए जा रहा हूं। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ चुपचाप निकल के फुटपाथ पर जाके, इतने पुलिस जाके कोई रास्ते बंद कर देगा कहीं, तो मैं फिर आपको ले जाऊंगा। तो ठीक है, इनविटेशन मिल सकता है, सिर्फ पब्लिक इनविटेशन नहीं होगा, थोड़ा साइड शो होगा प्राइवेटली इनविटेशन के लिए। ये जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, चूंकि आपने महाराष्ट्र का मुद्दा छेड़ा, कि एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनी, आपने देखा कि किस तरह का शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता था। आपको लगता है कोई और तरीका निकालना था इसको रिजॉल्व करने का? इस तरीके से बाला साहेब ठाकरे की सेना को तोड़ना क्या ठीक था? पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। दूसरी बात, पॉलिटिक्स के बारे में ये भी होती है ना, कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना परमानेंट एनिमीज होते हैं। ऑब्वियसली समय के अनुसार कभी कभी परिस्थितियां बदलती है। अब मैं तो महाराष्ट्र के राजनीति ज़्यादा संबंधित नहीं हूं, पर एक बात जरूर है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बताया था, और विशेष रूप से मैं एक नसीबवान हूं कि जिसके ऊपर बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत प्रेम था, पुत्रवत प्रेम था। और मुझे याद है कि जब उनको ब्रिज पर फोटो निकालना था तो राज ठाकरे उनके ऊपर एक पूरे फोटो की किताब निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिज पर मैं राज उसी समय खड़ा रहूंगा जब नितिन आएगा। मैं नागपुर से आया, ये माहिम के ब्रिज के ऊपर समुद्र के पास खड़ा रहा, तो बाला साहब ने मेरे साथ फोटो निकाला। तो ये संबंध है। अब चुनाव के तालमेल में कभी अलायंस में कभी कम ज़्यादा होते रहता है, वो चलता रहेगा। भविष्य में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी कुछ अड़चनें हैं, राजनीति की अपनी मर्यादा है। अब महाराष्ट्र के राजनीति में मैं एक ऐसा नसीबवान नेता हूं, ऑल पार्टी मेरे लिए कभी भी सब अच्छे ही बोलते हैं और मेरे साथ अच्छे संबंध है। मैं बीजेपी का हूं, मेरा कन्विक्शन पक्का है। अब इसके बाद इस बार इस राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये तो यहाँ के स्थानिक जो लोग कर रहे वही बता पाएंगे कि इसके डिटेल्स में क्यों हुआ, क्या हुआ, किस कारण हुआ। पर आपने कहा कि होता रहता है, तो आपको उम्मीद है कि आगे चल के कभी हो सकता है कि शिवसेना बीजेपी से वापस आ जाए, क्योंकि नेचुरल एलाय है? देखिए, ऐसा मुझे कुछ कहना नहीं है, ना मेरे को कोई प्रतिक्रिया है, ना मैं आपको कोई न्यूज़ देने वाला हूँ। मेरा कहना इतना ही है कि अब महाराष्ट्र के राजनीति के डिटेल्स चाहिए तो देवेंद्र जी कल आने वाले आपके यहाँ, वो आपको पूरी चर्चा करिए, वो पूरा बता पाएंगे। तो बड़ा बच के बैटिंग कर रहे हैं आप? हाँ, बड़ा बच के बैटिंग कर रहे हैं। नहीं जी, मैं तो वनडे क्रिकेट वाला प्लेयर हूँ। मेरा जिस विषय के साथ संबंध है, आप वाइड बॉल डाल रहे हो तो मैं बीच में बैट डाल के क्यों कैच आउट हूँ? आपको मालूम है ना, क्रिकेट में मैं क्रिकेट खेलता था। आप क्रिकेट खेलते थे? हाँ,
अच्छा क्रिकेटर था। तो मेरे टीचर मुझे बहुत गुस्सा करते थे कि मैं पहले बॉल से रन निकालने के लिए, जैसे संदीप पाटिल, सचिन तेंदुलकर या दिलीप वेंगसरकर वगैरह काफ़ी बैटिंग अच्छा करते थे हमारे समय। तो मेरी भी आदत खराब थी। तो जब वो बॉलिंग डालते थे पहले नए बॉल पर, तो ऑफ साइड में वो बॉल डालते थे और लोग बीच में बैट डालते थे। बीच में बैट डालने के बाद कैच स्लिप में उड़ता था। तो आप क्या कर रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाजू में आप बम्पर डाल रहे हो और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं टच कर दूं और स्लिप में कैच आउट हो जाऊं। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो आपने सड़कों का जिक्र किया, सड़कें तो बड़ी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स एक बड़ा खतरा है। हम लोग मुंबई में हैं, यहाँ पे सब लोग बहुत सदमे में थे जब साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ। मैं अभी वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की जो ऑडिट रिपोर्ट आई, उस सड़क पर जहाँ पे साइरस मिस्त्री जी की गाड़ी चल रही थी, उसने कहा कि 70 किलोमीटर की स्ट्रेच में नेशनल हाईवे 48 पे मेंटेनेंस नहीं ठीक था, साइनेज ठीक नहीं थे, 2 डजन से ज़्यादा मीडियन ओपनिंग्स यानी सड़क के बीच में गैप थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे क्योंकि इतनी बड़ी सड़क थी। अब मैं जानना चाहता हूं, जब आपकी इतनी बड़ी सड़कें बन रही हैं और उस पर लाजमी तौर पे गाड़ियां ज़्यादा स्पीड पे चल रही हैं, ये जो सराउंड साउंड है, मीडियन ओपनिंग्स, लाइट्स, मार्किंग्स, इसमें क्यों कोताही हो रही? पहले जनरली बताइए, फिर साइरस के केस पे आइए। देखिए, अभी जो नए हाईवे बन रहे हैं उसमें हमने सब प्रकार की चिंता की है। जैसे अभी उस समय ये मुंबई पुणे हाईवे जब बनाया, जो मेरा पहला अवसर था, उसमें भी हमने एक्सीडेंट के समय काफ़ी चिंता की थी। पर बाद में अभी सेव लाइफ फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने जो मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया था उस पर 55 गलतियां निकाली। और मैं आपको एक बात मानता हूं कि मैं पिछले 14 साल से जो दिल्ली में मंत्री हूं, जितने डिपार्टमेंट मुझे मिले, शिपिंग मिला, पोर्ट मिला, ये मुंबई में मैंने अभी एयरपोर्ट तक 17 मिनट में पानी से जाने की योजना बनाई थी, सब जगह पर रो पैक शुरू किया अलीबाग में जाने के लिए। तो सब जगह वाटर रिसोर्सेस में काफ़ी काम हुआ। पर एक बात मैं बिल्कुल नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि रोड एक्सीडेंट के विषय में मुझे सक्सेस नहीं मिला। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। और मरने वाले लोगों में 18 से 34 इस एज ग्रुप में 60% लोग हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है और मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था, तो रेड लाइट कार में पुलिस प्रोटेक्शन में मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था और गाड़ी ट्रक पे जाके गई। मैं, मेरी पत्नी, मेरी लड़की, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो मैं इससे बहुत ही व्यथित हूँ, पर इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। रोड इंजीनियरिंग, इसमें काफ़ी समस्या है। अभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ कि जो मैं स्वदेशी और हिंदुस्तान की डीपीआर बनाने वालों के बारे में सब आग्रही था। कल मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड इंजीनियरिंग के में सुधार होने के लिए जो डीपीआर बनते हैं उसमें हम लोग इंटरनेशनल कंपनी में जो जॉइंट वेंचर होगा उसको प्रायोरिटी दें, ताकि वर्ल्ड का एक्सपर्टाइज हमारे साथ आए। और ये बात जरूर है कि अभी मैं 4 दिन 5 दिन पहले IIT आया था मुंबई भाषण देने के लिए। काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं। हमने पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, इकोनॉमिक मॉडल को हमने एयरबैग्स 6 के 6 कंपलसरी कर दी, हेलमेट कंपलसरी किया, हमने रूल्स ऑफ द रोड के बारे में नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में कार्यक्रम करा। अभी अमिताभ बच्चन जी से लेकर हमारे काफ़ी अभी अक्षय कुमार जी फ्री ऑफ चार्ज बेचारे कैंपेन करते हैं। हमने बड़े कैंपेन चालू किए हैं। हम लोगों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं। विशेष रूप से इमरजेंसी में अभी हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट होने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से लेकर तुरंत लोगों की जान कैसे बचाए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। रोड पर क्रेन और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक बात जरूर है कि फिर लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। मैंने ये कहा है कि 2024 के पहले हम 50% एक्सीडेंट कम करेंगे और डेथ कम करेंगे। 50% कम कर दोगे? हाँ, 1.5 लाख डेथ को 75,000। यस। फिर आप बोलते हो कि मैंने जो बोल दिया फिर वचन दीजिए, कैसे होगा सर? बचा ही नहीं है टाइम अब आपके पास। सर ऐसा है कि अभी मेरे मिनिस्ट्री ने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। तो ऐसा भी नहीं कि हमने करके दिखाया है। हम 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। और आज हमने इतने बड़े बड़े अभी रिकॉर्ड किए कि दुनिया में वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हैं। और इसलिए अब खूब जोरों से प्रयास शुरू है। मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, मैंने आपको
ये मान्य किया है कि मैं ये सब प्रयास करने के बाद भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, इसको मैं कबूल करता हूं। फिर भी आने वाले समय में इतनी ताकत लगा रहे हैं कि मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के सहयोग से ड्राइविंग के बारे में, दारू पीकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सी बातें हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, बीच में आपकी यहाँ की भी टीम मुझे मिली थी, आप मीडिया के इस तरफ से भी लोगों का बिहेवियर बदलने के लिए आप लोग कुछ कहेंगे तो उसमें भी जो कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान में, तो लोगों के भी सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। तो जरूर इसमें आप लोग सहयोग करिए और हम सब लोग मिलकर ये निश्चित रूप से पूरा करके लोगों की जान बचाने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और दूसरी दुर्भाग्य की बात है जो मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट में हाईएस्ट है, नंबर 1 पर है, मरने वाले लोगों के और एक्सीडेंट में। ये बहुत अच्छी स्थिति देश के लिए नहीं है और मैं चाहता हूं कि आपके मार्फत लोगों को भी अपील करूंगा कि सबके सहयोग से हम इसको कम करने को वॉर फुटिंग पर प्रयास करेंगे और इसको बदलेंगे। नितिन गडकरी जी, आपने वाकई में बहुत एफर्ट किया आज यहाँ इंडिया डे कॉन्क्लेव में आने के लिए। नागपुर से शुरू हुआ दिन, हिमाचल आप गए, कई जगहों पे आपने प्रचार किया, पठानकोट से होते हुए आप खास तौर से आए। हम आपको अब डिनर से रोकेंगे नहीं, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप जाएं। आप यहाँ पे आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर चल के प्लीज बताइए कि कहाँ जा रहे हैं कि हमारे भी कुछ लोग आपके साथ आ पाए। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज? थैंक यू, नमस्कार। यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी, थैंक यू सो मच सर। A touch screen enables users to interact directly with the display monitor. They become a feature of everyday life at supermarket checkouts, ATM machines, on GPS devices, and most commonly with tablets and smartphones. There are two common types of touchscreen technology. One is called resistive. Two transparent sheets are coated with a conducting material and separated by tiny dots called spacers. When the two layers are pressed together, they create an electrical circuit that indicates the point of contact. Uses include cash and ticket machines. The other capacitive touch technology is most commonly used in tablets and smartphones. A layer of insulating material like glass is coated with a fine grid of electrodes thinner than human hair. This is sandwiched between an outer protective glass layer and an LCD screen that displays the images. As the human body is also an electrical conductor, touching the screen with a finger results in a change in the electrostatic field, indicating the point of contact. More recently, smartphone manufacturers have moved towards so-called on-cell and in-cell technologies. On-cell locates the touch technology onto the outer glass, whereas with in-cell, the touch sensors are built into the actual display panel. Both approaches allow devices to be thinner and lighter. New applications for touchscreen technology now include unlocking smartphones using a biometric fingerprint scanner. When a capacitive sensor is activated, it takes a high-resolution snapshot of a fingerprint, which is compared against the information stored inside the phone. If the unique characteristics in the arches, loops, or whorls match the device, it will unlock.
watching India Today. Hello there, you're watching India Today TV. I'm Sneha Mordani. Let's get started with the headlines in this edition first. Despite slew of measures announced to tackle pollution, Delhi continues to breathe toxic air. AQI remains in the severe category at many locations. From Gujarat, AAP Chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal blames the Centre for Pollution Crisis in Delhi, reiterates will solve Parali problem in Punjab in 1 year. किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी, हम जिम्मेदार हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से, अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो। Sukesh drops the second bombshell, shoots another letter accusing Kejriwal and Satyendra Jain of threatening him. The conman claims AAP chief met him personally in 2016. Shiv Sena Taksali leader Sudhir Suri has been shot dead in public view in Amritsar. Attacker nabbed and sent to 7-day police custody. Lens on Khalistani role behind the attack. It is day 2 of India Today conclave. Mumbai eminent personalities from different fields of work are present, including KGF, fame actor Yash, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and Commerce Minister Piyush Goyal. Elon Musk stamps his authority on Twitter, sacks 50% employees in one go. Entire teams in the Indian office also made to pack the bags. There's a roadshow that is on in Gujarat. Arvind Kejriwal has hit the campaign trail in the state of Gujarat, holding a roadshow as we speak in Gandhi Dham. Pictures of the Delhi Chief Minister and National Convener of the Aam Aadmi Party on your screen. Right now, we'll go across to my colleague Ashutosh also for a moment. Ashutosh is with us from Gandhi Dham. But before that, pictures of Arvind Kejriwal campaigning in the state of Gujarat. Visuals of the national convener of the Aam Aadmi Party trying to build inroads into the state of Gujarat, this time around posing as a challenger to the incumbent BJP. Ashutosh is there with us for more details on that story. Let me try and go across to Ashutosh and more on that. This is a big challenge that the Aam Aadmi Party has taken in terms of trying to build inroads into Gujarat, a state that has been dominated, Ashutosh, by the BJP for years now. Absolutely, and it has only seen the bipolar contest between the BJP and the Congress. But Aam Aadmi Party, literally making it this entire state as a triangular fight. And there you see the maiden road show by Arvind Kejriwal, and which is starting from the Kutch region, which holds 6 assembly seats where BJP has been winning 5. Traditionally, there has been very less margin between the Congress and BJP. And now the Aam Aadmi Party putting a triangular contest in the Kutch region. And after the model code of conduct imposed, this is the first mega road show by Arvind Kejriwal in bastion state of the BJP, which is Gujarat. Remember, Prime Minister Modi, and then after BJP for ruling 27 years. Congress, of course, putting a tough fight, but always left only end up being in opposition. And now the Aam Aadmi Party, the way it is contesting, the BJP hopes that Aam Aadmi Party will take away opposition vote, divide it. Congress believes it will cut their vote. But the AAP, remember, with the interview with the India Today says that Congress will end up at 5. Aam Aadmi Party putting tough challenge, where the party rather claims that it may form the government.
However, the challenges for the party remains high, and now announcing one after one candidates, almost all the seats. Here Arvind Kejriwal himself taking charge of this campaign, of the second round campaign across Gujarat. Remember, despite we know that MCD polls are being conducted in the national capital, most of the time Arvind Kejriwal will dedicate to Gujarat, whereas the Delhi leadership of the Aam Aadmi Party will campaign and take care of the entire campaign in the national. तो मैंने उन्हें कांगड़ा की राधा कृष्ण की पेंटिंग उपहार के तौर पर दी थी। और दादा ऐसा ही नहीं है कि मैं ही हिमाचली वस्तुओं का उपहार सबको देता हूं, हिमाचल के लोग भी तो मुझे इतने सारे उपहार देते हैं। अब जैसे 2-3 सप्ताह पहले जब मैं केदारनाथ जी में था, दिवाली के एक दिन पहले, तो जो चोला डोरा मैंने पहना था, वो चोला डोरा मुझे हिमाचल की एक बहन ने भेंट किया था। और तब मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी ठंडे कार्यक्रम में, ठंडी होगी जहां जाना होगा, मैं जरूर आपका एक जो गिफ्ट भी मुझे दिए मैं जरूर पहनूंगा। और मैंने पहना केदारनाथ में। देखिए, हिमाचल के लोगों का स्नेह अमूल्य है। इस ऋण को भी कभी मैं चुका नहीं सकता जी। मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा, लेकिन हिमाचल का विकास करके, हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर मैं अपना ये दायित्व निभाने के लिए हर पल तैयार हूं। साथियों, हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है राज्य को स्थायित्व देने वाली भाजपा सरकार। भारत ने 80 के दशक के बाद से 3 दशक तक 30 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा दिल्ली में अस्थिरता रही, सरकारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी, न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका था। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, देश का हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो गया भाइयों। अगर यही स्थिति बनी रही, इस अस्थिरता के समय देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई, फिर देश के लोगों ने तय किया कि जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूत सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए, और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है।
इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। Moving on, conman Sukesh Chandra Shekhar has written a fresh letter to the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena, claiming that he was threatened by the jail administration after his last letter to the governor about Satyendra Jain went public. After Delhi Chief Minister rubbished Sukesh's previous letter calling him the biggest thug, the conman has shot another letter asking a series of questions from the AAP, asking why Arvind Kejriwal took 50 crore, asking him to bring in 30 people for party positions. Also was asking why the AAP chief, as to why he constantly kept contact with him even after his release.